तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्वर्ड किंग के एपिसोड 181 के साथ हाजिर। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था जुंजी अपने पास एक पिल बनाकर लाता है, लूलैन के पास चला जाता है। वो लूलैन को उस पिल की एनर्जी अब्सॉर्ब करवाकर उसको जगाना चाहता है। मास्टर लिन और एम्परर मो वैंग दोनों उसके पास ही होते हैं। वो दोनों मुझे देखकर काफी हैरान होते हैं कि उसके जो लोटस फ्लावर होते हैं उसके अंदर कुछ मूवमेंट्स दिखाई देती है, लेकिन इसी के साथ ही वो मूवमेंट्स वहाँ पर खत्म हो जाती है, एनर्जी डेसिपेट हो जाती है। वो लोग हमारे जुंजी को वहाँ पर हौसला देते हुए कहते हैं तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये एक दिन जरूर जाग जाएगी। जुंजी भी कहता है लगता है कि मैं जहाँ पर फिर से फेल हो गया, मैं इसको दोबारा नहीं जगा पाऊंगा। दोनों मास्टर से कहता है चलो फिर ठीक है, हम लोग यहाँ से वापस चलते हैं और जाकर कुछ रेस्ट करते हैं क्योंकि मैं भी काफी थका हुआ हूँ। हमारा जुंजी वहाँ से वापस की तरफ मुड़ता है तो लूलैन के जो लोटस फ्लावर होता है उसके अंदर से एनर्जी निकलना शुरू हो जाती है। वो देखकर वो लोग भी काफी हैरान हो जाते हैं और वहीं पर रुक जाते हैं। तो लूलैन की बॉडी वहाँ पर साइज में बड़ा होना स्टार्ट होती है, इसी के साथ ही वो साइज में काफी ज्यादा बड़ी हो जाती है और ऊपर हवा में उड़ना स्टार्ट करती है। फिर मो वैंग कहते हैं अब यहाँ पर ये क्या हो रहा है। लड़के की बॉडी के अंदर से इस वक्त जो लाइफ फोर्स निकल रही है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लगता है कि ये दोबारा से जागने वाली है, इसका साइज भी बड़ा हो गया है। लूलैन जो कि अब साइज में बड़ी हो चुकी है और ऊपर हवा में उड़ रही थी, वो ऊपर से नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट करती है। धमाल जुंजी जल्दी से जंप करते हुए आगे बढ़ता है, उसको कैच कर लेता है, नीचे गिरने से बचा लेता है। इसी के साथ ही लूलैन अपनी आंखें खोलती है। लूलैन आंखें खोलने के साथ ही कहती है मैं कौन सी जगह पर हूँ। हमारा जुंजी से कहता है लूलैन तो फाइनली तुम उठ ही गई हो, तुम अपने घर में हो। जुंजी उसे उठाकर वहाँ पर दोनों मास्टर्स के सामने नीचे उतरता है तो वो उसे कहती है तुम तो ब्रदर चू हो, तुम कुछ कैसे हुआ और मैं यहाँ पर कैसे आई हूँ। हमारा जुंजी उसे कहता है इस सब से अब ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, तुम पिछले 1 साल से यहाँ पर सो रही थी और मैंने फाइनली तुम्हें यहाँ पर दोबारा से होश में लाया, तुम दोबारा से जाग चुकी हो, तुम दोबारा से अपनी जिंदगी को जियोगी। सुनने के बाद वो कहती है क्या वाकई में पिछले 1 साल से यहाँ पर सो रही थी। तो ये लोग अभी यहीं पर बातें कर रहे होते हैं कि उसी वक्त साइड के ऊपर जो अंडा रखा होता है, हमारे जुंजी के पास एक स्पिरिट बीस्ट का एग भी था। स्पिरिट बीस्ट के एग को भी वहीं पर रखा हुआ था तो वो भी वहाँ पर ट्विंकल करना स्टार्ट करता है। तो ये लोग वहाँ पर उस अंडे की तरफ देखना स्टार्ट करते हैं तो अंडे के अंदर क्रैक्स पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, अंदर से बहुत सारी रोशनी निकल रही होती है। तो जुंजी कहता है ये तो स्पिरिट बीस्ट का एग है जो कि मैं हैच करने के लिए यहाँ पर लेकर आया था और इसे यहाँ पर रख दिया था, अंदर से तो रोशनी निकल रही है। तो जब वो अंडा टूटता है तो उसके अंदर से एक स्पिरिट बीस्ट निकलता है। ये लोग उस स्पिरिट बीस्ट को देखकर काफी हैरान होते हैं। मास्टर लिन कहते हैं ये तो एक स्पिरिट बीस्ट है। स्पिरिट बीस्ट के जो एग ने यहाँ पर जो एक्सटर्नल एनर्जी निकली होगी, लूलैन की बॉडी के अंदर से जो फालतू एनर्जी निकली थी वो सारी संडे ने अब्सॉर्ब कर ली होगी। सारी एनर्जी को अब्सॉर्ब करने के बाद अंडा यहाँ पर हैच हो गया और इसके अंदर से ये स्पिरिट बीस्ट बाहर निकला है। लूलैन कहती है ये स्पिरिट बीस्ट तो बहुत ज्यादा क्यूट है। तो वो स्पिरिट बीस्ट वहाँ से निकलने के बाद सीधा उठता हुआ हमारे जुंजी के कंधे पर जाकर बैठ जाता है। जुंजी कहता है ये छोटा सा स्पिरिट बीस्ट ये तो यहाँ पर स्किल्स को भी यूज कर सकता है, लगता है कि इसके पास एक स्पेशल एबिलिटी है जो कि इंसानों के माइंड को कंट्रोल कर सकता है, इसकी आंखों में ये स्पेशल एबिलिटी है। इसी के साथ ही वो स्पिरिट बीस्ट वहाँ पर न्या न्या करना स्टार्ट करता है, ये उसकी जुबान है, वो न्या कह रहा है। हमारा जुंजी छोटे स्पिरिट बीस्ट से कहता है तो तुम्हारी स्टोरी क्या है, मुझे अपने बारे में बताओ। तो वो आगे से उसे फिर से न्या कहता है। तो मो वैंग कहते हैं ये एक मैजिकल बीस्ट है और ये जो मैजिकल बीस्ट होते हैं ये आमतौर पर अपनी बॉडी को मटेरियलाइज नहीं कर सकते, ये इंसानों के सामने अपनी बॉडी को फॉर्म में नहीं रख सकते बल्कि ये स्पिरिट फॉर्म में रहते हैं और किसी को दिखाई नहीं देते। लेकिन ये बच्चा जो कि अभी भी अंडे से निकला है इसने अपनी बॉडी को हमारे सामने मटेरियलाइज कर लिया, ये काफी ज्यादा स्पेशल लगता है। मैं पहली बार इस तरह के स्पिरिट बीस्ट को देख रहा हूँ। जुंजी अपने पास से अपने बड़े स्पिरिट बीस्ट को बाहर निकालता है जो कि व्हाइट टाइगर होता है। वो व्हाइट टाइगर को बाहर निकालता है और कहता है लगता है कि इस छोटे लिटिल किटन को मतलब व्हाइट टाइगर काफी ज्यादा फ्रेंडली लगेगा। तो यहाँ पर चेक करके देखते हैं तो उसके पास जो व्हाइट टाइगर होता है उसके अंदर सोल मिसिंग होती है। तो ये जो नया स्पिरिट बीस्ट होता है, ये छोटा नया स्पिरिट बीस्ट उड़ता हुआ सीधा जाकर उस बड़े से व्हाइट टाइगर के सर के अंदर घुस जाता है और वहाँ पर उसकी आंखों के अंदर से सामने की तरफ रोशनी निकलती है। ये देखकर एम्परर मो वैंग कहते हैं ये तरीका तो काम कर गया। एम्परर मो वैंग कहते हैं इस व्हाइट टाइगर को मैंने सिर्फ और सिर्फ एक सो पपेट के तौर पर क्रिएट किया था, लेकिन इसकी फिजिकल फॉर्म बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। लेकिन अब इस बड़े से टाइगर की बॉडी के अंदर से लाइफ फोर्स निकल रही है जो कि सिर्फ और सिर्फ इस छोटे से किटन की वजह से जो कि इसकी बॉडी के अंदर चला गया है। वो छोटा किटी उसके सर के ऊपर ही बैठा होता है, वहाँ पर बैठकर न्या न्या कर रहा था। हमारा जुंजी आगे बढ़ता है और उसे कहता है इस बड़े से स्पिरिट बीस्ट के पास इसकी सोल नहीं थी, लेकिन अब तुमने इसकी कमी को पूरा कर दिया है, तो मैं इसको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज करता रहा हूँ, यानी मैं इसके ऊपर बैठकर एक जगह से दूसरी जगह जाता रहा हूँ। यहाँ पर तुम दोनों को सिर्फ एक्सपेरिमेंट के तौर पर आपस में मर्ज करने की कोशिश की, लेकिन मुझे क्या पता था कि जो यहाँ पर वाकई में काम कर जाएगा, तुम तो वाकई में यहाँ पर इसके साथ मर्ज हो गए हो। तो मास्टर लिन उसे कहते हैं ये छोटा सा किटी जो कि अभी अंडे से निकला है ये बहुत ज्यादा कमजोर है, अभी छोटा है, वजह से ये अपना बचाव नहीं कर सकता, इसी वजह से इसने तुम्हारी बॉडी के अंदर स्टोरेज के अंदर इस बड़े से व्हाइट टाइगर को देखा और इसकी बॉडी को यूज करना चाहता है। अब ये इसकी बॉडी को यूज कर सकता है। वहाँ पर अपनी बातें कंप्लीट करने के बाद हमारा जुंजी वहाँ से बाहर निकलता है और सभी लोगों को एक साथ इकट्ठा करता है। उन सभी लोगों से कहता है अब मैं तुम सभी लोगों से हाई बोल कर यहाँ से जाने वाला हूँ, तुम सभी लोगों को यहाँ पर कीटियान पीक के ऊपर ही रहना होगा। मैं यहाँ पर कीटियान पीक पे काफी दिन गुजार चुका हूँ, अब मुझे यहाँ से जाना होगा क्योंकि बहुत ही जल्दी 6 सेक्टर कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है। लूलैन उसे कहती है लेकिन ब्रदर चू तुम इतनी जल्दी क्यों जाना चाहते हो, मैं तो अभी भी यहाँ पर जागी और तुम मुझे अकेला छोड़कर चले जाओगे। हमारा जुंजी उसे कहता है लूलैन क्या तुम्हें पता है कि ब्लू लोटस जो तुम्हारे पास स्पिरिचुअल एनर्जी है, जो तुम्हारे पास मार्शल आर्ट्स की स्पिरिट है, वो काफी ज्यादा स्पेशल है, तुम उसको अच्छी तरह से मास्टर कर लेती हो, तुम एक महान इंसान बन सकती हो। मैं चाहता हूँ कि तुम इसकी टीचिंग्स को फॉलो करो, जब तक तुम इसकी टीचिंग्स को फॉलो करती रहोगी तुम ग्रेट हाइट्स को हासिल कर सकती हो, जल्दी ही तुम बहुत ही जल्दी ब्रेक थ्रू कंप्लीट करने के बाद लेवल तक पहुंच सकती हो। उसे कहती है ठीक है जैसा तुमने कहा मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी, मैं यहाँ पर आकर कल्टीवेट करूंगी। तो उसके बाद हमारा जुंजी
उनसे कहता है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा जुंजी नहीं रहा बल्कि मैं स्वर्ड मास्टर भी हूँ। मैं इस वक्त वेंचियन पवेलियन का एक स्वर्ड मास्टर हूँ। बहुत ही जल्दी कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है, मुझे स्टार सेक्टर में जाना पड़ेगा। मैं तो यहाँ पर तुम सभी लोगों से मिलने के लिए आया था और साथ ही यहाँ पर कुछ छोटे मोटे इश्यूज थे जिनको मैं सॉल्व करने के लिए यहाँ पर आ गया। वेंचियन पवेलियन से मैंने जो कुछ भी लूटा था वो सारे का सारा मैंने जहाँ पर तुम सभी लोगों में बांट दिया है और जितना भी वहाँ पर दूसरे लोगों में बांटने वाला था वो सभी लोग तुम खुद से मैनेज कर सकते हो, उसे बाकी लोगों में बांट देना। छोटे मोटे काम तुम लोग खुद कर सकते हो। साहू से कहता है बॉस बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो सारा काम तो मैं खुद ही संभाल लूंगा, मैं सब कुछ कर दूंगा। जुंजी से कहता है एक और बात, तुम्हें मैंने बताया था कि मेरा प्लान स्टार्ट होने वाला, बहुत ही जल्दी मैं अपने प्लान को स्टार्ट करूंगा, उसमें मुझे तुम सभी लोगों की हेल्प चाहिए। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 महीने हैं, मैं चाहता हूँ कि 3 महीने में तुम लोग पूरी तैयारी को मुकम्मल कर लेना। और इसके बाद हमारा जुंजी के कान में वहाँ पर उस सारे प्लान को बता देता है। हमें प्लान नहीं बताया जाता कि प्लान क्या है। हमारा जुंजी अपने व्हाइट टाइगर को निकालता है, साथ ही अपने छोटे स्पिरिट बीस्ट को भी लेता है और कहता है तो ठीक है तुम सभी लोगों को बाय बोलने का वक्त आ चुका है। और वो बड़ी स्पीड से वहाँ से उड़ जाता है। उन लोगों से कहता है मैं यहाँ पर इस कीटियान पीक को तुम्हारे हवाले करके जाने वाला हूँ और उम्मीद करता हूँ कि 3 महीने के बाद हम सभी लोग बहुत ही जल्दी स्वर्ड मास्टर पीक के ऊपर मिलेंगे वेंचियन पवेलियन में। मास्टर लिन कहते हैं जबकि हमारा लड़का भी वहाँ पर उस कंपटीशन को अटेंड करने के लिए जाने वाला है, तो मुझे लगता है ये कंपटीशन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो जाओ उन लोगों से कहता है जबकि हमारा ब्रदर यहाँ पर ये सब कुछ कर रहा है, मास्टर यहाँ पर इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो हमें भी उस प्लान में पूरे तरह से शामिल होना पड़ेगा, उसे लेट डाउन बिल्कुल भी नहीं कर सकते। जुंजी उन लोगों से आगे निकल आता है और जुंजी काफी दूर आने के बाद कहता है मुझे सीधा स्टार सिटी में जाना पड़ेगा, लेकिन सबसे पहले मुझे सन सिटी को क्रॉस करना पड़ेगा। सन सिटी को क्रॉस करने के बाद तकरीबन 500 किलोमीटर का सफर है, उसके बाद मैं एंशियंट स्टार सिटी में पहुंच जाऊंगा। हो सकता है कि इस बार वहां पर एंशियंट स्टार सिटी में पहुंचने के बाद मैं ल्यूसियान के बारे में कुछ पता कर सकूं। उस वक्त मेरी माँ भी वहां पर किसी जेल में है जहां पर उसे बंद किया गया है और वहां पर वो सफर कर रही है, यानी कि बहुत ज्यादा दर्द में है। जाकर अपनी माँ को भी ढूंढना होगा और उसे आजाद करवाना होगा। तो उसका जो छोटा स्पिरिट बीस्ट होता है जो कि उसके कंधे पे बैठा होता है वो उसकी तरफ देखता है और कहता है न्या, तुम्हारा जुंजी उसे कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरे लिए परेशान मत हो, मैं सब कुछ खुद ही संभाल लूंगा। ये लोग अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि उसका लिटिल बीस्ट जल्दी से जंप करते हुए टाइगर के सर के ऊपर बैठ जाता है। हमारा जुंजी से कहता है अब तुम्हें क्या हुआ, क्या कुछ गलत हुआ है, तुम क्या देख रहे हो। तो वो नीचे की तरफ देखता है तो वहाँ पर एक गार्डन में फ्रूट्स लगे होते हैं। वो उन फ्रूट्स को देखकर वहाँ पर न्या न्या करना स्टार्ट कर देता है। जी कहता है लगता है कि तुम्हें भूख लगी और तुम्हें वो स्पिरिट फ्रूट्स खानी है, चलो ठीक है फिर वहाँ पर चलते हैं। जुंजी अपने व्हाइट टाइगर को लेकर वहाँ पर उस गार्डन में नीचे की तरफ उतरना स्टार्ट करता है। जैसे हमारा जुंजी अपने टाइगर के ऊपर से जंप लगाकर वहाँ पर गार्डन में नीचे उतरता है, अपने स्पिरिट बीस्ट से कहता है बस सब्र करो, हम लोग पहुंच ही आए, हम लोग इस स्पिरिट गार्डन में से फ्रूट लेकर तुम्हें देते हैं और तुम खा सकते हो। जुंजी जैसे वहाँ पर लैंडिंग करता है तो उसके सामने एक बंदा खड़ा होता है, उसके साथ एक लड़की होती है। वो उसे कहता है तुम कौन हो, यहीं पर रुक जाओ। साथ ही वो अपने गार्ड से कहता है गार्ड चलो जल्दी से इसको पकड़ लो, कि हिम्मत कैसे हुई जो हमारे सू फैमिली के बैकयार्ड में आ गया है। फिर साथ ही वो बंदा उनसे कहता है मुझे पता है कि मेरी बेटी ने तुम्हारे मास्टर की इंसल्ट की है, हमें पता है कि ल्यूआन की इंसल्ट करना कितना बड़ा जुर्म हो सकता है, इसी वजह से हमने कंपनसेट भी किया था, अपने सारे के सारे रिसोर्सेज में से आधे रिसोर्सेज तुम्हें दे दिए, लेकिन फिर भी तुम सभी लोग यहाँ पर हमें हैरास में करने के लिए यहाँ पर चले आ रहे हो। ल्यू फैमिली के लोग तो बहुत ज्यादा बुरे हैं। बात तो ठीक है कि तुम्हारी ल्यू फैमिली 6 बड़ी फैमिलीज में से एक बड़ी फैमिली है, लेकिन तुम लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, तुम लोग मेरी बेटी के पीछे हाथ धोकर नहीं पड़ सकते। जुंजी की बात सुनने के बाद कहता है जरा रुको, तुम लोग यहाँ पर क्या बातें कर रहे हो, मुझे लगता है कि तुम लोगों को बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है, बस यहाँ से गुजर कर जा रहा था और मेरे छोटे बीस्ट को फ्रूट्स खाने, इसी वजह से हम लोग यहाँ पर तुम्हारे गार्डन में उतरे हैं। उस सामने वाला बंदा उसे कहता है तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि तुम ल्यू फैमिली वालों के साथ नहीं हो। तुम्हारा जुंजी कहता है नहीं मैं ल्यू फैमिली के साथ नहीं हूँ। तो वो उसे कहता है प्लीज मुझे माफ करना, मेरा नाम सू चैन है, कहा कि शायद तुम ल्यू फैमिली से हो, इसी वजह से हमने तुम्हारे साथ इस तरह बिहेव किया, प्लीज हमें माफ कर देना। जुंजी कहता है कोई बात नहीं, अगर तुम लोगों ने यहाँ पर मेरे साथ कुछ बुरा नहीं किया तो इसका मतलब यह है कि मैं भी तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं करूंगा, मैंने इस बात को बुला भी दिया है, तो चलो ठीक है हम लोग इस बात को इग्नोर कर देते हैं। उसके बाद वो बंदा सू चैन उसे कहता है हमारे पास जो फार्म है इसके अंदर बहुत सारी मेडिसिनल हर्ब्स हैं, जो स्पेशल तुम्हें फ्रूट दिखाई दे रहे हैं, ये स्पेशल फ्रूट हैं, लोग इनको मेडिसिन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिलहाल मुझे एक बहुत ही जरूरी काम है, इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। वो साथ वाले बंदे से कहता है क्या तुम इसको यहाँ पर टूर करवाओगे और अगर इन्हें कोई स्पिरिट फ्रूट चाहिए तो मैं इनको दे देना। तो वो बंदा कहता है ठीक है सर। जुंजी से कहता है कि मेरे साथ है। वो जुंजी को अपने साथ लेकर वहाँ से साइड के ऊपर चला जाता है, तो वो लोग आगे की तरफ चलना स्टार्ट करते हैं। जुंजी के साथ जो बंदा आया होता है वो उसे कहता है सर प्लीज हमें माफ कर देना, थोड़ी देर पहले हमारे मास्टर से गलती हो गई थी, आपको कोई और समझ लिया, इसी वजह से हमने आपके ऊपर इस तरह गुस्सा किया। तुम्हारा जुंजी कहता है मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता। जुंजी कहता है तुम लोग यहाँ पर मुझे ल्यू फैमिली का मेंबर समझ रहे थे, ये बताओ क्या ल्यू फैमिली वालों की रेपुटेशन यहाँ पर अच्छी नहीं है। मैंने सुना है कि एंशिएंट स्टार सेक्टर में ल्यू फैमिली वाले काफी ज्यादा बुरे हैं, और मुझे ये बताओ कि ये ल्यूआन कौन है जिसका तुम लोग बात जिक्र कर रहे थे। उसे कहता है तो तुम्हें यहाँ पर इस बारे में पता होगा कि टोटल 6 बड़ी फैमिलीज हैं, उन 6 बड़ी फैमिलीज में से सबसे बड़ी फैमिली ल्यू फैमिली, और ल्यू फैमिली वाले बहुत ही बुरे हैं। वो लोग अपने ब्रैश और ब्रूटल बिहेवियर के लिए जाने जाते हैं, हालांकि उन्होंने कभी भी कानून के बारे में जरा भी फिक्र नहीं की, वो जो करना चाहते हैं वो करते हैं और हर वक्त कानून को तोड़ते रहते हैं। तुमने जिस बंदे के बारे में पूछा उसका नाम ल्यूआन है, वो एक बहुत बड़ी मुसीबत की जड़ है, उसके स्टेटस की वजह से कोई भी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, वो जो चाहे वो करता रहता है, वो यहाँ वहाँ हर एक के साथ पंगे लेता है। कुछ दिन पहले वो गुजर कर जा रहा था, तब हमारी यंग मिस सूजिया ने उसके बारे में अपने मुंह में कुछ बड़बड़ा दिया, तो बात उसके कान तक पहुंच गई। उसके बाद से वो हमारी यंग मिस सूजिया के
पीछे पड़ा हुआ है। वो संग में सूजिया को सभी लोगों के सामने हरास करना चाहता है, यहाँ तक कि वो उसको मार भी सकता है। यंग मिस एंशियस स्टार सेक्टर की एक बड़ी फैमिली के एल्डर की एक स्टूडेंट है। वो वहाँ पर रहती थी, लेकिन वो वहाँ से भागकर सीधी अपने फादर के पास अपनी फैमिली में वापस आ गई। लेकिन फिर भी वो बंदा रुका नहीं। ल्यू आन ने इसके खिलाफ एक बाउंड्री जारी कर दी, जिसकी वजह से उसके गार्ड यहाँ पर रोजाना चले आते हैं हमारी मिस को लेने के लिए। तब तक वो अपने मकसद में कामयाब नहीं होता, वो बार बार ये अटेम्प्ट करता रहेगा। तो जहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 181 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करते, वीडियो को लाइक और शेयर करते। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्वर्ग किंग के एपिसोड 182 के साथ हाजिर हूँ। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जुंजी एक गार्डन में उतरता है अपने स्पिरिट बीस्ट के लिए स्पिरिट फ्रूट्स को लेने के लिए। यहाँ पर पहले से कुछ मसला चल रहा होता है, जो कि ल्यू फैमिली के एक यंग मास्टर ल्यू आन की वजह से हो रहा होता है। हमारे जुंजी को वो बंदा जो कि उसके साथ होता है, जो उसको गार्डन विजिट करवा रहा था, वो उसे सारी बात बताता है कि हमारी यंग मिस सूजिया ने उसके खिलाफ कुछ बातें की थी, जिसकी वजह से हमारी यंग मिस सूजिया के पीछे पड़ गया है। तुम्हारा जुंजी उनकी बातें सुनने के बाद सोच रहा होता है, मुझे पता चला कि ल्यू फैमिली वाले कितने ज्यादा बुरे हैं। तो अब मुझे पता चल रहा है कि मेरी माँ के खिलाफ उन लोगों ने क्या किया होगा। 18 साल पहले उन्हें अपने फायदे के लिए मेरी माँ के साथ जो कुछ भी किया, उनका बदला तो मैं ल्यू फैमिली से लेकर रहूंगा। हमारा जुंजी उसके साथ बातें कर रहा होता है कि उसी वक्त उसका जो बीस्ट होता है वो ऊपर से फ्रूट को उतारता है और सारे फ्रूट्स को खा जाता है। उसने वहाँ पर काफी सारे फ्रूट्स को खा दिया होता है। हमारा जुंजी उसकी तरफ देखकर कहता है, तुमने तो सारे फ्रूट्स को खा दिया। साथ वाला जो बंदा आता है वो उसे कहता है, क्या तुम्हें पता है कि यहाँ पर जो फ्रूट्स है इनको क्या कहा जाता है? इनको जीवल जेडेड फ्रूट कहा जाता है। पूरे के पूरे इलाके में सिर्फ और सिर्फ हम ही लोग हैं जो कि इस तरह के स्पिरिट फ्रूट को उगाते हैं। सारे के सारे फ्रूट्स लेवल 3 के स्पिरिचुअल फ्रूट्स हैं और इनमें से सिंगल फ्रूट जो होता है वो 500 स्पिरिट स्टोन्स का बिकता है। लेकिन सभी स्पिरिट फ्रूट्स को आसपास में बेचते हैं। तो हमारा जुंजी उससे कहता है, तो मुझे ये बताओ कि तुम्हारे इस गार्डन में इस वक्त कितने ज्यादा स्पिरिट फ्रूट्स होंगे? बंदा उसे कहता है, मुझे लगता है कि 400-500 के करीब तो होंगे। तो हमारा जुंजी अपने पास से एक रिंग निकालता है और उसे कहता है, मेरी इस रिंग के अंदर पूरे 60,000 स्पिरिट स्टोन्स हैं। इतने स्पिरिट स्टोन्स काफी रहेंगे जो मेरे बीच ने यहाँ पर फ्रूट्स खाए हैं उनके लिए। तो भी वो और भी ज्यादा फ्रूट्स खाना चाहता है। तो उसे कहता है, हाँ क्यों नहीं, इतने काफी रहेंगे। जुंजी जब उसे वो रिंग दे देता है तो उसे वहाँ पर से एनर्जी महसूस होती है। वहाँ पर एक गार्ड होता है जो कि बड़ी स्पीड से उड़ता हुआ दूसरी तरफ जा रहा होता है और साथ ही वो डेथफुल एनर्जी को निकाल रहा होता है, यानी कि वो किलिंग इंटेंट को रिलीज कर रहा होता है। हमारा जुंजी कहता है, ये बंदा यहाँ पर अपने एक्सप्लोसिव ऑरा और साथ में किलिंग इंटेंट को रिलीज कर रहा है। आखिर ये बंदा चाहता क्या? लगता है कि ये ल्यू फैमिली का एक बंदा है। तो उड़ता हुआ सीधा उन लोगों के पास जाता है, सू चैनिंग और उसकी बेटी सूजिया के पास, और उनसे कहता है, जल्दी से इस लड़की को मेरे हवाले कर दो, ये लड़की मेरे साथ जाएगी। यंग मास्टर के जो ऑर्डर्स हैं। तो सू चैन उसे कहते हैं, मैं इस बात से मना करता हूँ, मैं अपनी बेटी को तुम्हारे साथ नहीं भेजूंगा। अपने वेपन को सामने की तरफ करते हुए उसे कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर हमारे ऑर्डर्स को डिफाई करने की? क्या तुम्हें पता नहीं है कि हम लोग कौन है? हम लोग ल्यू फैमिली से हैं। सूजिया अपने डैड के सामने आकर खड़ी हो जाती है और उसे कहती है, तुम्हें यहाँ पर किसी को भी नुकसान पहुंचाने की जरूरत नहीं है, जैसा तुमने कहा मैं बिल्कुल वैसे ही करूंगी। उसके फादर उसे कहते हैं, प्लीज इसके साथ मत जाओ, अगर तुम इसके साथ जाओगी तो वो तुम्हारे साथ कुछ बुरा कर सकता है। सूजिया अपने डैड से कहती है, डैड जी सारी मेरी गलती है कि हम लोग इस वक्त इस सिचुएशन में पड़ चुके हैं। अब जबकि मैंने यहाँ पर गलती की है तो मुझे इस गलती का मुआवजा तो भुगतना पड़ेगा। अपने डैड से कहती है, डैड आप ल्यू फैमिली के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं कि वो कितने ज्यादा पावरफुल है और उनकी रेपुटेशन कितनी ज्यादा है। अगर मैं ऐसा नहीं करती, अगर मैं इसके साथ यहाँ से नहीं जाती तो हमारी सू फैमिली को जड़ से मिटा देंगे, सभी लोगों को मार डालेंगे और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। तो गार्ड उसे कहता है, लड़की तुमने बहुत ही अच्छा फैसला किया, तुम कोई बेवकूफ नहीं हो, चलो जल्दी से आप मेरे साथ आ जाओ। तो वो अपने हाथ को सामने की तरफ करते हुए एनर्जी को रिलीज करते हुए उसे अपने पास उड़ाकर ले आता है। उसे कहता है, तो अब हम लोग जहाँ से जा रहे हैं। जबकि उसका डैड बेचारा वहीं पर नीचे गिर जाता है, रोना शुरू कर देता है। दूसरा बंदा भागता हुआ उसके पास आता है और उसे कहता है, प्लीज आप यहाँ पर शांत हो जाएं। मुझे बात अच्छी तरह से पता है कि हम लोग इस वक्त कौन सी दुनिया में रहते हैं, जहाँ पर जो ताकतवर है उसी का राज चलता है। हम लोग कमजोर हैं, इस वजह से हम लोग अपनी यंग मिस को नहीं बचा सकते। जुंजी साइड के ऊपर देखता है तो जो स्पिरिट बीस्ट होता है उसने सारे के सारे फ्रूट्स को खा लिया होता है। वो उसे कहता है, तुमने सारे फ्रूट्स को खा लिया, अब चलो यहाँ से चलते हैं। लेकिन उसका स्पिरिट बीस्ट उसके साथ नहीं चलता। हमारा जुंजी से कहता है, तुमने सारे स्पिरिट फ्रूट्स को खा लिया, अब यहाँ पर कोई भी स्पिरिट फ्रूट्स नहीं बचे, हम लोग किसी और जगह पे पहुंचेंगे तो वहाँ पर मैं तुम्हें और ज्यादा स्पिरिट फ्रूट्स खरीद दूंगा, चलो यहाँ से निकलते हैं। जुंजी का जो स्पिरिट बीस्ट होता है वो उस गार्ड की तरफ देख रहा होता है जो कि यंग मिस सूजिया को अपने साथ लेकर जा रहा था। उसकी नजर काफी तेज होती है। नजर आता है कि यंग मिस सूजिया ने अपनी कमर के साथ कुछ फ्रूट्स को बांध रखा है। वो उसे देखने के बाद म्याऊं करता हुआ बड़ी स्पीड से उड़ता हुआ ऊपर चला जाता है। जुंजी कहता है, बेवकूफ तुम कहाँ पर जा रहे हो? तो वो सीधा जाकर उस गार्ड के सर के ऊपर जाकर चिपक जाता है। तो वो गार्ड काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है, अब ये कौन है, ये कौन सी बला है? जुंजी बड़ी स्पीड से आगे बढ़ता है और उसके ऊपर अटैक करने के बाद उससे आगे गुजर आता है। वजह से मिस सूजिया उसकी कैद से आजाद हो जाती है। वो गार्ड सिर्फ एक ही अटैक से काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। वो जुंजी से कहता है, मैं पता नहीं है कि मैं कौन हूँ, मैं ल्यू फैमिली का एक एल्डर हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ पर टच करने की? जुंजी उसे कहता है, लड़की को यहाँ पर छोड़ो, माफी की भीख मांगो और दफा हो जाओ। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो उसके बाद तुम्हारे साथ जो होने
वाला है, तुम उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। गार्ड हमारे जुंजी की बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और वो मिस सुजिया को धक्का देते हुए आगे की तरफ भेज देता है और कहता है ठीक है तुम इस लड़की को रख सकते हो। फिर साथ ही वो हंसना शुरू कर देता है और अपने हाथ को सामने करते हुए नर्ची को रिलीज करता है। जी के साथ एक तलवार बनाता है, मिस सुजिया के ऊपर पीछे से अटैक कर देता है ताकि उसे मार सके, लेकिन हमारा जुंजी मिस सुजिया को पकड़ते ही अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। भी अपनी एनर्जी के साथ एक तलवार बनाता है तो वो एनर्जी बड़ी स्पीड से उसकी एनर्जी को काटते हुए सीधे उस बंदे के बॉडी के आर पार हो जाती है। की वजह से उस बंदे का जो कंधा होता है वो बहुत ही बुरी तरह से जख्मी होता है। वो अपने कंधे पे हाथ रखता है और कहता है बंदा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं इसकी पावर का अंदाजा नहीं लगा पा रहा कि ये कितना स्ट्रॉन्ग हो सकता है। फिलहाल मुझे जाकर अपने मास्टर को इस बारे में बताना चाहिए, तो मेरे मास्टर यहाँ पर मेरा बदला ले सकती हैं। तो वो गार्ड वहाँ से भाग जाता है। उस गार्ड के वहाँ से भागने के बाद मिस सुजिया आगे बढ़ती है, हमारी जुंजी से कहती है सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी यहाँ पर जान बचा ली। जुंजी से कहता है मैं यहाँ पर थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, जो मुझे करना था वो मैंने किया, मुझे ऐसा लगा कि मुझे करना चाहिए। तो स्पिरिट बीस्ट जल्दी से जंप करते हुए मिस सुजिया के पास चला जाता है और उसे लाड करना शुरू कर देता है, जबकि वो भी उससे प्यार कर रही होती है। तो माशुंजी उसे कहता है क्या तुम्हारे पास कोई स्पिरिट फ्रूट बचे हैं? उसे कहती है हाँ मेरे पास कोई स्पिरिट फ्रूट हैं। तो अपने पास से स्पिरिट फ्रूट्स निकालती है और उनके सामने कर देती है और कहती है प्लीज इनको रख लीजिए, मेरी तरफ से मेरा ग्रेटिट्यूड शो करने के लिए है, उन्हें मेरी जान बचाई है तो थैंक यू के बदले में इसको एक्सेप्ट करो। तो हमारा जुंजी का स्पिरिट बीस्ट उसके पास से वो फ्रूट्स ले लेता है और साइड के ऊपर बैठकर उनको खाना शुरू करता है, जबकि हमारा जुंजी में सुजिया से कहता है तुम बॉस अपना ध्यान रखना, कहीं दोबारा से वो लोग यहाँ पर ना आ जाए, तुम्हें दोबारा से आकर पकड़ ना ले। तो मिस सुजिया उसे कहती है तुम्हारा यहाँ पर मेरी फिक्र करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं फिलहाल भी यहाँ पर एंशिया स्टार सिटी में जाने वाली हूँ, मुझे स्काई स्टार सिटी में पहुंचना होगा। उसे कहता है कहीं तुम पागल तो नहीं होगी, लियुआन वहीं पर होगा, तुम वहाँ पर क्यों जाना चाहती हो? उसे कहती है जो उस लड़के के बारे में लियुआन के बारे में अच्छी तरह से पता है कि वो क्या कर सकता है और वो कभी भी मेरा पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। जब तक उसे वो चीज मिल नहीं जाती जिस चीज के वो पीछे होता है तब तक वो पीछे नहीं हटता, वो मेरे पीछे आता रहेगा, चाहे वो अपने गार्ड्स को भेजे या फिर खुद यहाँ पर आ जाए, चाहे कोई भी बीच में आकर उनको मुझे एक दो बार बचा ले, लेकिन कभी भी ना कभी तो वो मेरे तक पहुंच ही जाएगा और मुझे पकड़ लेगा। शुंजी से कहता है फिर तुझे सुसाइड होगा, तुम खुद से वहाँ पर जाना चाहती हो ताकि तुम अपने आप को लियुआन के हाथों सौंप दो। उसे कहती है नहीं मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाली, इस बार का कंपटीशन बहुत ज्यादा खास होने वाला है, लियू फैमिली के काफी सारे लोग भी इसमें हिस्सा लेने वाले हैं, वहाँ पर बहुत सारे एल्डर्स आने वाले हैं जो कि बहुत ज्यादा खास हैं। अगर मैं वहाँ पर जाने के बाद सभी लोगों के सामने अपनी आइडेंटिटी को पब्लिसाइज कर देती हूँ, अगर मैं सभी लोगों के सामने जाकर लियू फैमिली से माफी मांग लेती हूँ और सभी लोगों को बता देती हूँ कि मैंने इसके खिलाफ बात की थी और मैं जहाँ पर सभी लोगों के सामने माफी मांग रही हूँ, लगता है कि वहाँ पर इतने सारे एल्डर्स की मौजूदगी में लियुआन दोबारा मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, उसे वहाँ पर जबरदस्ती मुझे माफ करना ही पड़ेगा। वो शुंजी से कहती है दोबारा से मैं जहाँ पर तुम्हें थैंक यू बोलती हूँ कि तुमने मेरी इतनी ज्यादा मदद की, और इसी के साथ ही वहाँ पर बड़ी स्पीड से उड़ जाती है। माशुंजी कहता है चलो हम लोग भी वहाँ पर चलकर देखते हैं कि आखिर इस लड़की को इतना भरोसा क्यों है कि वहाँ पर जाने के बाद जो लियुआन से बच सकती है, हम लोग भी तो देखें कि वहाँ पर क्या है। वैसे भी मेरी मदर वहाँ पर है तो मुझे अपनी मदर के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। एक सीन में स्काई स्टार सिटी का दिखाया जाता है, माशुंजी उस लड़की का पीछा करते करते स्काई स्टार सिटी में पहुंच जाता है, तो वो लड़की वहाँ की एक बड़ी फैमिली के दरवाजे के बाहर जाकर रुकती है। माशुंजी कहता है मुझे समझ आ गई कि ये लड़की क्या करने की कोशिश कर रही है, जो तो काफी ज्यादा स्मार्ट है। तो लगा था कि यहाँ पर खुद से लियुआन के पास जाना चाहती है ताकि वो उसे सजा दे सके, लेकिन इसने काफी अच्छा किया। लिटिल बीस्ट उसे कहता है मुझे भी बताओ कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो माशुंजी उसे कहता है क्या तुम यहाँ पर देख नहीं रहे, लड़की जहाँ पर आई है वो एक बड़ी फैमिली है, जिनफेंग फैमिली। यहाँ पर जो 6 बड़ी फैमिली है उनमें से ये भी एक बड़ी फैमिली है और यहाँ का जो मास्टर होगा वो इसका मास्टर है। ये लड़की जाकर उनसे रिक्वेस्ट करती है कि वो इसको प्रोटेक्शन दे, तो लियुआन के खिलाफ और लियू फैमिली के खिलाफ वो इस लड़की को प्रोटेक्शन देंगे जिससे ये बच सकती है। माशुंजी लिटिल स्पिरिट से कहता है तो ये बिल्कुल ठीक है, हमें इस लड़की के बारे में और ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, चलो हम लोग कंपटीशन ग्राउंड्स की तरफ चलते हैं, कंपटीशन भी तो इसी सिटी में होने वाला है, तो हम लोग चल के देखते हैं क्या है लियू फैमिली कैसी, हमें लियू फैमिली के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगी। माशुंजी वहाँ से चलता हुआ कंपटीशन एरिया की तरफ आगे बढ़ता है, तो वहाँ पर काफी सारे लोग होते हैं, वहाँ पर तो बाजार सजा होता है, लेकिन वहाँ पर दुकानें लगी होती है, कुछ लोग स्पिरिट स्टोन्स बेच रहे होते हैं, कुछ स्पिरिट मटेरियल्स को बेच रहे होते हैं। माशुंजी कहता है यहाँ पर तो काफी सारे ट्रेजर्स हैं कि बाकी के सभी लोग यहाँ पर ट्रेजर के लिए आए हैं ताकि उस सीक्रेट एरिया में जाकर वहाँ से ट्रेजर्स को हासिल कर सके। तो माशुंजी जब वहाँ पर पहुँचता है तो वहाँ पर साइड के ऊपर से एक लड़की की आवाज आती है, वो लड़की उनसे कहती है अब जबकि सभी लोग यहाँ पर आ चुके हैं, काफी बड़ी बड़ी फैमिलीज के लोग यहाँ पर आए हैं, क्यों ना हम लोग यहाँ पर इस ऑक्शन को स्टार्ट करें। के साथ एक लड़का खड़ा होता है, वो लियुआन होता है। माशुंजी उसकी तरफ देखता है और कहता है मुझे लगता है कि वही लड़का लियुआन है और उसके साथ जो लड़की है उसका नाम लियू सी यून है। वहाँ पर एक और लड़का होता है जिसका नाम लिन जेंग होता है, घोस्ट ब्लेड सेक्टर का यंग मास्टर होता है। वो कहता है यहाँ पर इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए आए हैं ताकि सीक्रेट एरिया में जाकर काफी सारे क्वालिटी के इंग्रेडिएंट्स को हासिल कर सके, इस बार तो मैं बहुत ही अच्छी हार्वेस्ट करने वाला हूँ। वहाँ पर एक और यंग मास्टर होता है जिसका नाम रोजन होता है जो कि ब्लड नाइफ सेक्टर का मास्टर होता है। वो कहता है पर हम सभी लोग इकट्ठे हुए हैं इस कंपटीशन के लिए, लेकिन एंशियंट स्टार सिटी के लियू फैमिली के लोगों ने यहाँ पर इसको एक ऑक्शन में बदल दिया है, वो लोग यहाँ पर अपनी चीजें सेल करने के लिए आ पहुंचे हैं। तो यहाँ पर इन सभी लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा हैरानी हो रही है, इनको तो शर्म आनी चाहिए, क्या इनको कितना ज्यादा पैसा चाहिए जो ये काम यहाँ पर कर रहे हैं। तो लियू सी जो उस बंदे से कहती है तुम्हें लगता है कि हम लोग यहाँ पर पैसा कमाने के लिए ऑक्शन कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक ऑक्शन नहीं है बल्कि ये भी एक कंपटीशन की टाइप है। तो यहाँ पर जिस आइटम को सेल करने वाले होंगे जिसको ऑक्शन करेंगे उसके लिए अगर तुम एक बिड करता है तो दूसरा भी साथ में बिड करेगा, दो लोग यहाँ पर एक चीज के लिए बिडिंग करेंगे तो वो लोग आपस में एक स्पार मैच कर सकते हैं, उनमें से जो उस फाइट में जीतेगा
जीतेगा वो इस चीज को हासिल कर लेगा। तुम्हें ये कैसा लगता है? तुम्हें नहीं लगता कि ये एक बहुत ही अच्छा कंपटीशन है, ये कोई ऑक्शन है ही है? तो सभी लोग उसे कहते हैं ये तो काफी ज्यादा अच्छा है। तो वहाँ पर जो सभी लोग को कहते हैं वो सभी लोग कहते हैं तुम यहाँ पर बकवास बंद करो, बंदे को तो कुछ भी नहीं पता ये यहाँ पर ऐसी बात की जा रहा है। मिस लियू शीजान ने बिल्कुल ठीक कहा। लियू शीजान उन लोगों से कहती है तो चलो फिर ठीक है, हम लोग यहाँ पर अपनी ऑक्शन की पहली चीज को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो वो उनसे कहती है तो सबसे पहली चीज यहाँ पर जिनफेंग हाउस से आई है। जिनफेंग फैमिली के एल्डर यहाँ पर एक आइटम को लेकर आए हैं। वो कहते हैं जरा देखो तो सही, यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की है। जिनफेंग फैमिली के एल्डर वहाँ पर सूजिया को पकड़कर लेकर आए होते हैं। हमारे जुंजी पीछे देखने के बाद बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि ये तो उनसे मदद लेने के लिए गई थी, ये लोग इसी पकड़कर यहाँ पर ऑक्शन में ले आए हैं। जिनफेंग फैमिली के एल्डर आगे बढ़ते हैं और कहते हैं यानी हमारे मास्टर लियुआन के खिलाफ में बकवास की थी, इसने उसके बारे में कुछ बहुत ही बुरी बातें की थी। उसके बाद जो मेरी फैमिली में चली आई ताकि मुझे लियू फैमिली के खिलाफ कर सके, ये मुझसे प्रोटेक्शन चाहती ताकि मैं लियू फैमिली के खिलाफ खड़ा हो जाऊं। वजह से अब मैं यहाँ पर सूजिया को लेकर आया हूँ, मैं इसका मास्टर हूँ, मैं यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं इसको यहाँ पर ऑक्शन में सेल करने वाला हूँ। तुम में से कोई भी इसको खरीद सकता है सिर्फ और सिर्फ एक स्पिरिट स्टोन में। बात सुनने के बाद सूजिया बेचारी काफी ज्यादा घबरा जाती है और कहती है मास्टर आप क्या कर रहे हैं, क्या आप मुझे यहाँ पर बेचने वाले हैं? लियुआन आगे से इतना शुरू कर देता है और कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है, चलो मैं भी यहाँ पर देखता हूँ कि तुम में से कौन इसके किसके लिए बिड करता है, कौन इसके लिए यहाँ पर एक स्पिरिट स्टोन खरीद कर इसको खरीदता है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 182 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? स्वर्ड किंग के एपिसोड 183 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था जिनफेंग फैमिली का जो एल्डर होता है वो सूजिया को पकड़कर एक्शन हॉल में ले आता है। वहां पर सभी लोगों के सामने से रिप्रेजेंट करते हुए कहता है मैं इसको ऑक्शन में सेल करने वाला सिर्फ और सिर्फ एक स्पिरिट स्टोन में। लियुआन उन सभी लोगों से कहता है तो देखता हूँ कि तुम में से कौन यहाँ पर इस लड़की को खरीदने के लिए बिड करता है, क्योंकि इस लड़की ने मेरे खिलाफ बात की थी, वैसे कोई भी इसको खरीद नहीं सकता। तो वो सभी लोग बातें करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं जैसे कौन यहाँ पर इस लड़की के लिए बिड करेगा, क्योंकि यह लड़की तो काफी ज्यादा खूबसूरत है, हम में से हर कोई इसको खरीदना चाहेगा, वो भी सिर्फ एक स्पिरिट स्टोन में। इसने क्योंकि लियुआन के साथ बदतमीजी की थी और अगर हमने इसको खरीद लिया तो लियुआन हमारा दुश्मन बन जाएगा और हम में से कोई भी इसके लिए यहाँ पर बिड नहीं करेगा। तो इस लड़की की किस्मत में तो मरना लिखा हुआ है, अब यहाँ पर इसको कोई भी नहीं बचा सकता। तो वहीं पर हमारा जुंजी आगे बढ़ता है और उनसे कहता है तो मैं यहाँ पर एक स्पिरिट स्टोन देने को तैयार हूँ, मैं इसको खरीदूंगा। सभी लोग जल्दी से पीछे की तरफ अपनी मुंडी घुमाते हैं और कहते हैं यहाँ पर कौन है? लियुआन के खिलाफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो हमारा जुंजी कहता है पास एक स्पिरिट स्टोन है, क्या मैं एक स्पिरिट स्टोन देकर अभी इस लड़की को ले सकता हूँ? तो वो सूजिया भी हमारे जुंजी को देखने के बाद काफी हैरान होती है और कहती है ये लड़का तो यहाँ पर भी चला आया। जुंजी आगे बढ़ता है, सूजिया के दोनों हाथ खोल देता है, जबकि जिनफेंग फैमिली का जो एल्डर होता है वो चिल्लाकर उससे कहता है लड़के तुम कौन हो? तुम्हें पता नहीं है कि तुम इस वक्त कौन सी जगह पर और तुम कौन सी फैमिली से पंगा ले रहे हो? हमारा जुंजी से कहता है ये ऑक्शन हॉल जहाँ पर सभी लोगों के लिए ओपन है, कोई भी यहाँ पर बिड कर सकता है और जो चीज उसे पसंद है वो ले सकता है और मैंने यहाँ पर बिड किया है। लियुआन भी आगे बढ़ता है, हमारे जुंजी से कहता है क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? क्या तुम्हें इस बारे में पता है कि इस लड़की के साथ मेरा एक झगड़ा चल रहा है? तुम्हें सबके बारे में नहीं पता। तुम्हारा जुंजी से कहता है मुझे तुम्हारे बारे में अच्छी तरह से पता है। फिर साथ ही वो अपने पास से एक सिक्का निकालता है और कहता है हमारा एक स्पिरिट स्टोन है, तुमने जहाँ पर इस लड़की को ऑक्शन में सेल किया वो भी एक स्पिरिट स्टोन के लिए और मैं जहाँ पर तुम्हें पैसे दे रहा हूँ। तो मुझे तुम्हारे पर बहुत ज्यादा तरस आ रहा है, तुम्हारी जिनफेंग फैमिली सिर्फ और सिर्फ एक स्पिरिट स्टोन के लिए जहाँ पर चीजों को बेच रही है, तुम तो बहुत ज्यादा गरीब निकले। जुंजी सूजिया से कहता है मेरे पीछे आओ। तो वो उसे कहती है हाँ ठीक है और वो भागती हुई उसके पीछे आ जाती है कि वो लियुआन जो होता है वो अपने गार्ड की तरफ देखता है और उससे इशारा करता है कि जाओ जाकर उसे फाइट करो। तो वो जल्दी से जंप करते हुए हमारे जुंजी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, बाले के साथ हमारे जुंजी पर अटैक करता है। हमारा जुंजी जंप करते पीछे हटता है और कहता है तुम लोग जहाँ पर आप गंदी ट्रिक्स खेलने वाली हो, क्या तुम जहाँ पर मेरे पर अटैक करोगे अगर मैंने यहाँ पर ऑक्शन में कुछ हासिल कर लिया? बंदा उसे कहता है क्या तुम्हें यहाँ के रूल्स के बारे में नहीं पता? मिस लियू शीजुन ने यहाँ पर सबसे पहले रूल्स के बारे में बताया था। रूल ये है यहाँ पर एक से ज्यादा बंदा एक ही आइटम के लिए बिड करता है तो वो दोनों आपस में फाइट करेंगे, भी लोग आपस में फाइट करेंगे और इनके ऊपर जो भी जीतेगा वो आइटम उसकी हो जाएगी। मैं भी यहाँ पर इस लड़की के लिए बिड करता हूँ, यानी कि हम दोनों को यहाँ पर स्पार करना पड़ेगा, दोनों में से जो भी फाइट को जीतेगा वही इस लड़की को लेकर जा सकता है। लियुआन उसे कहता है ये रूल बहुत ज्यादा पुराना और हम लोग इस रूल को जरूर फॉलो करेंगे, तुम यहाँ पर इस बंदे के साथ फाइट करना चाहते हो तो फाइट करो और अगर तुम जीते हो तो इस लड़की को ले जाना, वरना इस लड़की को यहीं पर छोड़ो जहाँ से दफा हो जाए। हमारा जुंजी वहाँ पर आगे बढ़ने लगता है तो सूजिया उसका बाजू पकड़ते हुए से कहती है नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर इससे फाइट करनी चाहिए, ये कोई आम सा बंदा नहीं है बल्कि ये लियुआन का अपना पर्सनल गार्ड है। बंदे के साथ तुमने हमारे गार्डन में फाइट की थी, ये उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्या तुम इससे मुकाबला कर पाओगे? हमारा जुंजी से कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर वो आगे बढ़ता है और कहता है तो मुझे यहाँ पर तुम्हारे रूल्स की रिस्पेक्ट तो करनी पड़ेगी। चलो फिर ठीक है हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। गार्ड भी उसे कहता है हाँ क्यों नहीं। तुम्हें एक बात बता दूं, हमारे यंग मास्टर लियुआन के खिलाफ जो भी जाता है वो ज्यादा अरसे तक जिंदा नहीं रह पाता और तुम भी यहाँ पर मरने वाले हो। तुमने जानबूझकर ये सब कुछ किया तो तुम्हारे साथ यही सब कुछ होने वाला है। कि वो दूसरा लड़का लिन ज़ेंग वहाँ पर खड़ा ये सब कुछ देख रहा होता है और कहता है लगता है कि ये लड़का यहाँ पर मरने वाला है, इस लड़के को क्या जरूरत पड़ी थी यहाँ पर लियू जुन के खिलाफ जाने की। वो गार्ड अपने बाली को लेकर हमारे जुंजी के ऊपर अटैक करने के लिए उसके करीब पहुंच जाता है और कहता है तुम यहाँ पर मरने वाले हो, जबकि हमारा जुंजी अपनी दो उंगलियों को सामने की तरफ करते हुए उसके बाले को वहाँ पर ब्लॉक कर लेता है। पास से तो वो गार्ड भी बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है यहाँ पर क्या हो रहा
रहा है, मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आ रही। शुनजी वहीं पर खड़े खड़े अपनी 2 उंगलियों के साथ ही फोर्स को रिलीज करता है तो उस बंदे का भाला भी टूट जाता है और वो खुद भी पीछे वाली दीवार के साथ जाकर पटकता है। शुनजी कहता है तुम लोग इस गार्ड को अभी यहाँ से उठाकर ले जाते हो, तुम लोग इसकी जान बचा सकते हो, हालांकि इसे बहुत ही बुरी तरह से चोट लगी है। बाद हमारा शुनजी जल्दी से जंप करते हुए एक पत्थर के ऊपर जाकर बैठ जाता है। पत्थर के ऊपर बैठने के बाद हमारा शुनजी वहीं पर बैठकर मेडिटेट करना स्टार्ट करता है, जबकि उसका स्पिरिट बीस्ट जंप करते हुए सूजिया के पास आ जाता है। शुनजी से कहता है मेरे स्पिरिट बीस्ट का ध्यान रखना जब तक मैं यहाँ पर मेडिटेट कर रहा हूँ और इसे यहाँ से कहीं भी जाने मत देना। उसे कहती है अच्छा ठीक है। साथ ही वो सोच रही होती है इस लड़के का एटीट्यूड काफी ज्यादा चेंज हो चुका है, कहीं ये जहाँ पर ल्यूआन का सारा गुस्सा अपने ऊपर रिडायरेक्ट कर रहा है ताकि उसे इसके ऊपर ज्यादा गुस्सा आ जाए और वो मुझे भूल जाए, क्योंकि ये लड़का यहाँ पर बीच में आ गया और इसने ल्यूआन की काफी ज्यादा इंसल्ट कर दिया, उसके गार्ड को भी हरा दिया है, तो अब वो सारा गुस्सा इसके ऊपर उतारेगा, यानी कि अब मैं यहाँ पर सेफ हो चुकी हूँ। शुनजी सूजिया से कहता है तुम यहाँ पर खड़ी खड़ी किसका इंतजार कर रही हो, मैंने तुम्हें अभी भी क्या कहा वही करो जो मैंने कहा। वो उसे कहते हैं अच्छा ठीक है मैं इसका ध्यान रखूंगी। इस वक्त वो स्पिरिट बीस्ट उसकी गोद से निकलकर भागना शुरू कर देता है। हमारा शुनजी कहता है अब यहाँ पर क्या हुआ, तुम एक स्पिरिट बीस्ट को भी नहीं संभाल सकती। वो स्पिरिट बीस्ट भागता हुआ साइड के ऊपर चला जाता है, वो एक बंदे के सामने जाकर खड़ा हो जाता है, साथ ही लात टपका रहा था, तो उस बंदे ने अपने हाथ में एक फ्रूट पकड़ा होता है। हमारा शुनजी जाता है जाकर स्पिरिट बीस्ट को उठा लेता है और उसे कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और भागते हुए यहाँ पर क्यों चले आए हो। सामने की तरफ देखता है तो उसके सामने एक बंदा खड़ा होता है, उसके हाथ में फ्रूट होता है। वो कहता है बस एक लेवल 6 का मटेरियल है, ये एक स्पिरिट फ्रूट है, किसी की भी सोल को हील कर सकता है, कोई भी इसको ऑब्जर्व करेगा तो वो अपनी सोल को अंदर से हील कर सकता है। पता है कि तुम्हारे इस फैट को ये वाला फ्रूट बहुत ज्यादा पसंद आया है, इसको ये पसंद आ गया तुम इसके लिए इसको खरीद सकते हो, इसकी कीमत भी ज्यादा नहीं होगी। तुम्हारा शुनजी अपने स्पिरिट बीस्ट की तरफ देखता है और उससे कहता है लगता है कि तुम्हें ये फ्रूट बहुत ज्यादा पसंद आया है, पहले भी बहुत सारे फ्रूट्स खाए थे, मुझे लगता है कि अगर तुम इस फ्रूट को खा लेते हो तो तुम जल्दी से ग्रो करोगे, यानी कि तुम ब्रेक थ्रू करने के बाद शायद बड़े हो सकते हो। मुझे बताओ क्या तुम्हें ये फ्रूट चाहिए। हमारा शुनजी सोच रहा होता है मैं सोच रहा हूँ कि अगर ये वाला स्पिरिट फ्रूट जो मेरा बीस्ट खा लेता है तो इसके साथ क्या होगा, क्या ये ट्रांसफॉर्म होगा, इसकी बॉडी में कौन कौन से चेंजेस आएंगे। हमारा शुनजी उस बंदे से कहता है अच्छा ठीक है मैं तुम्हारा जो स्पिरिट फ्रूट लेने को तैयार हूँ, मैं इसको खरीदूंगा। इसी के साथ ही मिस ल्यूसी से कहती है मैं भी स्पिरिट फ्रूट को खरीदना चाहती हूँ, तुमने इसके लिए जो कीमत मांगी है वो चीजें हमारे पास मौजूद है, हमारे स्टोरेज में बहुत सारी पड़ी हुई है, उनमें से तुम अपने लिए जितनी चाहे ले सकते हो, ये स्पिरिट फ्रूट हमें दे दो। बंदा उसे कहता है मिस आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है मैं स्पिरिट फ्रूट आपको देता हूँ। तुम्हारा शुनजी कहता है जरा रुको, यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर पहले स्पिरिट फ्रूट के लिए बात की और मैंने तुम्हें कहा कि मैं इसको खरीदना चाहता हूँ, बाकी के सभी लोग भी कहते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, ये लड़का कौन है जो यहाँ पर बार बार ल्यू फैमिली के साथ पंगा ले रहा है, इसने यहाँ पर ल्यूआन के साथ वो सब कुछ किया, यानी कि उस लड़की को खरीद लिया, उसके बाद अब यहाँ पर मिस ल्यूसी के साथ बदतमीजी कर रहा है। हमारा शुनजी जल्दी से जंप करते हुए स्टेज के ऊपर जाता है, मिस ल्यूसी से कहता है मिस ल्यूसी मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर अपने ही रूल को फॉलो करना होगा, हम दोनों यहाँ पर भीतर हैं तो हम दोनों को आपस में फाइट करना पड़ेगी। तो मिस ल्यूसी उसे कहती है मैं इस वक्त ह्यूमन स्पिरिट फॉर्म के 5th लेवल तक पहुंच चुकी हूँ, जबकि तुम इस वक्त सिर्फ और सिर्फ 3रे लेवल पर हो, नहीं लगता कि मुझसे फाइट करने के बाद तुम हार जाओगे। शुनजी से कहता है ये लाजमी नहीं है कि तुम्हारी कल्टीवेशन मुझसे ज्यादा है तो तुम मुझसे जीत जाओ, और अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। इस वक्त लिनजेंग जंप करते हुए ऊपर आता है और उसे कहता है जरा रुको मैं तुमसे फाइट करूंगा। फिर साथ ही वो मिस ल्यूसी से कहता है मिस ल्यूसी आपको यहाँ पर इस छोटे मोटे कीड़े मकोड़े से खुद निपटने की जरूरत क्या है, मैं यहाँ पर आपकी तरफ से फाइट करूंगा, तो ऑर्डर करें कि मैं यहाँ पर जाकर इस लड़के के साथ मैच करूँ। हमारा शुनजी से कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हारा इस सबसे कोई भी ताल्लुक नहीं है, तो यहाँ पर रूल्स को फॉलो कर रहा हूँ, 2 बीटर्स आपस में स्पार करने वाले हैं, यानी कि मैं इसके साथ स्पार करूंगा तुम्हारे साथ नहीं, चलो जाओ यहाँ से। काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। हमारे शुनजी से कहता है तुम यहाँ पर किस रूल की बात कर रहे हो, मैं तो यहाँ पर मिस की तरफ से फाइट करना चाहता हूँ, फिर यहाँ पर मेरी मिस के साथ फाइट करना चाहेगा उससे पहले मुझसे फाइट करना पड़ेगी, इस ल्यूसी के साथ कोई भी फाइट नहीं कर सकता वरना मैं तुम्हें उठाकर शहर से बाहर फेंक दूंगा। बाकी के सभी लोग कहते हैं ये तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, ताकि इस लड़के लिनजेंग को हमारी मिस ल्यूसी में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है, ये इसके लिए यहाँ पर एक लड़के से फाइट करने को तैयार है। लिनजेंग जिन फैमिली वालों का एक डिसाइपल है, लगता है कि इस लड़के जिसने यहाँ पर स्पिरिट फ्रूट को खरीदने के लिए स्पार्क की चुनौती दी है वो हारने वाला है। लिनजेंग हमारे शुनजी से कहता है मैं यहाँ पर तुम्हें 10 सांस का टाइम देता हूँ कि तुम यहाँ पर अपने आखिरी अल्फाज कह सकते हो जो भी कहना चाहते हो, क्योंकि तुम मरने वाले हो। तो शुनजी से कहता है बकवास बंद करो। वो गुस्सा हो जाता है और कहता है लगता है कि तुम ऐसे नहीं मानने वाले, तो ठीक है फिर मैं तुम्हें सीधा हेल में भेजने वाला हूँ। वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है और कहता है अब तुम यहाँ पर मरने वाले हो। वो बहुत सारी तलवारों को रिलीज करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है। यहाँ पर एक स्पेशल टेक्निक जिसको गोस्ट ब्लेड कहते हैं उसको यूज कर रहा होता है, तो वो गोस्ट ब्लेड जैसे ही उड़ते हुए हमारे शुनजी के करीब पहुंचते हैं, वक्त वहाँ पर काफी सारे स्नोफ्लेक्स गिरना स्टार्ट होते हैं। वो स्नोफ्लेक्स उन तलवारों के साथ टकराते हैं तो वहाँ पर वो तलवारें टूटना शुरू हो जाती हैं, सारी की सारी तलवारें वहाँ पर टूट जाती हैं। हमारा शुनजी भी देखकर काफी हैरान होता है, कहता है यहाँ पर इतनी ज्यादा बर्फ कहाँ से आ रही है, लगता है कुछ स्पेशल टेक्निक को यूज कर रहा है। इसी वक्त एक लड़की वहाँ पर आती है। वो लड़की वहाँ पर आने के बाद उनसे कहती है लिनजेंग तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर एक लड़के के ऊपर अटैक करने की, क्या तुम्हें पता भी है कि ये बंदा कौन है जिसके ऊपर तुम अटैक कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं है कि 6 बड़ी फैमिलीज ने यहाँ पर एक रूल बनाया कि तुम लोग आपस में फाइट नहीं कर सकते। तो उस लड़की का नाम जी कियान हान होता है। वो उसे कहता है जी कियान हान तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है, तुम मुझे फाइट करने से क्यों रोक रही हो? शुनजी उसका नाम सुनने के बाद कहता है तो इसका नाम जी कियान हान है, ये नाम अच्छी तरह से याद है, ये भी कम्पिटिटर्स की लिस्ट में इसका भी नाम था और ये वही लड़की 9th फ्रोजन पैलेस से है। जी कियान हान उसे कहती है तुम तो कुछ ज्यादा इग्नोरेंट हो, पता भी है तुम जिस बंदे के ऊपर अटैक कर रहे हो वो कौन है, वो
पंचियान पवेलियन का स्वर्ड मास्टर लू जुन है। तुम स्वर्ड मास्टर लू जुन के ऊपर अटैक करना चाहते हो। तो वो सभी लोग ये बात सुनने के बाद हैरान होते हैं और कहते हैं क्या ये वाकई में स्वर्ड मास्टर लू जुन है। जी कियान हान नीचे उतरती है उन सभी लोगों से कहती है मास्टर लू जुन ने जहाँ पर तुम सभी लोगों को अपनी रियल आइडेंटिटी के बारे में नहीं बताया, फिर भी तुम सभी लोग इसके ऊपर अटैक नहीं कर सकते। यहाँ पर तुम सभी लोगों की तरह एक कंपटीटर है। कंपटीटर होने के नाते यहाँ पर कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए आए हैं तो इन्हें यहाँ पर काफी सारी प्रिविलेज मिलती है। इनमें से एक कम्युनिटी है, यानी कि जो भी कंपटीटर यहाँ पर शहर में पहुंच जाते हैं तुम लोग कंपटीशन के स्टार्ट होने से पहले किसी भी कंपटीटर को जान नहीं ले सकते। अगर तुम लोग आपस में फाइट करना चाहते हो तो कंपटीशन के दौरान फाइट कर सकते हो, एक दूसरे को मार भी सकते हो। लेकिन अगर तुमने यहाँ पर कंपटीशन स्टार्ट होने से पहले फिर से इसके ऊपर अटैक किया तो फिर तुम्हें शहर से बाहर फेंक दिया जाएगा और तुम कंपटीशन में हिस्सा भी नहीं ले पाओगे। कियान हान उसे कहती है हालांकि इस लड़के ने तुम्हें अपनी रियल आइडेंटिटी के बारे में नहीं बताया, लेकिन फिर भी तुम लोग यहाँ पर आपस में फाइट नहीं कर सकते, तुम इसके ऊपर अटैक बिल्कुल भी नहीं कर सकते। लिन ज़ेंग उसकी बात सुनने के बाद कहता है ठीक है मैं इसके ऊपर अटैक नहीं करूंगा। वो मा जुनजी के सामने जाता है और उसे कहता है मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट किया, लेकिन तुम्हें यहाँ पर थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि बहुत ही जल्दी कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है और इस कंपटीशन के दौरान मैं जरूर तुम्हें मार डालूंगा। अपने आखिरी बचे कुछ दिनों को एंजॉय कर लो। और इसी के साथ ही वो वहाँ से चला जाता है। उसके चले जाने के बाद जी कियान हान हमारे जुनजी की तरफ देख रही होती है कि हमारा जुनजी उसकी तरफ देखकर सोच रहा होता है जी कियान हान मेरे बारे में काफी ज्यादा परेशान है। अगर यहाँ पर मेरे बारे में इसी तरह परेशान होती रही तो आसपास के जितने भी लोग हैं वो सभी लोग मेरे से बहुत ज्यादा जल्द जेलस हो जाएंगे और वो सभी लोग मेरा दुश्मन बन जाएंगे। लियो सी जोन भी यहाँ पर अब काफी ज्यादा नर्म हो जाती है। वो हमारे जुनजी से कहती है तुम दोनों यहाँ पर काफी लंबा सफर तय करने के बाद आए हो, चलो प्लीज मेरे साथ आओ, मैं तुम सभी लोगों को तुम्हारी रहने की जगह बताती हूँ कि तुम लोग कहाँ पर रह सकते हो। बहुत जल्दी हम सभी लोगों को एंसेस्ट्रल सिटी में एक साथ जाना होगा जहाँ पर कंपटीशन होने वाला है, तो फिलहाल तुम लोग यहीं पर रुकोगे। तो वो दोनों से कहते हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है हम लोग तुम्हारे साथ चलते हैं। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 183 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्वर्ड किंग के एपिसोड 184 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था उसी हमारे जी कियान हान और उसके साथ हमारा जुनजी होता है। वो उन दोनों से कहती है तुम दोनों क्योंकि हमारे मेहमान हो, तुम दोनों ने कंपटीशन में हिस्सा लेना है तो इसी वजह से तुम दोनों मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी अपनी लियो फैमिली में तुम्हारे रहने के लिए बंदोबस्त करती हूँ। कुछ दिनों के बाद हम लोग एंसेस्ट्रल सिटी की तरफ निकलेंगे जहाँ पर हमारा एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, यानी यहाँ पर टेस्ट होने वाला है। जुनजी से कहता हाँ क्यों नहीं, चलो फिर ठीक है तुम्हारे साथ ही चलते हैं। तो मिस जी कियान भी से कहती है हाँ ठीक है। ल्यूसी आगे बढ़ती है और कियान जी से पूछती है मिस कियान जी मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हारे साथ तुम्हारे कोई और दोस्त भी है, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ कोई और जरूर होगा, तुम दो लोग होने चाहिए। कहती हाँ मेरे साथ है, मेरी जूनियर मेरे साथ है। फिर साथ ही वो कहती है सिस्टर चलो जल्दी से आ जाओ। तो वहाँ पर काफी सारा कोल्ड एयर निकलना स्टार्ट होता है। तुम्हारा जुनजी भी इसको महसूस करता है और कहता है ये तो बहुत ही कोल्ड एयर है, यहाँ पर बहुत ही कोल्ड सा हो रहा है, लगता है कि कोई बहुत ही पावरफुल मास्टर यहाँ पर आने वाला है। एक बड़े से पंछी के ऊपर हमारी लियू जियांग नीचे की तरफ उतरती है। तो फाइनली हमारी भाभी भी इस एपिसोड में आ ही गई है। हमारा जुनजी उसकी तरफ देखता है और उसे देखते पहचान जाता है। वो कहता है ये तो मेरी लियू जियांग है। तो लियू जियांग वहाँ पर जबरदस्त लैंडिंग करती है। लियू जियांग के वहाँ पर लैंडिंग करने के बाद जी कियान हान उन सभी लोगों से कहती है ये मेरी जूनियर सिस्टर है, इसका नाम शुई लियू जियांग है। क्योंकि हमारा जुनजी उसे देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान होता है और साथ ही वो अपने आप से कह रहा था मुझे रिलैक्स होने की जरूरत है क्योंकि इस वक्त मैं अपनी आइडेंटिटी को छुपाए हुए हूँ, इस वक्त मैं लू जुन के आइडेंटिटी के साथ हूँ, मुझे देख भी लेती है तब भी मुझे पहचान नहीं पाएगी। ल्यूसी भी उसे देखने के बाद काफी ज्यादा खुश होती है और उसकी तारीफ करते हुए कहती है तुम्हारी जो लिटिल मिस ये तो हीवंस के 4th लेवल तक पहुंच भी चुकी है। हालांकि ये काफी ज्यादा यंग लगती है लेकिन फिर भी कल्टीवेशन काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। लियू जियांग आगे से उसे जवाब देते हुए कहती है तुमने तो मेरी बहुत ज्यादा तारीफ कर दी। जबकि हमारा जुनजी उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है मेरी लियू जियांग तो बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी, वो तो लोगों के साथ काफी ज्यादा ओपन थी, वो अच्छे से बात करती थी कि इसके साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है। जी कियान उसे कहती है मिस लीसी तुम्हें यहाँ पर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसकी बातों को माइंड मत करना। ये लिटिल मिस ये हमेशा अकेले में कल्टीवेट करती है और हमेशा अकेले में रहती है, इसी वजह से ये लोगों से ज्यादा घुलती मिलती नहीं है और ना ही उनसे ज्यादा बात करती है। तो मिस ल्यूसी उसे कहती है मुझे इस बात से जरा भी मसला नहीं है, बहुत ही जल्दी कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है तो मुझे उसकी तैयारियां करने के लिए जाना है, तो तुम लोग जाओ अपने रूम में चले जाओ, जबकि मैं भी यहाँ से जा रही हूँ। कियान उसे कहती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जबकि हमारा जुनजी वहाँ पर सोच रहा होता है लियू जियांग को मुझसे बिछड़े हुए पूरे 2 साल हो चुके हैं। 2 साल के अरसा में लियू जियांग 4थे लेवल तक पहुंच चुकी है, यानी कि मुझसे सिर्फ और सिर्फ एक ही लेवल अप है। इसकी ग्रोथ तो काफी ज्यादा एबनॉर्मल है, यानी कि इसकी कल्टीवेशन काफी ज्यादा एबनॉर्मल है, ये बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही है। मुझे लगता है कि 9 फ्रोस्ट पैलेस वालों ने इसके साथ कुछ ना कुछ गलत किया है, वजह से इसकी मेडियंस अब चेंज हो चुकी हैं। हमारे जुनजी का छोटा लिटिल स्पिरिट जल्दी से बाहर निकलता है और हमारे जुनजी के कंधे पर बैठ जाता है और उसे चाटना शुरू कर देता है। हमारा जुनजी से कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ठीक हूँ। पास से स्पिरिट फ्रूट निकालता है और उसे खिलाना शुरू कर देता है। जबकि मिस ल्यूसी ये देखने के बाद काफी हैरान होती है और चिल्लाकर उसे कहती है तुम क्या खा रहे हो, तुम इस तरह के स्पिरिट फ्रूट को इस छोटी सी कैट को क्यों खिला रहे हो। हमारा जुनजी उसे कहता है अब इसमें गलत क्या है, क्या मैं इस फ्रूट को इस कैट को नहीं खिला सकता। वो उसे कहती है क्या तुम्हें पता भी है कि ये फ्रूट कौन सा फ्रूट है, बहुत ही रेयर फ्रूट है, यहाँ तक अगर हम लोग भी इसको ढूंढना स्टार्ट करें तो ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। जैसी लड़की जिसके पास स्पिरिट फ्रूट्स की कमी नहीं है, हम लोग भी इसे इतनी आसानी के साथ कहीं पर भी नहीं फेंकने वाले, और तुमने इसे यहाँ पर एक बिल्ली को खिला दिया। जुनजी से कहता है जब तक मेरे छोटे दोस्त को ये चीज पसंद है, चाहे उसे कोई भी चीज क्यों ना पसंद
पसंद हो, अगर मैं उसे हासिल कर सकता हूँ तो मैं उसे हासिल करके उसे वो जरूर खिलाऊंगा। ल्यूसी को जुंजी की बात सुनने के बाद काफी ज्यादा झटका लगता है। वो कहती है तो इसका मतलब ये है कि इसकी नजर में इस बिल्ली की अहमियत मुझसे भी ज्यादा है। इस स्पिरिट फ्रूट को यहाँ पर खरीदना चाहती थी, लेकिन इसने स्पिरिट फ्रूट को खरीदकर इस बिल्ली को खिला दिया। स्पिरिट बीस भी उसकी तरफ घूर कर देखता है। उसके बाद हमारा स्पिरिट बीस जंप करते हुए साइड के ऊपर चला जाता है। हमारा जुंजी कहता है तुम कहाँ पर जा रहे हो, लगता है इसका पेट भर गया, अभी चला गया है। जुंजी वहाँ से सीधा अपने रूम की तरफ जाता है। रात वहाँ पर गुजारने के बाद सुबह के वक्त हमारा जुंजी घूम फिर कर फिर से वापस आता है और मिस सूजिया से पूछता है क्या मेरा स्पिरिट बीस जागा के नहीं। वो कहती है वो जागा नहीं है, वो अभी तक सो रहा है। उसकी बॉडी के अंदर से काफी अजीब सा ऑरा निकल रहा है और वो काफी ज्यादा अजीब है। मैंने पहले उसकी बॉडी से इस तरह का ऑरा महसूस नहीं किया, लेकिन उसको महसूस करने के बाद मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि उससे कोई कुछ बुरा होने वाला है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि उसे डिस्टर्ब करना चाहिए। तुम्हारा जुंजी से कहता है अच्छा ठीक है, तुम्हारा शुक्रिया, उसके ऊपर नजर रखना। जुंजी से कहता है एक और बात है, अब जबकि ल्यूआन की सारी टेंशन मेरे ऊपर है तो मुझे लगता है कि वो तुम्हारे बारे में भूल चुका है। अपने होमलैंड में वापस जा सकती हो, तुम अपने होमलैंड में बिना किसी डर के चली जाओ। तो कहते तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया स्वॉर्ड मास्टर लूजन, तुमने यहाँ पर मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान किया है। तो यहाँ पर सोच भी नहीं सकती कि मैं इसके बदले में तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ, मैं इसके बदले में तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊंगी। यहीं पर वो उसे कुछ कहने लगती है, शायद वो उसे कह रही होती है कि अपनी बॉडी के साथ रिपेयर करो। तो हमारे जुंजी उससे पहले ही रोक देता और कहता है नहीं, सबकी जरूरत नहीं है। जुंजी उससे कहता है मैंने तुम्हें स्काई स्टार सिटी के बाहर तुम्हें बता दिया था कि हमने तुमसे जो स्पिरिट फ्रूट्स लिए थे वो सारे स्पिरिट फ्रूट्स के बदले में तुम्हारी यहाँ पर मदद करने वाला हूँ। इसका मतलब यह है कि जहाँ पर हम दोनों का हिसाब बराबर हो चुका है, मैंने उन स्पिरिट फ्रूट्स की कीमत चुका दी है। साथ ही वो फिर से कुछ कहने लगती है लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हें देने वाली हूँ। तुम्हारा जुंजी से कहता है नहीं चली जाओ। तुम्हारा जुंजी उसके पास से आगे गुजर जाता है और उससे कहता है कि अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ तुम्हें अपनी फैमिली से अलग हुए, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारे फादर तुम्हें लेकर काफी ज्यादा परेशान होंगे। जब तुम वापस जाओगी तो वो तुम्हें देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे, इसलिए प्लीज जल्दी से वापस चली जाओ। तो कुछ ही दिनों में मैं यहाँ पर ग्रेट फैमिलीज के कंपटीशन को अटेंड करने वाला हूँ। 6 ग्रेट फैमिलीज के कंपटीशन को अटेंड करने के लिए मुझे उन सभी लोगों से निपटना पड़ेगा जो सभी लोग मेरे खिलाफ होने वाले हैं, क्योंकि जब वो कंपटीशन स्टार्ट होगा तो मेरी मुश्किलात और भी ज्यादा बढ़ने वाली हैं। अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो ये सारी की सारी मुश्किलात का सामना तुम्हें भी करना पड़ेगा। मैं नहीं चाहती कि तुम यहाँ पर मेरे साथ इन सारी मुश्किल में पड़ जाओ। इस सूजिया उससे कहती है अच्छा ठीक है, अगर तुम इसी तरह चाहते हो तो फिर ठीक है, मैं यहाँ पर तुम्हें बाय बोलती हूँ। तो वो उसे बाय बोलने के बाद वहाँ से आगे की तरफ बढ़ जाती है। साथ ही वो रोना शुरू कर देती है और कहती है मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कि हम दोनों एक दूसरे के पास से सिर्फ गुजर कर ही आगे चले गए हैं। मुझे लगा था कि शायद हम दोनों के बीच में कुछ हो सकता है और उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। जबकि रात के वक्त का सीन दिखाते हैं। रात के वक्त हमारी ल्यूसियांग बैठी कल्टीवेट कर रही होती है। जुंजी उसके पास पहुंच जाता है। ल्यूसियांग उसे देखते ही कहती है कौन है वहाँ पर, और साथ ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए अपनी आइस के साथ एक पाम बनाती है और उसके ऊपर अटैक कर देती है। हमारा जुंजी भी अपनी एनर्जी के साथ उसके अटैक को ब्लॉक करता है। वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है और उस धमाके घटने के बाद वहाँ पर दिखाते हैं हमारा जुंजी अपनी रियल फॉर्म में होता है और उसके सामने खड़े उसे कहता है 2 साल गुजर चुके हैं। 2 साल पहले तुम सिर्फ एक छोटी सी बच्ची थी और तुम्हें ये भी नहीं पता था कि स्पिरिट पावर होती क्या है, लेकिन अब यहाँ पर देखो तो सही, तुम हीवन राम की 4th लेवल तक पहुंच चुकी हो और तुम स्पिरिट पावर को भी यूज कर सकती हो। इस वक्त 9 फ्रोजन पैलेस की तरफ से इस कंपटीशन को जीतने के लिए यहाँ पर आई हो। इसका मतलब यह है कि तुम मिलियंस में एक हो। ल्यूजियांग हमारे जुंजी को देखकर नहीं पहचानती। वो उसे कहती है तुम ब्लैक ड्रेस में, मुझे लगता है कि तुम एक असैसिन हो। तुम यहाँ पर मेरी मेडिटेशन को डिस्टर्ब करने के लिए आए हो और मुझे मारने के लिए आए हो। तुम्हें किसने यहाँ पर भेजा है? जुंजी इस बात से काफी हैरान होता है और कहता है क्या तुमने यहाँ पर मुझे पहचाना नहीं? आदमी हमारा जुंजी सोच रहा होता है मैंने यहाँ पर अपनी अपीयरेंस को नॉर्मल में चेंज किया है, यानी कि मैं दोबारा से जुंजी बन चुका हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पर मुझे पहचान क्यों नहीं रही? ल्यूजियांग फिर से अपने हाथ को सामने की तरफ करते हुए एनर्जी को रिलीज करते हुए जुंजी के ऊपर अटैक करती है और उसे कहती है मैंने तुम्हें नहीं पहचाना, तुम कौन हो? जुंजी अपनी ब्लैक स्वॉर्ड को निकालते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करता है। वो यहाँ पर उस अटैक को बर्दाश्त कर रहा था क्योंकि वो अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है। जुंजी कहता है इसका चील तो बहुत सा हॉरिफाइंग है। तो जुंजी कहता है इस वक्त मेरी बॉडी बहुत ज्यादा स्पेशल बॉडी है, यानी कि मेरे पास ग्लास एट्रीब्यूट है। अगर ये यहाँ पर नॉर्मल आइस मैजिक को यूज करती तो मेरे पर काम नहीं करते, लेकिन इस लड़की ने यहाँ पर जिन भी अटैक्स को यूज किया वो मेरे पर काम कर रहे हैं। मैं यहाँ पर ज्यादा देर तक रेजिस्ट नहीं कर पाऊंगा। जुंजी फिर से चलाकर उसे कहता है ल्यूजियांग क्या तुम मुझे भूल चुकी हो? मैं तुम्हारा ब्रदर जून हूँ। क्या तुम वाकई में मुझे भूल गई हो? क्या तुम्हें बिल्कुल भी याद नहीं कि मैं कौन हूँ? ल्यूजियांग उसे कहती है नहीं तुम मुझे बिल्कुल भी याद नहीं हो, मेरा कोई भी ब्रदर नहीं है। अगर तुम मेरे ब्रदर तो फिर मैं तुम्हारी ग्रैंड मदर हूँ। और साथ ही वो अपने हाथ को फिर से सामने की तरफ करते हुए एनर्जी को रिलीज करते हुए जुंजी के ऊपर पाम से अटैक करती है। अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है। जुंजी काफी जख्मी होता है। वो उसे कहता है ल्यूजियांग हम एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, जब हम दोनों छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे। हम दोनों ने बहुत कुछ एक साथ मिलकर फेस किया है। हम लोग यहाँ पर दोबारा से रीयूनाइट हो रहे हैं और तुम यहाँ पर मुझे बिल्कुल भी पहचान नहीं रही। मुझे लगता है कि जैसे कि तुम मुझे देखना ही नहीं चाहती। तो ल्यूजियांग का अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिससे हमारा जुंजी पीछे की तरफ गिर जाता है। वो फिर से उसे कहती है अपनी बकवास बंद करो, मुझे तुम्हारी किसी बकवास के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं है, तुम एक असैसिन हो और तुम्हें यहाँ पर मरना होगा। हमारा जुंजी पीछे की तरफ गिरता है और अपने आप को रोकते हुए कहता है मुझे लगता है कि ये वाकई में मेरे बारे में सब कुछ भूल चुकी है, मुझे इसे किसी न किसी तरह से याद दिलाना होगा। जिस शुई ल्यूजियांग को मैं जानता था वो एक इंसान थी, ना कि इस तरह का एक वेपन थी। ये तो एक वेपन की तरह है। तो ल्यूजियांग फिर से हमारे जुंजी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे की तरफ बढ़ती है। तो हमारा जुंजी कहता है चाहे कुछ भी हो जाए, जिसके साथ जो कुछ भी हुआ है मैं उसकी तह तक जाऊंगा और जाकर इस मसले को सॉल्व करूंगा। क्या है मुझे भूल क्यों गई है? जब हमारे जुंजी के करीब पहुंचते हैं हमारा जुंजी उसके हाथों में अपने हाथ डाल देता है और उसको वहां पर ब्लॉक करता है और उसे कहता है ल्यूजियांग मेरा नाम चूजियांग जुन है, तुमने मुझे प्यार से जुंजी कहा था और तब से मैं अपना नाम जुंजी लेता हूँ।
मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, क्या तुम इस बारे में भूल चुकी हो? क्या तुम मुझे भूल चुकी हो? क्या तुम हमारी शादी को भूल चुकी हो? चू जियांग उसकी बात सुनने के बाद रुक जाती है और उसे कहती है, क्या तुम मेरे हस्बैंड हो? मैं किसी भी चू जियांग को नहीं जानती। जुनजी काफी खुश हो जाता है और कहता है, हाँ मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। जैसे हमारा जुनजी वहाँ पर खुश होकर उसे कहता है कि हाँ मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, उसी के साथ ही सर पे हाथ रखती है और जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। जब वो जोर जोर से चिल्ला रही होती है तो उसके चिल्लाने की वजह से उसका ऑरा रिलीज होता है। वहाँ जितने भी ड्रम्स होते हैं सभी लड़के वहाँ पर जाग जाते हैं और कहते हैं, बाहर क्या हो रहा है? अचानक से इतनी ज्यादा शोर की आवाज आ रही है और साथ ही काफी ज्यादा ठंडी महसूस हो रही है। चू जियांग अपनी पावर्स के ऊपर से कंट्रोल को खो देती है। जब वो वहाँ पर चिल्ला रही होती है तो उसकी एनर्जी रिलीज होती है और वहाँ पर बड़े बड़े आइस क्रिस्टल्स बन जाते हैं। तुम्हारा जुनजी भी इसके पास खड़ा होता है। जुनजी से कहता है, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? तुम्हें इतनी ज्यादा पेन क्यों महसूस हो रहा है? मुझे जल्दी से बताओ कि 9th फ्लोर पैलेस वालों ने तुम्हारे साथ क्या किया है? तुम्हें इतनी ज्यादा दर्द क्यों महसूस हो रही है? लेकिन लिू जियांग उसकी कोई भी बात नहीं सुन रही होती, वो वहाँ पर जोर जोर से चिल्ला रही होती है। वहाँ पर जी कियान भी पहुंच जाती है। जी कियान भी अपनी पावर्स को रिलीज कर रही है। तो जुनजी कहता है, जी क्या? जहाँ पर तो उसकी दोस्त आके वो जल्दी से अपने आप को दोबारा से कंसील कर लेता है। तुम्हारा जुनजी वहीं पर गायब हो जाता है, जिसकी वजह से जी कियान उसे वहाँ पर देख नहीं पाती। जी कियान हन वहाँ पर आने के बाद अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए लिू जियांग के ऊपर अटैक करती है। लिू जियांग की बॉडी के अंदर से क्रिस्टल निकलता है। वो क्रिस्टल उसको मैनिपुलेट करने के लिए होता है। हमारा जुनजी उस क्रिस्टल को देखते ही बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है, ये तो एक स्पिरिट स्टोन है जो कि मैनिपुलेट करने के लिए। लगता है कि इन लोगों ने इसकी बॉडी के अंदर मैनिपुलेशन वाला क्रिस्टल डाला है जिससे ये इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो जी कियान हान वहाँ पर उस क्रिस्टल को बाहर निकालने के बाद अपनी एनर्जी की मदद से लिू जियांग को दोबारा से मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है ताकि वो उसकी एनर्जी को कंट्रोल कर सके। जी कियान हान इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा होती है। वो उसे कहती है, तुम कमीनी कहेंगी, तुम्हारी बॉडी के अंदर हमने मैनिपुलेशन वाला स्टोन डाल दिया। स्टोन मेरी मास्टर की बॉडी के अंदर होता तो वो भी कभी भी यहाँ से भाग नहीं सकती थी, यानी कि वो भी अपने ऊपर से कंट्रोल को खो नहीं सकती थी। लेकिन तुम यहाँ पर मेरी मास्टर से अपने आप को कंपेयर करने की कोशिश कर रही हो। तुम्हें लगता है कि तुम मेरी मास्टर से ज्यादा बेहतर हो। साथ ही वो एनर्जी को रिलीज करते हुए लिू जियांग के ऊपर अटैक करती है। वो लिू जियांग को सजा दे रही होती है, यानी कि वो बार बार उसके पास स्लैशेस लगाती है और कहती है, कमीनी घटिया लड़की कहेंगी, दोबारा तुमने यहाँ पर इस तरह की कोई हरकत की, तुम यहाँ पर इस क्रिस्टल की एनर्जी से निकलने की कोशिश की तो फिर तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। हम तुम्हें पहले से यहाँ पर सिर्फ इसी शर्त पर लेकर आए थे कि ये स्टोन तुम्हारी बॉडी के अंदर रहेगा। तुमने यहाँ पर आने के बाद फिर से हमें धोखा देने की कोशिश की। तुम यहाँ पर मुझे मुश्किल में डाल रही हो। तो यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 184 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे आप सब लोग स्वर्ड किंग एपिसोड 185 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि लिू जियांग अपनी बॉडी के ऊपर से अपना कंट्रोल खो देती है, जिसकी वजह से जी कियान हान को वहां पर आकर उसकी बॉडी के अंदर से मैनिपुलेटिंग स्टोन को दोबारा से एक्टिवेट करना पड़ता है और साथ ही वो उसको सजा देते हुए उसके ऊपर अटैक करती है, उसके ऊपर काफी से स्लैशेस लगाती है, साथ ही उसे गालियां दे रही होती है और कहती है, लड़की कहेंगी, तुम्हारी वजह से मुझे यहाँ पर मुश्किलें पड़ना पड़ गया है, यहाँ पर मेरे कंट्रोल से निकलने की कोशिश की। ये तो अच्छी बात है कि मेरी मास्टर ने मुझे यहाँ पर तुम्हें दोबारा से सुप्रेस करना, तुम्हारी पावर्स को कंट्रोल करना सिखाया है। अगर मैं यहाँ पर नहीं कर पाती तो यहाँ पर तुमने तबाही मचा देनी थी और सभी लोग मारे जाते। पर लिू जियांग के ऊपर और भी ज्यादा स्ट्राइक्स लगाती है। फिर साथ ही वो आगे बढ़ती है और उसे कहती है, मुझे इस बारे में जरा भी फिक्र नहीं है कि तुमने यहाँ पर क्या किया। मैं वापस जाकर किसी को इस बारे में बताऊंगी भी नहीं, लेकिन तुम्हें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही टास्क दिया गया है। तुम्हें 6 बड़ी फैमिली के कंपटीशन को जीतना होगा। हमारे सेक्टर के लिए इस कंपटीशन को जीतना है। अगर तुम नहीं जीत पाए तो फिर तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा होगा। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मेरी बात को याद रखना होगा, किसी दूसरे की किसी बात के ऊपर कान मत धरना। वो उसे कहती है, ठीक है मैं समझ गई, तुमने जो भी कहा मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। जी कियान उसे कहती है, चलो अब यहाँ से चलते हैं, काफी ज्यादा देर हो चुकी है। अभी हमें ल्यू हाउस में वापस जाकर उनसे माफी मांगना होगी। पहले मेरे साथ मेरे रूम में चलो, वहाँ पर जाने के बाद मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हें उन लोगों से क्या कुछ कहना है, क्योंकि तुम्हें तो सिर्फ वही कुछ कहना होता है जो मैं तुम्हें कहती हूँ। उसे कहती है, ठीक है मैं समझ गई। साथ ही जी कियान हान सोच रही होती है, यहाँ पर हुआ क्या, आखिर ये यहाँ पर इतनी ज्यादा पावर्स को क्यों रिलीज कर रही थी। लगता है कि यहाँ पर ल्यू फैमिली वालों ने अपने किसी असैसिन को भेजा था, किसी बंदे को भेजा होगा जो यहाँ पर इन्वेस्टिगेट कर रहा था कि इसके पास कौन कौन सी पावर्स हैं। इसके वहां से चले जाने के बाद हमारा जुनजी जो कि वहाँ पर अपनी पावर्स को कंसील करके खड़ा होता है, वो जैसे अपनी पावर्स को अनलॉक करता है उसी के साथ ही उसके मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो काफी ज्यादा जख्मी होता है। वो कहता है, फ्रोजन पैलेस वालों ने पता नहीं शू इसके साथ क्या किया है, उन्होंने मेरे लिू जियांग के साथ जो कुछ भी किया है इसके बदले में इन सभी को नहीं छोड़ूंगा। मैं पूरे के पूरे 9th फ्लोर पैलेस को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, मैं सभी लोगों को मार डालूंगा। फिर साथ ही हमारे जुनजी को वहाँ पर काफी ज्यादा ऑरा महसूस होता है। जुनजी जल्दी से अपनी अपीयरेंस को चेंज करता है। जुनजी कहता है, मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा ऑरा महसूस हो रहा है, लगता है कि यहाँ पर जी कियान हान ने जो कुछ भी सस्पेक्ट किया था वो बिल्कुल ठीक था। वो अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए वहाँ पर महसूस करने की कोशिश करता है कि यहाँ पर कौन है। जल्दी से जंप करते हुए छत के ऊपर जाता है तो वहाँ पर उसे एक बंदा दिखाई देता है जो कि इनके ऊपर नजर रख रहा था। जुनजी कहता है, मुझे लगता है कि ल्यू फैमिली वाले 9th फ्रोजन पैलेस के ऊपर भरोसा नहीं करते, इसी वजह से उन लोगों ने अपने एक स्पाई को यहाँ पर छोड़ा हुआ है जो इनके ऊपर नजर रख रहा था। मुझे तो लगता है कि यहाँ पर ल्यू फैमिली की एल्डर ने इसको भेजा होगा ताकि इनको इन्वेस्टिगेट कर सके। बंदा जब वहाँ पर पहुंचता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। फिर साथ ही वो वहाँ से भागकर वापस चला जाता है। तुम्हारा जुनजी कहता है, जी कियान हान को पहले से पता चल चुका था कि ये बंदा यहाँ पर इनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए इनके करीब पहुंच चुका है, इसी वजह से वो यहाँ से चली गई है। ये बंदा तो जी कियान हान के लेवल के बराबर भी नहीं पहुंच सकता। हमारा जुनजी उसका पीछा
पीछा करता है और उसका पीछा करते हुए सीधा उस जगह के ऊपर चला जाता है जहाँ पर वो अपने मास्टर को रिपोर्ट करने के लिए जाता है। हमारा जुंजी भी इसका पीछा करता है। जुंजी कहता है चलो शुक्र है कि मैंने इसका पीछा किया और मुझे पता चल गया कि यहाँ पर कौन इस सब के पीछे है। इसके पीछे मास्टर लियू गु क्योंग है। उस स्पाई अपने मास्टर के पास जाता है और उसे कहता है मास्टर शुई लियू जियांग अपने रूम के अंदर नहीं थी। जब मैं वहाँ पर इन्वेस्टिगेट करने के लिए गया तो वो वहाँ पर नहीं थी। मुझे लगता है कि उनको पहले से पता होगा, इसी वजह से जी कियान हान ने उसे अपने रूम के अंदर ट्रांसफर कर लिया, एक क्वार्टर में चली गई है। मुझे ये बताया कि क्या मुझे फिर भी उनके ऊपर नजर रखने के लिए जाना पड़ेगा, क्या मैं उन दोनों के ऊपर जाकर नजर रखूं? मास्टर से कहते हैं नहीं, अब इसकी जरूरत नहीं है। कियान हान कोई आम सी औरत नहीं है, वो बहुत ही चालाक है। अगर तुम उनके पीछे जाओगे तो उसे पता चल जाएगा। उसने यहाँ पर मूव करना स्टार्ट किया तो इसका मतलब यह है कि उसे पहले से पता है कि तुम उसके पीछे थे और तुम उसके ऊपर नजर रख रहे थे। तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाओगे। तुम्हें एक और बात बता दूं कि यहाँ पर इस 6 बड़ी फैमिलीज के कंपटीशन को ज्वाइन करने के लिए, इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए जितने भी लोग आए हैं वो सारे के सारे कोई आम लोग नहीं है, बल्कि बहुत ज्यादा स्पेशल लोग हैं। सभी की ट्रिक्स और एबिलिटीज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, उन सभी को अंडर एस्टिमेट भी नहीं किया जा सकता। हमारा जुंजी कहता है ये बंदा तो एक स्कीमर है, मुझे लगा ही था। लगता है कि ये उस लियूआन का फादर है। मुझे इसी वजह से लगा ही था कि लियूआन इतना ज्यादा बुरा है तो उसका फादर कितना बुरा हो सकता है, क्योंकि जैसा बेटा वैसा बाप होगा, जैसा बाप वैसा बेटा होता है। तुम्हारा जुंजी जब वहाँ से जाने लगता है तो उसी वक्त वहाँ पर वो बंदा कुछ ऐसी बात कह देता है जिसकी वजह से हमारे जुंजी को वहीं पर रुकना पड़ जाता है। वो कहता है कि उस कमीनी लियू मेंग जैन के बारे में बताओ। लियू मेंग जैन हमारे जुंजी की मदर का नाम है। तो जैसे ही वो इसकी मदर का नाम लेते हैं हमारा जुंजी वहीं पर रुक जाता है। उसका स्पाई उसे कहता है सर उसकी हालत में तो कोई भी चेंज नहीं है, वो जहाँ पर थी वहीं पर है। वो कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है। साथ ही वो मास्टर सोच रहा होता है वो लड़की हमेशा ही मुझसे एक स्टेप आगे रहती थी। मुझे पता है कि वो लड़की एक बहुत बड़ी जीनियस है। पिछले 18 साल से मैं बिल्कुल भी चैन से नहीं बैठ पाया क्योंकि मुझे पता है कि वो अभी तक जिंदा है। पहले तो मुझे भी ऐसे ही लगा था कि वो मेरा सब कुछ मुझसे छीन कर ले जाएगी, लेकिन उसके बाद जब उसके साथ वो स्कैंडल हुआ, उसने शादी से मना किया और उसके बाद वो सब कुछ हुआ, बाद से उसे कन्फाइनमेंट में डाल दिया गया और मेरे लिए ये काफी ज्यादा अच्छा था। ये सब कुछ उसकी अपनी गलती थी। इसी के साथ ही वो स्पाई से कहता है एक और खबर है। वो उनसे कहता है कि एक एल्डर था, वो एल्डर उससे मिलने के लिए गया था। वो मेंग जैन से मिलने के लिए गया, वो उनसे कुछ बात कर रहा था। काफी देर उसने उससे बात की लेकिन मैं उनकी बातें नहीं सुन सका क्योंकि मैं उनसे काफी ज्यादा दूर था। माया जुंजी को अपनी मदर की लोकेशन के बारे में पता चल चुका है। माया जुंजी कहता है तो मेरी मदर को स्काईफॉल अबिस में डाला गया है। उन्हें क्या लगता है कि वो मेरी मदर को एक ऐसी जगह के ऊपर रख सकते हैं? माया जुंजी कहता है स्काईफॉल अबिस। माया जुंजी कहता है स्काईफॉल अबिस अर्थ के खोल के काफी ज्यादा करीब है। एक ऐसी जगह पर है जहाँ पर एक मीटेओराइट आकर गिरा था। जब से वो मीटेओराइट वहाँ पर गिरा है वहाँ पर कोई भी चीज सर्वाइव नहीं कर सकती, जहाँ तक कि वहाँ पर पौधे और घास भी नहीं होती। यहाँ तक एक बहुत ही डेडली ओरा वहाँ पर से रिलीज होता है और उस डेडली ओरा ने आसपास के पूरे एरिया को कवर किया होता है। तो भी बंदा उस ओरा के साथ कांटेक्ट में आता है उसकी बॉडी में जबरदस्त पेन होना स्टार्ट हो जाता है और वो बहुत ज्यादा दर्द से चिल्लाना शुरू कर देता है। ये जो इसका मास्टर है ये लियू मेंगजैन का भाई भी है, ये उसका सुतेला भाई है। तो लियू गो कियांग कहता है लियू मेंगजैन एक बहुत बड़ी जीनियस है, वो मेरी बहन है। हालांकि हम दोनों की मदर अलग है लेकिन हमारा फादर एक है। मेरे फादर उस लड़की से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, उससे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। इसी वजह से कि इतनी बड़ी गलती करने के बावजूद भी फादर ने कहा था कि उसको मारना नहीं है, उसको मरने नहीं दिया जाए। इसी वजह से उन्होंने उसे जिंदा रखा हुआ है। अगर मेरे फादर इस तरह की शर्त नहीं रखते तो मैंने कब का उसको मार दिया होता। तो उनका स्पाई से कहता है लेकिन सर अब इस बात से क्या फर्क पड़ता है? 18 साल से वो उस एरिया में है जहाँ पर वो डेडली ओरा उसकी बॉडी के अंदर है। अब तो वो एक जिंदा लाश की तरह है, तो मुझे नहीं लगता कि अब उससे ज्यादा फर्क पड़ता है कि वो जिंदा है या मरी हुई है। उसका मास्टर से कहता है लेकिन फादर अभी भी उसको मरने नहीं देना चाहते। वो उन्होंने वहाँ पर उसे क्या तो किया हुआ है लेकिन अभी भी वो चाहते हैं कि वो जिंदा रहे। इसका मतलब यह है कि उसकी काफी ज्यादा वैल्यू है। फादर उसे अभी भी बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। फिर साथ ही वो उसे कहते हैं मुझे ये बताओ क्या वो एंशिएंट सेलेस्टियल लॉकिंग फॉर्मेशन क्या वो फिक्स हो चुकी है या नहीं? स्पाई उनसे कहता है उसके रिपेयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। कल ही हम लोगों ने उनके रिपेयर्स को कंप्लीट किया था और उसके बाद वो सारे लोग जो कि उसको रिपेयर कर रहे थे वो वापस आ चुके हैं। उसका मास्टर उसे कहता है तुम्हें पता है ना कि वो एंशिएंट सेलेस्टियल लॉकिंग फॉर्मेशन स्काईफॉल अबिस के ऊपर बिछाई गई है ताकि वहाँ पर कोई भी अंदर अपनी मर्जी से ना जा सके और अगर कोई चला जाए तो वो बाहर ना निकल सके। इसलिए उसे जल्दी से जल्दी रिपेयर करना होगा, उसके ऊपर कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता। स्पाई उनसे कहता है सर आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपके इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक हमने बिल्कुल वैसे ही किया जैसा आपने कहा था। साथ ही एल्टर ब्लैक माउंटेन स्पेशली वहाँ पर जाएंगे और जाकर लियू मेंगजैन की बॉडी के ऊपर अपना सारा ओरा कंसंट्रेट करेंगे। तो सरे फॉर्मेशन के साथ कुछ चेंजेस करेंगे जिसकी वजह से लियू मेंगजैन की बॉडी के ऊपर वो जो डेडली ओरा है उसकी कंसंट्रेशन पहले से ज्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से और भी ज्यादा पेन होगा और मुझे नहीं लगता कि वो ज्यादा देर तक वहाँ पर जिंदा रह पाएगी। पिछले 18 साल उसने वहाँ पर गुजार लिए लेकिन अब वो यहाँ पर 1 महीना भी नहीं निकाल पाएगी। आप बिल्कुल परेशान ना हो, तो आप उसको ऐसे समझें जैसे कि वो मर चुकी है। हमारा जुंजी उनकी बातें सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था। हमारा जुंजी कहता है हमारा जुंजी उनकी बातें सुनने के बाद काफी गुस्सा हो रहा था और कहता है मुझे मेरी माँ की लोकेशन के बारे में पता चल चुका है लेकिन ये वक्त ठीक नहीं है कि वहाँ पर जाकर अपनी माँ को बचाया जा सके। इसी के साथ ही उस स्पाई का मास्टर से कहता है मैं तुम्हें एक और बात बताऊं, सुना है कि स्वर्ण मास्टर लू जुन जहाँ पर आ चुका है, वो भी हीरो पार्टी में आया है। मुझे उस लड़के की एबिलिटीज के बारे में कुछ नहीं पता कि वो लड़का क्या कर सकता है और कितना स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमें पता होना चाहिए कि वो क्या कर सकता है। तो उनका स्पाई उनसे कहता है सर आपको पता है कि कल की पार्टी में ब्लैक माउंटेन एल्डर भी आने वाले हैं, तो मुझे लगता है कि ब्लैक माउंटेन एल्डर के वहाँ पर आने के बाद हम लूजन और इन दोनों के दरमियान में एक स्पार करवा सकते हैं। आपको क्या लगता है कि इस स्पार के दौरान में कौन मरेगा और कौन जिंदा रहेगा? जी कहता था ये लोग फिर से यहाँ पर स्कीम बनाने वाले हैं, तो चलो फिर ठीक है, देखते हैं कि कल यहाँ पर क्या करने वाले हैं।
कि अगर ये लोग खुद से मेरे पास आने वाले हैं तो फिर मुझे भी यहाँ पर इनको मारने में देर नहीं करनी चाहिए। हमारा जुंजी जब वहाँ से वापस आता है तो उसका स्पिरिट भी इस पे जाग चुका होता है। वो जल्दी से भागता हुआ हमारे जुंजी के पास आता है। हमारा जुंजी उसे कहता है तो तुम तो जाग गए। साथ ही वो उसे उठाकर कहता है तुम्हारी बॉडी के अंदर तो बिल्कुल भी चेंजेस नहीं आए। मुझे तो लगा था कि इतने सारे फ्रूट्स को खाने के बाद तुम्हारी बॉडी चेंज होगी, बड़ी होगी, या फिर ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। ये बताओ कितने सारे फ्रूट्स का तुमने क्या है। तो वो साथ ही उसे कहता है न्या न्या। तो हमारा जुंजी कहता है क्या तुम व्हाइट टाइगर को बुलाना चाहते हो? अच्छा ठीक है, मैं उसको बुलाता हूँ। जुंजी अपने व्हाइट टाइगर को बाहर निकालता है। जब वो व्हाइट टाइगर को बाहर निकालता है तो वो लिटिल बीस्ट जो होता है वो अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए इसके माइंड के अंदर घुस जाता है, कंप्लीटली कंट्रोल कर लेता है। तुम्हारा जुंजी कहता है जो तो बहुत ही हैरान करने वाली बात है, तुम तो अपनी पावर्स के साथ इस व्हाइट टाइगर को भी कंट्रोल कर सकते हो। ये काफी ज्यादा अच्छी बात है। साथ ही वो टाइगर के साइज को छोटा और बड़ा भी कर सकता है, यानी कि उसको कंट्रोल कर सकता है। जुंजी इस बात से और भी हैरान हो जाता है और कहता है लिटिल स्पिरिट तुम तो वाकई में काफी ज्यादा जीनियस हो। मुझे लगता है कि तुम्हें व्हाइट टाइगर की बॉडी काफी ज्यादा पसंद है। तुमने तो इस बॉडी को पहले से अपना अपना लिया है। तुम जब चाहे इसकी बॉडी के अंदर जा सकते हो और इसको कंट्रोल कर सकते हो। जुंजी से कहता है मेरे स्पिरिट बीस्ट तुम्हारी पावर्स काफी ज्यादा अच्छी हैं। मेरे इस व्हाइट टाइगर की इनडिस्ट्रक्टेबल बॉडी के साथ तुम्हारी पावर्स और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। मुझे लगता है कि तुम दोनों का कपल काफी ज्यादा अच्छा बनेगा। वो लिटिल बीस्ट उस व्हाइट टाइगर की बॉडी के अंदर से बाहर निकल आता है, हमारे जुंजी के पास आ जाता है। हमारे जुंजी उसे कहता है तुम पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, तुमने लेवल अप किया है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम अभी भी बात नहीं कर सकते और जब तक तुम बात नहीं कर पाओगे तब तक मुझे लगता है कि ये काफी ज्यादा अजीब रहेगा तुमसे इस तरह इशारों में बात करना। साथ ही हमारे जुंजी से कहता है मुझे अभी तक तुम्हारे बारे में समझ नहीं आ रही, क्या तुम हो क्या। उसके बाद हमारा जुंजी अगले दिन वहाँ पर कल्टीवेट करने के लिए बैठा होता है। जुंजी वहीं पर बैठे बैठे सोच रहा होता है, लगता है कि वो मास्टर गु क्योंग आज यहाँ पर कोई अपनी चाल चलने वाला है, तो मुझे यहाँ पर रेडी होना होगा। तो उसी वक्त ल्यूसी वहाँ पर पहुंच जाती है और हमारे जुंजी से कहती है स्वर्ड मास्टर लूजन क्या आप रेडी हैं? शाम के वक्त हमने एक बैंक्वेट पार्टी का बंदोबस्त किया है, क्या आप हमारी इस बैंक्वेट पार्टी में शामिल होना चाहेंगे? हमारे जुंजी से कहता है हाँ क्यों नहीं। जुंजी कहता है लगता है कि ये प्लान स्टार्ट हो चुका है, गु क्योंग ने यहाँ पर अपनी चाल चाल दी है। रात के वक्त एल्टर ब्लैक माउंटेन वहाँ पर आने वाला है। रात के वक्त का सीन दिखाया जाता है। शाम के वक्त हमारा जुंजी उस बैंक्वेट पार्टी में पहुंच जाता है तो एल्डर गु क्योंग उसे कहते हैं स्वर्ड मास्टर लूजन प्लीज इस तरफ आए, आपके लिए सबसे बेस्ट सीट रखी है। हमारे जुंजी से कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो वहाँ पर पहले से काफी सारे लोग मौजूद होते हैं। हमारा जुंजी वहाँ पर पहुंचता है। हमारे जुंजी की नजर सबसे पहले ल्यूसी आंखें पर पड़ती है जो कि सामने टेबल पर बैठी होती है। जुंजी जैसी वहाँ पर एंटर होने लगता है उसी वक्त साइड के ऊपर से एक मास्टर आता है, उसे कहता है लड़के क्या तुम्हारा नाम स्वर्ड मास्टर लूजन है? मास्टर गु क्योंग हमारे जुंजी को इसके साथ इंट्रोड्यूस करवाते हैं और उसे कहते हैं स्वर्ड मास्टर लूजन इस बंदे का नाम एल्टर ब्लैक माउंटेन है और ये काफी ज्यादा नॉलेजेबल इंसान है, इसे स्पिरिचुअल फॉर्मेशंस के बारे में काफी कुछ पता है। हमारे एंशिएंट स्टार सेक्टर का एक बहुत ही पावरफुल पिलर है। ब्लैक माउंटेन एल्टर भी वहाँ पर हमारे जुंजी से कहता है तुम्हारे अचीवमेंट्स के मुकाबले में मेरी अचीवमेंट्स तो बहुत ज्यादा कम है, तुम्हारा नाम मुझसे ज्यादा है। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 185 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में हमारे जुंजी और ब्लैक माउंटेन एल्टर दोनों की स्पार देखेंगे कि ये दोनों आपस में किस तरह फाइट करने वाले हैं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? स्वर्ड किंग के एपिसोड 186 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था टू फैमिली के एल्डर हमारे जुंजी को बैंक्वेट पार्टी में स्पेशली बुलाते हैं जहां पर एल्डर ब्लैक माउंटेन भी आने वाले हैं जो कि फॉर्मेशंस के एक्सपर्ट है। तो जब वो वहां पर पहुंचते हैं तो हमारे जुंजी से कहते हैं तुम्हारे बारे में मैंने काफी कुछ सुना है, तो तुम ही वो स्वर्ड मास्टर लूजन हो, बहुत ज्यादा फेमस हो, तुम्हारे मुकाबले में मेरी अचीवमेंट्स काफी ज्यादा कम है कि मुझे फॉर्मेशंस और रे फॉर्मेशंस के बारे में काफी कुछ पता है, मुझे काफी ज्यादा नॉलेज है। साथ ही उसे कहते हैं मैं जहाँ पर तुम्हें इतना बताना चाहता हूँ, मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ मैं बता सकता हूँ कि मैंने एक बार एक बहुत ही स्पेशल फॉर्मेशन बनाई थी जिसे स्पिरिट फॉर्मेशन कहा जाता है, जिसे पर्पल शिमर स्टार फॉर्मेशन कहते हैं। एक वाकई में ट्रू फॉर्मेशन थी। उस फॉर्मेशन के बारे में मैं कह सकता हूँ कि मैंने उस फॉर्मेशन को बनाया था। जबकि तुम्हारी जो वेंजियन पवेलियन की स्वर्ड फॉर्मेशंस हैं वो काफी ज्यादा अजीब हैं। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी फॉर्मेशंस काफी ज्यादा लैकिंग हैं? जुंजी उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है लगता है ये बंदा जानबूझकर मुझसे इस बारे में बात कर रहा है क्योंकि यहाँ पर बातों में ये मुझे कहेगा कि मुझे इसके साथ फॉर्मेशंस के साथ स्पार करनी है। तो फिर ठीक है, मैं भी यहाँ पर इसको एंटरटेन करना। तुम्हारा जुंजी उसे कहता है अरे इस बात का क्या मतलब है? क्या तुम ये बात कहना चाहते हो कि हमारी वेंजियन पवेलियन की जो फॉर्मेशंस हैं वो इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है? अगर ऐसी बात है तो फिर मैं तुमसे सीखना चाहूंगा। मैं तुमसे सीखना चाहता हूँ क्या तुम्हारी जो शिमर फॉर्मेशन है वो इतनी ज्यादा अच्छी है? दोनों इसकी बात सुनने के बाद सोच रहे होते हैं ये तो हमारे जाल में फंस चुका है। हमें पता था कि ये काफी ज्यादा एरोगेंट है, लेकिन इतनी जल्दी ये फंस जाएगा हमें इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। हमने बस इसे यहाँ पर थोड़ा सा प्रोवोक किया और यहाँ पर हमारी बात में फंस चुका है। तय कि हमारे हायर ऑप्स इस बारे में गलत है। उन्हें लगा था कि शायद ये कोई बहुत ही जीनियस है, लेकिन इतना भी जीनियस नहीं है। तो फैमिली के मास्टर आके पढ़ते हैं और उसे कहते हैं स्वर्ड मास्टर लूजन, मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर इस बात को रिकंसिडर करना चाहिए। क्या तुम वाकई में हमारे एल्डर ब्लैक माउंटेन के साथ यहाँ पर स्पार मैच करना चाहते हो, फॉर्मेशंस को यूज करते हुए? क्योंकि हमारे एल्डर ब्लैक माउंटेन ये हमारे सीनियर एल्डर्स में से एक है, उन्होंने बहुत ही अरसा तक फॉर्मेशंस को स्टडी किया है। एल्डर ब्लैक माउंटेन भी हमारे जुंजी से कहते हैं हाँ मास्टर ने बिल्कुल ठीक कहा, यहाँ पर होल्ड पैक कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल होगा क्योंकि तुम काफी ज्यादा कमजोर हो, तो मैं फुल पावर को यूज नहीं कर पाऊंगा। साथ ही वो ब्लैक माउंटेन एल्डर से कहते हैं जबकि हम दोनों के दरमियान में गैप काफी ज्यादा बड़ा है, मेरी नॉलेज तुमसे ज्यादा है, तो फिर मेरे ये 3 स्टूडेंट्स तुमसे यहाँ पर फाइट करेंगे। ये तीनों की कल्टिवेशन लेवल फर्स्ट लेवल है, ये तीनों फॉर्मेशंस को बनाने में काफी ज्यादा अच्छे हैं, तीनों
तीनों क्योंकि मेरे डिसाइपल्स हैं। अगर तुमने इन तीनों की बनाई हुई फॉर्मेशन को ब्रेक कर लिया तो मैंने जहाँ पर जो भी बात की तुम्हारी वेंचियन पवेलियन की स्वर्ड फॉर्मेशन के बारे में, तो वो मैं बात वापस लेने को तैयार हूँ। जुंजी कहता है ये तीनों जहाँ पर जान स्पिरिट फॉर्मेशन को डिजाइन करने वाले हैं। एक जान स्पिरिट फॉर्मेशन इस तरह डिजाइन की जाती है तो उससे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर ओपोनेंट्स को हराया जा सकता है। अगर ये तीनों मिलकर यहाँ पर पावर को यूज करेंगे, एक फॉर्मेशन बनाएंगे, हायर लेवल के कल्टीवेटर को भी बड़ी आसानी से रोक सकते हैं। ल्यूसी भी उनसे कहती है एल्डर आपको नहीं लगता कि यहाँ पर कुछ ज्यादा ही हो रहा है? आप यहाँ पर तीनों स्टूडेंट्स को यूज करने वाले हैं जो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और काफी अच्छे से फॉर्मेशन की स्टडी कर रहे हैं। जुंजी उनसे कहता है तुम लोगों को बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ यहाँ पर संभाल लूंगा। साथ ही उनसे कहता है लेकिन मैं तुम सभी लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करने वाला। सभी लोगों को इसके लिए जल्दी से जल्दी रेडी होना होगा। एल्डर ब्लैक माउंटेन उन लोगों से कहते हैं चलो फिर ठीक है, हम सभी लोग माउंटेन के ऊपर चलते हैं, वहाँ पर चलकर ये सब कुछ करते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर फाइट करना मुनासिब रहेगा, क्योंकि हम लोग इस वक्त एक हाउस के अंदर हैं। यहाँ पर फॉर्मेशन के साथ फाइट करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ठीक यान हान कहती है मुझे भी ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, तो फिर ठीक है हम लोग भी उनके साथ ही चलेंगे। तो ल्यूसी काफी ज्यादा घबराई होती है यहाँ पर क्या होने वाला है। नेक्स्ट सीन में माउंटेन के ऊपर का दिखाया जाता है जहाँ पर वो तीनों स्टूडेंट्स अपनी फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हैं। वो तीनों अपनी पावर्स को एक साथ कंबाइन करते हैं, फॉर्मेशन बना लेते हैं। जबकि माया जुंजी उन सभी के सामने खड़ा होता है। वो तीनों अपनी पाम्स को सामने की तरफ करते हुए जब फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हैं, माया जुंजी समझ जाता है। जुंजी कहता है ये लोग यहाँ पर एक गोस्ट रे फॉर्मेशन को यूज कर रहे हैं। वाली रे फॉर्मेशन किसी भी इंसान की सोल को सप्रेस कर सकती है। किसी भी इंसान के ऊपर इस फॉर्मेशन को यूज किया जाता है, उसकी हिम्मत जवाब दे जाती है, वो आगे से फाइट नहीं कर पाता। जबकि ये सभी लोग यहाँ पर मेरी ट्रू पावर्स को देखना चाहते हैं, तो फिर ठीक है मैं भी यहाँ पर इनको अपनी ट्रू पावर्स को दिखाने वाला हूँ। माया जुंजी भी वहाँ पर अपनी रे फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से उन्हें बाहर वालों को कुछ भी दिखाई नहीं देता। फॉर्मेशन की वजह से मास्टर ब्लैक माउंटेन जो कि बाहर खड़े होते हैं वो कहते हैं मुझे कुछ भी दिखाई क्यों नहीं दे रहा, लगता है कि उस लड़के ने वहाँ पर किसी स्पेशल फॉर्मेशन को यूज किया है। मास्टर ब्लैक माउंटेन कहते हैं मुझे पता है कि वेंचियन पवेलियन वालों की स्वर्ड फॉर्मेशंस काफी ज्यादा अच्छी हैं और उनकी स्वर्ड बाजी भी काफी ज्यादा अच्छी होती है, लेकिन क्या वो वाकई में यहाँ पर इस गोस्ट रे फॉर्मेशन को तोड़ पाएगा या नहीं। इसी वक्त उस रे फॉर्मेशन के बीच से एनर्जी की बनी हुई एक बड़ी सी तलवार निकलती है और वो रे फॉर्मेशन वहीं पर डेसिपेट हो जाती है। देखने वाले काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। एक्चुअली मास्टर ब्लैक माउंटेन वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है। जुंजी उसके तीनों डिसाइपल्स को मार देता है और वहाँ पर बाहर निकलता है। तो वो उसे कहता है स्वर्ड मास्टर लू जुंजी तुमने क्या कर दिया? ना सिर्फ वहाँ पर रे फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय किया बल्कि तुमने मेरे तीनों के तीनों डिसाइपल्स की जान ले ली, तुमने मेरे 3 लोगों की जान ली है। उसे गुस्से के साथ कहते हैं अब तुम यहाँ पर नहीं बचोगे, तुमने मेरे डिसाइपल्स की जान ली तो अब मैं यहाँ पर बदले में तुम्हें मारने वाला हूँ। जुंजी उसे कहता है एल्डर ब्लैक माउंटेन तुम्हें तो यहाँ पर सिर्फ एक वजह की जरूरत थी, तुम सिर्फ एक वजह चाहते थे मेरे पर अटैक करने के लिए, जबकि तुम अपने 3 मरे हुए डिसाइपल्स का मौत का बदला लेना चाहते हो। तो फिर ठीक है आ जाओ, मुझे तो पहले से पता था कि हमें यहाँ पर एंड पर फाइट करना ही पड़ेगी। जुंजी कहता है मुझे इसके बारे में एक बात तो पता है कि ये मेरी माँ के साथ रिलेटेड है, यानी कि मेरी माँ के पास इस वक्त ये रे फॉर्मेशन है जिससे उसकी पावर को सप्रेस किया जा रहा है। फॉर्मेशन इसी ब्लैक माउंटेन एल्डर नहीं बनाई है, तो मुझे यहाँ पर इससे बदला तो लेना पड़ेगा। इसी के साथ ही एल्डर ब्लैक माउंटेन वाले जुंजी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और उसके साथ उसके काफी सारे डिसाइपल्स भी होते हैं। सभी लोग आगे बढ़ते हैं और कहते हैं आज हम तुम्हें यहाँ पर दिखाने वाले हैं कि ट्रू और रे फॉर्मेशन की पावर क्या होती है, असली का मास्टर तुम्हारे साथ क्या कर सकता है। तो वो सभी लोग हमारे जुंजी को चारों तरफ से घेर लेते हैं और अपनी पावर्स को रिलीज कर रहे होते हैं। मास्टर ब्लैक माउंटेन भी वहाँ पर अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं, जबकि बाकी के सारे स्टूडेंट्स अपनी पावर्स को इसके साथ सिंक्रोनाइज करते हैं। वहाँ पर एक बड़ी सी फॉर्मेशन बना लेते हैं जिसके अंदर से एक बड़ा सा ड्रैगन निकलता है। तो सभी देखने वाले कहते हैं एक बहुत ही पावरफुल रे फॉर्मेशन है, इसको ज़ेनजिंग लॉकिंग ड्रैगन रे फॉर्मेशन कहा जाता है। कि मास्टर ब्लैक माउंटेन बहुत ज्यादा गुस्से में है, जिसकी वजह से अब वो इस वर्ल्ड मास्टर लूजन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले। ये वाली फॉर्मेशन एक लेवल 6 की फॉर्मेशन है, तो मुझे नहीं लगता कि ये लड़का इस रे फॉर्मेशन को इतनी आसानी से तोड़ पाएगा। ये एक ड्रैगन लॉकिंग रे फॉर्मेशन है, तो लगता नहीं है कि स्वर्ड मास्टर लूजन इस रे फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए ज्यादा कुछ कर सकता है। इसके बस की अब यहाँ पर कोई भी बात नहीं रही। तो वहाँ पर बहुत सारे ड्रैगन निकलते हैं, वो सारे ड्रैगन वहाँ पर इस फॉर्मेशन के अंदर से निकल रहे होते हैं। सभी लोग कहते हैं स्वर्ड मास्टर लूजन के लिए अब कोई भी उम्मीद नहीं बची, स्वर्ड मास्टर लूजन बच नहीं पाएगा। तो हमारा जुंजी वहीं पर खड़े खड़े अपनी तलवार निकालता है। अपनी तलवार को निकालने के बाद वो सामने की तरफ स्लैश लगाता है। तो एल्डर ब्लैक माउंटेन उसे कहते हैं तुम यहाँ पर अपने स्वर्ड इंटेंट को रिलीज करने के बाद भी कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हारा स्वर्ड इंटेंट इस फॉर्मेशन को तोड़ नहीं सकता। जुंजी उनसे कहता है चाहे कुछ भी हो जाए आज मैं इस रे फॉर्मेशन को तोड़ कर ही रहूंगा। इसी के साथ ही हमारा जुंजी अपनी और भी ज्यादा इंटेंट को रिलीज करता है। इसका इंटेंट बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। सभी लोग अपने आप को कवर करते हैं और कहते हैं लड़के का स्वर्ड इंटेंट तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, क्या ये इस फॉर्मेशन को तोड़ देगा। यान हान भी कहती है मैं वहाँ पर उस जगह के ऊपर होती तो मुझे नहीं लगता कि मैं उस अटैक को वहाँ पर डिफेंड कर पाती। ये लड़का बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसको अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। तो ल्यूसी भी वहीं पर खड़ी होती है। ल्यूसी कहती है क्या वाकई में ये इस लड़के की ट्रू पावर्स हैं, ये तो वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल है। ब्लैक माउंटेन एल्डर और उसके स्टूडेंट्स वहीं पर खड़े होते हैं और अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहते हैं अभी ये सब कुछ खत्म नहीं हुआ। साथ ही ब्लैक माउंटेन एल्डर सोच रहे होते हैं इस लड़के ने यहाँ पर अपने पावरफुल अटैक को यूज कर दिया और मुझे नहीं लगता कि ये दोबारा यहाँ पर इस तरह के पावरफुल अटैक को जनरेट कर पाएगा। ये इसका आखिरी मूव था कि इसने यहाँ पर चल दिया है। इसी के साथ ही ब्लैक माउंटेन एल्डर फिर से वहाँ पर अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं और उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। कहते हैं अब तुम्हें यहाँ पर अपनी हार मानना पड़ेगी। इसी हमारे जुंजी के ऊपर अटैक करने लगते हैं। उसी वक्त उन्हें पता चलता है कि उनके आसपास की सारी स्पेस सील हो चुकी है। वो उसे कहते हैं अब यहाँ पर तुम कौन सी ट्रिक को यूज कर रहे हो, तुमने हमारे आसपास की स्पेस को सील क्यों कर दिया है। जुंजी से कहता है मैंने यहाँ पर आसपास की स्पेस को इसलिए सील कर दिया क्योंकि यहाँ पर जिस टेक्निक को मैं यूज करने वाला हूँ वो टेक्निक को और ना देख
ले। तो एल्डर ब्लैक माउंटेन उसे कहते हैं तुम्हारी ये वाली ट्रिक मुझे बिल्कुल भी नहीं डरा सकती। तुम्हारा जुंजी उसे कहता है तुम्हें डराया किसने है? क्योंकि बाहर के लोग यहाँ पर कुछ भी देख नहीं सकते तो मैं यहाँ पर अपनी सबसे पावरफुल ट्रिक्स को यूज कर सकता हूँ। तो उस ट्रिक को यूज करूंगा जिससे मैं तुम सभी लोगों को सिर्फ एक ही बार में मार सकता हूँ। हमारा जुंजी वहीं पर खड़े खड़े जब अपनी स्वर्ड इंटेंट को रिलीज करता है तो ये स्वर्ड इंटेंट पहले से भी ज्यादा पावरफुल होता है। तो वहाँ पर काफी सारे फ्लैशेस निकलते हैं और वो सारे स्टूडेंट्स नीचे की तरफ गिरना शुरू कर देते हैं। हमारा जुंजी कहता है मैं तो एक 9th ग्रेड के रे फॉर्मेशन को भी बड़ी आसानी से तोड़ सकता हूँ और तुमने तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक 6 लेवल के रे फॉर्मेशन को बनाया है। तुम्हें क्या लगा था कि तुम इस 6 लेवल के रे फॉर्मेशन के साथ मुझे लॉक कर सकते हो? फिर जुंजी से कहता है अब यहाँ पर इस बात को हमेशा याद रखना कि तुम्हारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं ये सारे के सारे तुम्हारी गलती की वजह से मरे हैं। और वो हमारा जुंजी वहाँ पर उन सभी के पास स्लैशेस लगाना स्टार्ट करता है। एक करते हुए हमारा जुंजी उसके जितने भी डिसाइपल्स होते हैं उन सभी को मार देता है। सभी डिसाइपल्स के मरने के बाद मास्टर ब्लैक माउंटेन बहुत ज्यादा घबरा जाता है और उससे कहता है जी तुमने क्या कर दिया? जुंजी उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उससे कहता है सिर्फ और सिर्फ तुम अकेले ही बचे हो, तुम्हें बाकी सभी लोग तो मर चुके हैं। एल्डर ब्लैक माउंटेन इस बात से बहुत गुस्सा होते हैं और गुस्से के साथ चिल्लाकर उसे कहते हैं अब मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं छोड़ने वाला। तुमने मेरे सारे डिसाइपल्स को मार दिया था, पीछे क्या बचा है? ये बताओ कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? अब मैं तुम्हें मार डालूंगा। और अपने पास से ब्रश निकालता है और उसके साथ एनर्जी को रिलीज करते हुए हमारे जुंजी को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। जुंजी वहीं पर खड़े खड़े फिर से अपनी तलवार को घुमाता है और उसके ऊपर अटैक करता है जिससे वो फिर से नीचे की तरफ गिर जाता है। जुंजी उसे कहता है मुझे ये बताओ कि एशियन स्टार सेक्टर में स्टार एबिस के अंदर जो रे फॉर्मेशन है जो कि उसको सील करती है वो रे फॉर्मेशन किसने बनाई है? क्या वो तुमने बनाई है? क्या वो वाकई में तुमने बनाई है जो कि ल्यू मेंगजैन को वहां पर सील कर रही है? उसे कहते हैं तुम ल्यू मेंगजैन के बारे में कैसे जानते हो? तुम्हारा जुंजी उसे कहता है तुम्हें इस बारे में सवाल पूछने का कोई भी हक नहीं है। मुझे ये बताओ तुमने वहां पर वो फॉर्मेशन बनाई है? मुझे ये भी बताओ क्या मास्टर ल्यू वेंटियान ल्यू मेंगजैन से मिलने के लिए वहां पर गया था या नहीं? मास्टर ब्लैक माउंटेन उसे कहते हैं मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता कि हमारी फैमिली के जो पुराने पैट्रियार्च थे वो कभी भी हमें अपने साथ लेकर नहीं जाते थे। हालांकि मैं वहीं पर था लेकिन फिर भी वो मुझे अपने साथ नहीं आने देते थे जब भी वो ल्यू मेंगजैन से मिलने के लिए जाया करते थे, इसलिए मुझे नहीं पता कि उन्होंने वहां पर क्या बात की। जुंजी से कहता है चलो ये बात तो ठीक है। फिर साथ ही वो उसके ऊपर अटैक करता है कि बॉडी के ऊपर एक कट लगाता है जिसकी वजह से तो ब्लैक माउंटेन फिर से जोर जोर चलाना शुरू कर देते हैं और होते हुए से कहते हैं अच्छा ठीक है मैं बताता हूँ। तो ब्लैक माउंटेन उसे कहते हैं ये बात तो पता होगी कि एशियन स्टार सेक्टर की एक बहुत ही जीनियस लड़की जिसका नाम ल्यू मेंगजैन है उसको वहां पर सील करके रखा गया है। पैट्रियार्च को लगता है कि उसकी बॉडी के अंदर बहुत ही पावरफुल सीक्रेट है जो कि उसने अपनी बॉडी के अंदर छुपा कर रखा हुआ है, इसी वजह से हमने उसकी जान नहीं ली बल्कि उसे वहां पर सील करके रखा हुआ है। जुंजी उसे कहता है अच्छा मुझे ये बताओ क्या तुम्हारे पास उस स्टार फॉलिंग एबिस की स्पेसिफिक मैप है जिसको फॉलो करते हुए हम लोग अरे फॉर्मेशन से बचते हुए ल्यू मेंगजैन तक पहुंच सकते हैं? वो अपने पास से एक स्क्रॉल निकालता है और उसे कहता है हाँ जी वो मैप है। जुंजी इस मैप को ओपन करता है तो ब्लैक माउंटेन एल्डर उसे कहता है तो मैंने तुम्हें यहाँ पर वो मैप भी दे दिया, तुम्हें मुझसे जो कुछ पूछना था मैंने तुम्हें वो सब कुछ बता दिया है, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे मत मारना। तुम्हारा जुंजी उसे कहता हाँ क्यों नहीं, तुम्हें वाकई में लगा था कि मैं यहाँ पर तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा? जुंजी उसे कहता है मैं यहाँ पर तुम्हें एक और वजह से भी जिंदा नहीं छोड़ सकता क्योंकि मैंने यहाँ पर तुमसे जो इन्फॉर्मेशन ली है ल्यू मेंगजैन के बारे में, वो ल्यू मेंगजैन मेरी माँ है। मेरी माँ के साथ तुमने जो भी बुरा किया उसका आज तुम्हें यहाँ पर खमियाजा भुगतना पड़ेगा। इसी के साथ ही हमारा जुंजी अपनी तलवार को घुमाता है और उसके ऊपर एक फाइनल ब्लो देता है। इसकी वजह से एल्डर ब्लैक माउंटेन वहीं पर मर जाता है। तो एल्डर ब्लैक माउंटेन के मरने के बाद बाकी के सभी लोग बाहर खड़े होते हैं, वो देख रहे होते हैं और कहते हैं कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, अंदर क्या हो रहा है हमें कुछ भी समझ नहीं आ रही कि वहाँ पर हो क्या रहा है। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 186 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हम सब लोग स्वर्ड किंग एपिसोड 187 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था हमारा जुंजी रे फॉर्मेशन के अंदर एल्डर ब्लैक माउंटेन और उसके सारे के सारे डिसाइपल्स को मार देता है जबकि बाहर के सभी लोगों को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता। उसी कहती है मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, पता नहीं अंदर क्या हो रहा होगा। ये एल्डर ल्यू सोच रही होती है पता नहीं अंदर क्या हो रहा है, मुझे भी इस बात की समझ नहीं आ रही। ये एक 6th ग्रेड के रे फॉर्मेशन है जिसको एक ह्यूमनली स्पिरिट राम का बंदा पार नहीं कर सकता। लगता नहीं है कि लूजन इसके अंदर से जिंदा बाहर निकलेगा। जी कियान हान भी वहीं पर खड़ी होती है। जी कियान हान कहती है मुझे तो नहीं लगता कि लूजन अब बच पाएगा, वो वहाँ पर अंदर फंस चुका है, वो अंदर से कभी भी जिंदा बाहर नहीं निकलने वाला। वक्त वहाँ पर रे फॉर्मेशन के अंदर से जबरदस्त स्वर्ड एनर्जी निकलती है। वो सभी लोग कहते हैं वहाँ पर क्या हो रहा है। तो उसी के साथ ही वो रे फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय हो जाती है। डिस्ट्रॉय होने के बाद हमारा जुंजी सभी के सामने खड़ा होता है। हमारा जुंजी सभी के सामने आता है तो वो सामने वाले लोग उससे कहते हैं तो यहाँ पर ठीक ठाक हो, हमें ये बताओ कि हमारे एल्डर ब्लैक माउंटेन कहाँ पर है, तुमने उन सभी के साथ क्या किया? हमारा जुंजी कहता है वो सभी लोग मर चुके हैं। ये बात सुनने के बाद एल्डर ल्यू काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं इस बात का क्या मतलब है? स्वॉर्ड मास्टर लूजन एल्डर ब्लैक माउंटेन तुम्हारे साथ सिर्फ और सिर्फ फाइट करके रे फॉर्मेशन के बारे में सबक सिखाना चाहते थे। वो तुम्हें स्पार करके रे फॉर्मेशन के बारे में बता रहे थे किस तरह रे फॉर्मेशन को बनाया जाता है, जबकि तुमने उसे मार डाला। ऐसा क्यों किया तुमने? उसके सारे डिसाइपल्स की भी जान ले ली। तुम्हारा जुंजी से कहता है ये तो लगता है कि तुम लोगों का ये जो चैलेंज था ये सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडा था, तुम सभी लोग मुझे मारना चाहते थे ताकि कंपटीशन स्टार्ट होने से पहले तुम सभी लोग मुझे मार डालो। स्पार मैच का बहाना बनाकर तुम लोग मेरी जान लेना चाहते थे, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारा खेल तुम्हारे ऊपर ही उल्टा पड़ गया है। तो ल्यूज की बात सुनने के बाद काफी गुस्सा होते हैं जबकि जी कियान हान हंसना शुरू कर देती है और कहती है रे फॉर्मेशंस का जीनियस जिसे एल्डर ब्लैक माउंटेन कहा जाता है, तुम सभी लोग कहते हो कि वो काफी बड़ा जीनियस है।
है। तुम्हें क्या लगता है कि एक स्वord मास्टर ने उसे मार दिया? तो लगता है कि तुम्हारा एशियन स्टार सेक्टर कुछ भी नहीं कर सकता, तुम्हारे एशियन स्टार सेक्टर में इतना दम नहीं है। कि उसी वक्त साइड के ऊपर से एक लड़का जो कि एशियन स्टार सेक्टर से होता है, वो ल्यू फैमिली का एक मेंबर होता है, वो आके पड़ता है और कहता है तुम लोग अपने 9th फ्रोजन पैलेस को हमारे ल्यू फैमिली के साथ कंपेयर कर रहे हो। कियान उसके बाद से गुस्सा हो जाती है और ल्यू जियांग से कहती है ल्यू जियांग मार डालो। तो ल्यू जियांग आके पड़ती है, अपनी आइस एनर्जी को रिलीज करती है और तो उस बेचारे लड़के की बॉडी के इर्द-गिर्द काफी सारी आइस एनर्जी होती है। तो ल्यू जियांग जब उसको मारने लगती है तो मा जुनजी जल्दी से भागता हुआ आगे बढ़ता है और जाकर उस लड़की के सामने खड़ा हो जाता है और ल्यू जियांग के अटैक को ब्लॉक कर लेता है। जुनजी ल्यू जियांग के अटैक को ब्लॉक करता है, साथ ही वो उस लड़के से कहता है कि जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। वो लड़का भागना शुरू कर देता है, जबकि ल्यू जियांग उसे कहती है तुम भाग कर नहीं जा सकते। वो फिर से अटैक करने लगती है तो मा जुनजी उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है तुम उसके ऊपर अटैक नहीं कर सकती। शिकियान उसे कहती है स्वॉर्ड मास्टर लू जुनजी, क्या तुम हमारे बिजनेस में अपनी टांग क्यों अड़ा रहे हो? तुम्हारा जुनजी उसे कहता है मैं तो बस यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करने से तुम्हें बचा रहा हूँ, क्योंकि तुम लोग यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना करो वरना मेरे लिए मसला हो जाएगा। तुम्हारा जुनजी उसे कहता है और वैसे भी जब तक मैं यहाँ पर हूँ तब तक 9th फ्रोजन पैलेस के लोगों में से किसी को भी यहाँ पर किसी भी इनोसेंट इंसान को मारने की इजाजत नहीं दे सकता। साथ ही वो सोच रहा होता है मेरे कहने का मतलब यह है कि मैं ल्यू जियांग को यहाँ पर किसी निर्दोष इंसान को मारने नहीं दे सकता। ल्यू जियांग कहती है तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर सबसे पहले मुझे तुम्हें ही मारना होगा। तो जैसे वो उसके ऊपर अटैक करने लगती है तो जी कियान हान उसे कहती है रुक जाओ, तुम इसके ऊपर अटैक मत करो। कहती है लेकिन सिस्टर इसने हमें रोका है। वो सोच रही होती है लू जुन अभी भी एक पार्टिसिपेंट है, अगर हमने इसके ऊपर अटैक किया हमें यहाँ से निकाल दिया जाएगा और हमें 6th सेक्टर कंपटीशन में हिस्सा लेने नहीं दिया जाएगा। तो मैं यहाँ पर अपने 9th फ्रोजन पैलेस को मुश्किल में डलने नहीं दे सकती, मुझे यहाँ पर इसे करने से रोकना होगा। वो उसे कहती है सिस्टर चलो यहाँ से चलते हैं। वो ल्यू जियांग को अपने साथ लेकर वहाँ से आगे की तरफ चल पड़ती है, जबकि हमारा जुनजी सोच रहा होता है पहले ल्यू जियांग इस औरत के हर एक ऑर्डर को फॉलो कर रही है, मुझे यहाँ पर कोई ना कोई तरीका ढूंढना होगा जिसकी मदद से कि बॉडी के अंदर जो मैनिपुलेटिंग स्टोन है मुझे उस स्टोन के से इसको आजाद करवाना होगा। उनके वहाँ से चले जाने के बाद वो लड़का हमारे लूजन से कहता है स्वॉर्ड मास्टर लूजन आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने यहाँ पर मेरी जान बचा ली। 9th फ्रोजन पैलेस के लोग तो कुछ ज्यादा ही एरोगेंट है, उन्हें तो यहाँ पर मुझे मार ही दिया था। तो एल्डर लियो उन लोगों से कहते हैं यहाँ पर काफी कुछ हो चुका है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि हमें बैंक्वेट पार्टी को और आगे ज्यादा स्टार्ट करना चाहिए, हमें इसको कंटिन्यू रखना चाहिए। चलो यहाँ से वापस चलते हैं। सभी से कहते हैं तुम सभी लोग भी वापस जा सकते हैं। यूसी अपने डैड से कहती है लेकिन डैड हम लोग बैंक्वेट पार्टी को क्यों कैंसिल कर रहे हैं, मुझे इसकी समझ नहीं आ रही। तो उसके डैड से चिल्लाकर कहते हैं पता है कि कल हम सभी लोगों को होली स्टार सिटी की तरफ निकलना होगा, मैं यहाँ पर दोबारा से ये सब कुछ नहीं देखना चाहता, यहाँ पर दोबारा से कोई मुश्किल क्रिएट ना हो, इसी वजह से तुम सभी लोग जा सकते हो। और साथ ही वो अंदर से सोच रहे होते हैं लूशुन तुम मुझसे इतनी आसानी से तो बिल्कुल भी नहीं बचने वाली, मैं तुमसे इस बात का बदला लेकर रहूंगा, तुमने मेरे एल्डर और उसके स्टूडेंट्स की जान ली है। ब्लैक माउंटेन एल्डर ने हमारे जुनजी को जो स्क्रॉल दिया था जिसके ऊपर मैप था, हमारा जुनजी उस मैप को अपने सामने रखकर खड़ा होता है। हमारा जुनजी कहता है नॉलेज मेरे पास रे फॉर्मेशंस की और साथ ही मेरे पास ब्लैक स्वॉर्ड भी है जिसकी मदद से मैं अपने आप को कंसील कर सकता हूँ, मुझे लगता है कि मैं आसानी के साथ इसके अंदर जा सकता हूँ और जाकर अपनी मदर को ढूंढ सकता हूँ। जुनजी कहता है मेरी मॉम पिछले कई सालों से वहाँ पर है, यानी पिछले 18 साल से वहीं पर है, इसलिए उनकी बॉडी बहुत ज्यादा वीक हो चुकी होगी, वहाँ पर बहुत सारा पॉइजनस मियास्मा भी है, नहीं लगता कि मेरी मॉम इस वक्त अपनी स्पिरिचुअल पावर को यूज कर पाएंगी, इसलिए मुझे वहाँ पर जाने के बाद ह्यूमन एंड अर्थ की पावर को यूज करना पड़ेगा। जुनजी कहता है जैसे मैं होली स्टार सिटी में पहुंचूंगा वहाँ पर जाने के बाद मैं अपने प्लान को स्टार्ट करूंगा। मेरी मॉम जिस अभी में कैद है वो होली स्टार सिटी के बहुत ज्यादा करीब है, मुझे वहाँ पर जाने के बाद अपनी मॉम से मिलने के लिए जाना है। तो जुनजी कहता है मॉम तुम्हें बस थोड़ा सा और इंतजार करना होगा, तुम्हारा बेटा बहुत ही जल्दी तुमसे मिलने के लिए आ रहा है। जुनजी जब वहाँ से बाहर निकलता है तो फ्लूट की आवाज आती है, वहाँ सामने की तरफ देखता है तो वहाँ पर सामने ल्यू शीजुन होती है, तो शी दरख्त के ऊपर खड़ी होती है, वहाँ पर बांसुरी बजा रही होती है। तो वो जुनजी से कहती है स्वॉर्ड मास्टर लू जुन तो फाइनली तुम जाग गई, मैं तुम्हारे लिए इस बांसुरी को बजा रही थी। हमारा जुनजी उसके पास आता है और उसे कहता है मुझे लगता है कि तुमने यहाँ पर इस बांसुरी को इसलिए बजाया कि ताकि तुम इससे मुझे जगा सको और मैं तुमसे मिलने के लिए यहाँ पर आ सकूं, मुझे ये बताओ कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तो ल्यूसी उसे कहती है तो बस तुमसे ये पूछना चाहती हूँ कि तुमने वहाँ पर ये फैसला क्यों किया कि तुम एल्डर माउंटेन ब्लैक को मार डालो। ब्लैक माउंटेन एल्डर को मार दिया, इससे काफी ज्यादा मुश्किल हो सकती है। वहाँ पर ब्लैक माउंटेन एल्डर को तो मार दिया, लेकिन उसके बाद तुमने ल्यू फैमिली के एक डिसाइपल को बचा लिया जिसके ऊपर ल्यू जियांग अटैक करके उसे मारने वाली थी। ये बताओ क्या तुम ल्यू फैमिली से नफरत करते हो और तुम यहाँ पर ल्यू फैमिली से नफरत नहीं भी करते, इस बात का क्या मतलब है? तुम्हारा जुनजी से कहता है मुझे तुम्हारी फैमिली से कोई भी झगड़ा नहीं है, हमें जहाँ पर भी मिले हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ और मैं तुम्हारी ल्यू फैमिली को ज्यादा जानता भी नहीं हूँ। रही बात उस डिसाइपल की जान बचाने की, तो मैं वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंसाफ के साथ खड़ा था, मुझे लगा कि उस लड़के को मरना नहीं चाहिए, इसी वजह से मैंने उसकी जान बचाई थी। यूसी उसे कहती है क्या वाकई में ऐसी बात है? जुनजी उसे कहता है हाँ वाकई में ऐसी ही बात है। जुनजी वहाँ से पीछे की तरफ मुड़ जाता है और उसे कहता है बहुत ही जल्दी जो कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होने वाली है, कंपटीशन के स्टार्ट होने के बाद हम लोग एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे, मैं नहीं चाहता कि तुम अपना टाइम इन छोटी मोटी प्रॉब्लम्स के ऊपर इनको सॉल्व करने में गुजार दो, जाकर प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि तुम बहुत ही जल्दी कंपटीशन को जीतने के लिए फाइट कर सको। ल्यूसी अंदर से सोच रही होती है ये लड़का मुझे इग्नोर करके चला गया, मुझे तो लगा था कोई भी मेरे चार्म को रेजिस्ट नहीं कर सकता। साथ ही वो ल्यूजी सोच रही होती है जिस तरह ये लड़का मुझे इग्नोर कर रहा है, मुझे लगता है कि मुझे इस लड़के के और ज्यादा करीब होना चाहिए, इतना ज्यादा मुझे ये इग्नोर करेगा मैं इसके उतने ज्यादा करीब होती जाऊंगी। इसी में होली स्टार सिटी का दिखाया जाता है, ये सभी लोग होली स्टार सिटी में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर इस सेक्टर कंपटीशन के लिए कुछ टिकट्स भी होती हैं, तो वो लोग कहते हैं कि यहाँ पर जितनी भी टिकट्स थी वो सारी की सारी बिक चुकी हैं, तो कुछ लोग वहाँ पर ब्लैक में टिकट्स को बेच रहे होते हैं। जुनजी भी यहाँ पर पहुंच जाता है, हमारा जुनजी कहता है बहुत ही जल्दी यहाँ पर कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है, स्टार सिटी में
में बहुत सारे एक्सपर्ट्स पहुंच चुके हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर मैं कुछ स्पिरिट फ्रूट्स भी ढूंढ सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर काफी सारी शॉप्स भी लगी हुई हैं। जो लिटिल स्पिरिट बीस्ट होता है वो आगे से न्या कर आता है क्योंकि उसे भूख लगी होती है। जुंजी वहाँ पर देखता है कि वहाँ पर काफी सारे लोग आए होते हैं, जबकि उसी वक्त एल्डर ल्यू भी वहाँ पर अपने माउंट के ऊपर उतरते हैं। वो कहते हैं चलो यहीं पर रुक जाओ। तो हमारा जुंजी कहता है ये लोग भी यहाँ पर पहुंच आए हैं। एल्डर ल्यू हमारे जुंजी से कहते हैं हम सभी को अलग डायरेक्शन में जाना है, जबकि तुम सभी लोगों का कंपटीशन यहीं पर होने वाला है, इसलिए तुम सभी को यहीं पर रुकना होगा। उन्हें बाय बोलने के बाद वहाँ साइड के ऊपर चले जाते हैं। कियान उसे कहती है एल्डर ल्यू आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पिछले कुछ दिनों में आपने हमारा बहुत ज्यादा ख्याल रखा, रहने के लिए हमें जगह दी और खाने के लिए हमें खाना दिया। हमारा जुंजी कहता है मुझे जल्दी से जल्दी अपने वेंजियान पवेलियन के दोस्तों को ढूंढना होगा, मुझे फैन वूजी से मिलना होगा ताकि मैं उसे मिलने के बाद रात के वक्त अपनी मॉम को बचाने के लिए अबिस में जा सकूं, क्योंकि मुझे अपनी मॉम को बचाने के लिए आज रात ही निकलना होगा। पता नहीं किस वक्त फैन वूजी से अगर मैं मिलने के लिए जाऊंगा तो वो किस तरह रिएक्ट करेगा। काफी ज्यादा लेट हो चुका हूँ और वो इस बारे में मुझसे जरूर पूछेगा कि मैं लेट क्यों आया हूँ। मुझे जल्दी से जल्दी फैन वूजी से मिलने के लिए जाना होगा। जुंजी अपने स्पिरिट बीस्ट को अपने हाथ में पकड़कर आगे की तरफ चलता हुआ जब आगे बढ़ता है तो वहाँ पर जो एक्सपर्ट्स आए होते हैं वो उसके स्पिरिट बीस्ट को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। लोग उसे कहते हैं तुम्हारा स्पिरिट बीस्ट तो बहुत ज्यादा प्यारा है। कोई उसे कहता है कि मैं इसे टच कर सकता हूँ, मुझे तो काफी ज्यादा अजीब है। तो तुम्हारे जुंजी के पास एक क्रिस्टल आकर गिरता है। सामने एक यंग मास्टर उसके साथ यंग मिस होती है। वो उसे कहता है तुम्हारा ये स्पिरिट बीस्ट काफी ज्यादा प्यारा है, मुझे ये बिल्ली चाहिए, बदले में मैं तुम्हें ये क्रिस्टल दे रहा हूँ। तुम्हारे जुंजी से कहता है तो चलो जल्दी से मुझे बताओ कि इसकी कीमत क्या है। मैंने तुम्हें एक बहुत ही कीमती पत्थर दिया है, क्रिस्टल बहुत ज्यादा कीमती है, इस क्रिस्टल के बदले में अपनी ये बिल्ली मुझे दे दो। जुंजी इसकी बात को इग्नोर करते हुए साइड के ऊपर मुड़ जाता है। इस बात से वो लड़की बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है लड़की तुम बहुत ज्यादा एरोगेंट हो, तुम्हें पता भी है कि तुम इस वक्त किस मास्टर से बात कर रहे हो, इसका नाम गू टियान जाओ है। तुम्हें इस बात का जरा भी डर नहीं है कि मास्टर गू तुम्हें मार डालेंगे। तुम यहाँ पर मरना नहीं चाहते तो जल्दी से इस बिल्ली को हमारे हवाले कर दो। तुम्हारा जुंजी उनकी बातें सुनने के बाद सोच रहा होता है नहीं लगा था कि मैं गू टियान जाओ से यहाँ पर मिलूंगा। साथ ही वो साइड के ऊपर देखता है तो उसका गार्ड होता है। वो कहता है लगता है कि ये यंग मास्टर गू का बॉडी गार्ड है। जुंजी कहता है ये यंग मास्टर गार्ड पैलेस से यहाँ पर आया, वो भी 6 सेक्टर्स में से एक सेक्टर है। पिछली लाइफ में मैंने अकेले ही पूरे के पूरे गार्ड सेक्टर को बर्बाद कर दिया था, मैंने सभी लोगों को मार दिया था। जब मैंने वहाँ पर उस पैलेस को बर्बाद किया था तो उस वक्त यही यंग मास्टर गू टियान जाओ ये उस सेक्टर का मास्टर था, उसका पैट्रियार्च था। मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि यहाँ पर आने के बाद जिस बंदे से मैं सबसे पहले मिलूंगा वो बंदा यही होने वाला है। तो अपनी रीइंकार्नेशन के बाद मैं दोबारा से यंग मास्टर गू से मिल रहा हूँ, लेकिन अभी भी कुछ भी बदला नहीं है। पिछली बार भी हम दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे और अब भी मैं यहाँ पर इसका दुश्मन हूँ, तो ये यहाँ पर मेरे हाथ से मरने वाला है। जुंजी उसे कहता है अगर तुम्हें मेरा बीस चाहिए तो फिर आओ मुझे मार डालो, मेरे पास से बीस ले लो। सुनने के बाद वो लड़की बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है। साइड के ऊपर जो लोग खड़े होते हैं वो भी बातें कर रहे होते हैं। वो लोग कहते हैं ये लोग जिस स्पिरिट बीस्ट को खरीदने की बात कर रहे हैं ये कोई आम सी कैट नहीं है, बल्कि एक स्पिरिट बीस्ट है और जो काफी ज्यादा पावरफुल स्पिरिट बीस्ट है और अजीब भी है। कोई इसको ऐसी स्पिरिट स्टोन्स के बदले में खरीद नहीं सकता क्योंकि ये इसको बिल्कुल भी नहीं बेचेगा। इसका दूसरा साथी उसे कहता है लेकिन यहाँ पर जो इसको खरीदने की कोशिश कर रहा है वो यंग मास्टर गू है। तुम्हें नहीं पता कि यंग मास्टर गू के साथ कोई बिजनेस नहीं करता तो उसे मार डालता है और उसके पास से वो चीज भी छीन लेता है। वो लड़की उसे कहती है यंग मास्टर गू मुझे लगता है कि इस लड़के ने सारी हदें पार कर दी, आपको इसको सबक सिखाना चाहिए। उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, ये तो मेरे लिए बहुत आसान है। वो अपने गार्ड से कहता है चलो जल्दी से आगे बढ़ो, इसको मार डालो। गार्ड उसे कहता है ठीक है सर, जैसा आपने कहा बिल्कुल वैसे ही करूंगा। और वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए हमारे जुंजी के सामने आके बढ़ता है। हमारे जुंजी के करीब पहुंचता है। हमारे जुंजी से कहता है तुम तो गार्ड स्लेयर जू जिन हो। बात सुनते ही वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता है। साथ ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए हमारे जुंजी से कहता है चाहे तुम्हें मेरे बारे में पता ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर बहुत ही बारी कॉन्सिक्वेंसेस को बर्दाश्त करने वाले हो। तुमने मेरे यंग मास्टर गू के खिलाफ जाने की कोशिश की है। जुंजी कहता है तुम्हारा टैलेंट तो काफी ज्यादा अच्छा है, तुमने काफी अच्छी पावर को रिलीज किया, लेकिन हमारे जुंजी वहीं पर खड़े खड़े इसकी पावर्स को डिस्पेल कर देता है। के साथ ही उस गार्ड के ऊपर अटैक होता है कि हमारा स्वर्ड मास्टर बाइली वहां पर पहुंच जाता है। स्वर्ड मास्टर बाइली वहां पर रुकता और कहता है कंपटीशन स्टार्ट भी नहीं हुआ और तुम लोग यहाँ पर पहले से मरना चाहते हो। कंपटीशन के दौरान तो मैं तुम्हें मारने वाला था, लेकिन अब जबकि तुमने यहाँ पर हमारे स्वर्ड मास्टर लूजन के ऊपर अटैक करने की कोशिश की तो तुम सभी को यहाँ पर मरना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 187 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्वर्ड किंग एपिसोड 188 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारे जुंजी का सामना यंग मास्टर गू के साथ होता है। यंग मास्टर गू को हमारे जुंजी का स्पिरिट बीस्ट चाहिए होता है, जिसकी वजह से वो अपने मास्टर से कहता है, सॉरी अपने गार्ड से कहता है कि पर अटैक करो, इसको मार डालो, इसका स्पिरिट बीस्ट मुझे ला कर दो। गार्ड जिसका नाम गार्ड स्लेयर जूजिन होता है वो आके पड़ता है, हमारे जुंजी के सामने अपनी पावर्स को रिलीज करता है, जबकि हमारा जुंजी भी उसके अटैक को वहां पर डेसिपेट कर देता है और साथ ही उसके ऊपर अटैक होता है क्योंकि हमारा यंग मास्टर बाइली वहां पर पहुंच आता है। बाइली उनसे कहता है तुम लोग कोई भी हो, अगर तुम में से कोई भी मेरे ब्रदर लूजन के अटैक करेगा तो वो मेरे हाथों से नहीं बचेगा, मैं उसे मार डालूंगा। फिर साथ ही हमारे जुंजी की तरफ देखता है और उससे कहता है ब्रदर लू काफी दिनों के बाद मिल रहे हैं, तुम कैसे हो। हमारे जुंजी से बताता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो इसी के साथ ही स्वर्ड मास्टर बाइली आगे बढ़ता है, अपनी तलवार निकाल लेता और यंग मास्टर गू से कहता है कोई भी मेरे ब्रदर के साथ पंगा लेगा तो मैं इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। यंग मास्टर गू के साथ जो लड़की होती है वो उसे कहती है यंग मास्टर गू प्लीज यहाँ से चलते हैं, मुझे वो कैट बिल्कुल भी नहीं चाहिए, हमें वो कैट नहीं चाहिए, चलो यहाँ से चले, हम इनसे फाइट नहीं करनी। यंग मास्टर गू से कहता है हम लोग यहाँ से क्यों जाएंगे, क्या तुम्हें पता नहीं है कि यहाँ पर एक रूल है, यहाँ पर रूल यह है कि
6 सेक्टर कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले जितने भी कंपटीटर्स हैं वो लोग कंपटीशन के स्टार्ट होने से पहले आपस में फाइट नहीं कर सकते और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर हमारे पर अटैक करेगा। यहाँ पर बिल्कुल भी फाइट नहीं कर सकता, इसलिए मुझे इसे डरने की भी जरूरत नहीं है। स्वॉर्ड मास्टर बाइलियो से कहता है क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे हेड पर अटैक नहीं करूंगा। वो अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए इसके पर अटैक करता है। गॉड स्लेयर जल्दी से चलाकर से कहता है यंग मास्टर प्लीज बचो, ये तुम्हारे पर अटैक कर रहा है। बाइलियो ने क्योंकि एनर्जी को रिलीज करते हुए उसके पर अटैक कर दिया होता है तो यंग मास्टर को बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है इस कमीने ने तो सच में मेरे पर अटैक कर दिया, अब मैं क्या करूं, मैं इसे अटैक से कैसे बचूंगा। क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड उसके पास ही खड़ी होती है। वो जल्दी से अपनी गर्लफ्रेंड को उठाकर सामने की तरफ कर देता है जिससे वो सारे अटैक उसकी गर्लफ्रेंड की बॉडी के अंदर धंस जाते हैं और वो लड़की वहीं पर मर जाती है। यंग मास्टर वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और उसे कहता है तुम तो वाकई में यहाँ पर जान लेने पर तुले हो, तुमने अभी मुझे मार दिया होता, तुम यहाँ पर ऐसा कैसे कर सकते हो। क्या तुम्हें इस बात का जरा भी डर नहीं है कि तुम्हें कंपटीशन से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो यहाँ पर मेरी गर्लफ्रेंड की जान ले ली। तुम्हारा स्वॉर्ड मास्टर बाइलियो से कहता है क्या तुम कोई बेवकूफ हो, सभी लोगों ने यह खुद से देखा है कि तुमने अपनी जान बचाने के लिए इस लड़की को शील्ड के तौर पर यूज किया और इस लड़की को मरवा दिया है। इस लड़की की जान ली है, ना कि मैंने इस लड़की की जान ली है। यंग मास्टर गू से कहता है अगर ये वाला अटैक मेरी बॉडी के साथ हिट होता तुम्हें यहाँ पर 6 सेक्टर कंपटीशन के ऑर्गेनाइजर से एक बहुत बड़ी पेनल्टी फेस करना पड़ती, यहाँ से निकाल दिया जाता। कि उसके साथ जो उसका गार्ड होता है गॉड स्लेयर वो उसे कहता है यंग मास्टर प्लीज यहाँ से चलें, हमें यहाँ से चलना चाहिए, ये बंदा तो पागल है। दोनों पीछे की तरफ मुड़ जाते हैं। यंग मास्टर गू हमारे जुंजी से कहता है तो मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़ रहा हूँ लेकिन एक बार कंपटीशन को स्टार्ट होने दो, कंपटीशन के दौरान मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। जुंजी सोच रहा था ये बंदा तो बहुत ज्यादा बेशर्म है, अपनी गर्लफ्रेंड को मरवाकर अब यहाँ पर मुझे धमकी देकर जा रहा है। उनके वहाँ से चले जाने के बाद स्वॉर्ड मास्टर बाइलियो आगे बढ़ता है, हमारे जुंजी से कहता है ब्रदर लू क्या तुम ठीक हो। जुंजी से कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। तो स्वॉर्ड मास्टर बाइलियो से कहता है लगता है कि तुमने यहाँ पर फिर से ब्रेक थ्रू कर लिया, तुम्हारा लेवल पहले से अप हो चुका है। जुंजी से कहता है हाँ ये तो सिर्फ एक कोइंसिडेंस था कि मैंने लेवल अप कर लिया। फिर साथ ही वो अपने पास एक बॉक्स निकालता है और उसके सामने करते हुए कहता है कि अंदर एक बहुत अच्छी पिल है, इसको 7 टियांची पैटर्न पिल कहा जाता है। अगर तुमने इसको अच्छे से रिफाइन कर लिया, बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया तो तुम एक लेवल अप हो जाओगे और तुम अपनी ह्यूमन स्पिरिट रॉम के 9th लेवल तक पहुंच जाओगे। इस पिल को मैंने अपने हाथों से बनाया है, ये पिल वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी है। मास्टर बाइलियो से कहता है क्या तुम वाकई में ये वाली पिल मुझे देना चाहते हो कि मैं यहाँ पर लेवल अप हो जाऊँ। जुंजी से कहता है 6 सेक्टर का कंपटीशन बहुत ही जल्दी यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 10 दिन बचे हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से लेवल अप कर जाओ, तुम्हारे लेवल अप करने से तुम्हारी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, तुम जिन और जैंग्राम के बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाओगे। अगर मैं यहाँ पर इसको कंज्यूम करूंगा और लेवल अप करूंगा तो मैं जितनी ज्यादा पावरफुल नहीं हो सकता। यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सभी में सबसे ज्यादा कम कल्टीवेशन मेरी है। बट मास्टर बाइलियो इसके यहाँ से बॉक्स ले लेता है और कहता है फिर तो ठीक है, चलो ठीक है मैं तुम्हारे हाथ से इसको ले लेता हूँ। तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तो वो लोग वहाँ से आगे की तरफ चलना स्टार्ट करते हैं। हमारा जुंजी स्वॉर्ड मास्टर बाइलियो से कहता है जब तुम यहाँ पर आए तो तुम्हें देखने वाले सभी लोग बहुत ज्यादा डर गए थे। स्वॉर्ड मास्टर बाइलियो से कहता है उन सभी को डरना तो नहीं चाहिए था क्योंकि मैंने यहाँ पर आकर कुछ ज्यादा बड़ा कारनामा तो नहीं किया, मैंने बस एक छोटा सा कांड किया था। हमारा जुंजी से कहता है क्या मतलब तुमने यहाँ पर आकर छोटा सा कांड किया था, वो क्या है। कहता है तकरीबन 2 दिन पहले एक बंदा जिसका नाम लिन जिंगजान था हमारी प्लेस पर आया था और हमें कंपटीशन के बारे में बताने के लिए आया था कि 6 सेक्टर का कंपटीशन कौन सी जगह पर होने वाला है। हमारा जुंजी उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा था इसी वजह से मैं बाइलियो को वहाँ पर ल्यू फैमिली के मेंशन में ढूंढ रहा था लेकिन वो वहाँ पर नहीं था। इससे पहले से पता था कि लोकेशन क्या है और जहाँ पर आकर कल्टीवेट कर रहा था ताकि यहाँ पर आकर प्रैक्टिस कर सके। स्वॉर्ड मास्टर बाइलियो अपनी कहानी को कंटिन्यू करते हुए कहता है जब वो बंदा वहाँ पर हमारे पास आया था तो उस वक्त मुझे पता चला कि उसका तुम्हारे साथ एक झगड़ा चल रहा है क्योंकि वो तुम्हारे साथ फाइट करके वहाँ पर पहुंचा है। मैसेज देने के बाद जब वहाँ से वापस चला गया तो मुझे पता चला कि उसने तुम्हारे साथ फाइट किया। तो मैं उनके जगह के ऊपर गया जहाँ पर वो लोग रुके हुए थे। वहाँ पर जाने के बाद उसके साथ साथ वहाँ के 12 एल्डर्स को मार डाला, मैंने सभी को मार दिया था। मैंने यहाँ पर उन सभी लोगों को मारकर तुम्हारी मदद कर दी क्योंकि वो सभी लोग तुम्हारे साथ कभी ना कभी फाइट करने के लिए दोबारा जरूर आते, तो मैंने उन सभी को मार दिया। जुंजी इसकी बात सुनने के बाद कहता है ये कह रहा था कि इसने यहाँ पर एक छोटा मोटा कांड किया है लेकिन इसने तो पूरे के पूरे 12 एल्डर्स की जान ले ली। हमारा जुंजी से कहता है मुझे नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर लिन फैमिली के साथ मेरी वजह से पंगा लेना चाहिए था क्योंकि लिन फैमिली काफी बड़ी है और वो लोग हमारे पीछे आते रहेंगे चाहे तुमने वहाँ पर 12 एल्डर्स की जान ही क्यों ना ली हो। स्वॉर्ड मास्टर बाइलियो से कहता है सभी लोगों से बिल्कुल भी नहीं डरता, लिन फैमिली के किसी भी बंदे से मुझे बिल्कुल भी डर नहीं है लेकिन हम लोग लिन जिंगजान की स्ट्रेंथ को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, वो काफी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। हमारा जुंजी से कहता है मुझे ली जिंगजान के बारे में इतना पता है कि उसकी कल्टीवेशन मुझसे ज्यादा है, यानी कि उसकी कल्टीवेशन इस वक्त वाली स्पिरिट राम के 9th लेवल पर है और बहुत ही जल्दी वो जिंगजांग राम में पहुंचने वाला है। स्वॉर्ड मास्टर बाइलियो से कहता है क्या वाकई में वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसकी कल्टीवेशन इतनी ज्यादा है। तो हमारा जुंजी से कहता है उसने यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन बेस को हाइड किया हुआ है, हालांकि उसकी कल्टीवेशन बेस काफी ज्यादा है यानी कि 9th लेवल पर है। मुझे लगता है कि इस कंपटीशन के खत्म होने के बाद जो लोग भी इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के बाद जिंदा बचकर बाहर आएंगे उन सभी की कल्टीवेशन काफी तेजी के साथ बढ़ेगी, वो काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। इसलिए यहाँ पर इन लोगों को अपनी कल्टीवेशन बेस को छुपा कर आना पड़ रहा है क्योंकि ये लोग भी यहाँ पर जाकर फायदा हासिल करना चाहते हैं। अब जितने भी कंपटीटर्स हैं उन सभी की नजर में लिन जिंगजान और उसके साथ साथ लू शेन उन दोनों की कल्टीवेशन बेस हिमालय स्पिरिट राम के 4th लेवल पर है। उन्हें लगता है कि वो दोनों हिमालय स्पिरिट राम के 4th लेवल पर हैं। असल बात तो यह है कि उन दोनों का कल्टीवेशन बेस इस वक्त स्पिरिट राम के 9th लेवल पर है और बहुत ही जल्दी वो जिंगजांग राम में पहुंच जाएंगे जहाँ पर सभी लोगों को बेवकूफ बनाया हुआ है। तो बाइलियो से कहता अगर हम लोग यहाँ पर यूनिक आर्टिफैक्ट्स और स्पेशल वेपन्स को यूज करें या फिर हम लोग यहाँ पर एम्परर लेवल के वेपन्स को यूज करें तो तुम्हें नहीं लगता कि हम लोग उनको हरा पाएंगे। लगता है कि हम लोग जिन और जैंग राम के एक्सपर्ट्स को भी हरा
पाए। जुंजी से कहता हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, हम लोग यहाँ पर इस तरह के आर्टिफैक्ट्स और वेपन्स को यूज करते हुए उनसे जीत सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा कम कल्टीवेशन मेरी है। यहाँ पर जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उन सभी में सबसे ज्यादा लो कल्टीवेशन मेरी है। स्वॉर्ड मास्टर बायलियो से कहता हाँ मुझे पता है कि तुम्हारी कल्टीवेशन लो है, तुम्हारी कल्टीवेशन लो होने के बावजूद भी तुम उन सभी को ओवरकम कर सकते हो। मुझे तुम्हारे बारे में इतना तो पता है कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। नेक्स्ट सीन में वेंजियन पवेलियन एरिया का दिखाया जाता है। स्वॉर्ड मास्टर बायलियो हमारे जुंजी को अपने साथ उस एरिया की तरफ ले आता है जहाँ पर उनके स्वॉर्ड पवेलियन के लोग होते हैं, वेंजियन पवेलियन के लोग होते हैं। जुंजी जब वहाँ पर पहुंचता है तो उसके सामने ग्रैंड मास्टर खड़े होते हैं। ग्रैंड मास्टर वूजी से कहते हैं तुम जहाँ पर आएगे, मुझे लगा था कि तुम लेट हो जाओगे। उसे कहते हैं मैंने सुना है कि लिन फैमिली के जो रिफॉर्मेशन के मास्टर थे ब्लैक माउंटेन लिन, तुम्हारे साथ एक स्पार मैच किया था और तुमने उन सभी लोगों को मार दिया है। इसके अलावा मैंने ये भी सुना है कि लिन फैमिली के 12 एल्डर्स जो कि एक स्पेशल जगह के ऊपर थे, यानी कि अपने रेजिडेंस में थे, वो सभी के सभी लोग वहाँ पर मरे हुए पाए गए हैं। तुम्हारा जुंजी उसे कहता है प्लीज मुझे माफ करना, मेरे एक्शंस काफी ज्यादा रेकलेस थे, मैंने वहाँ पर उनको सजा दे दिया, मैं नहीं चाहता कि आप यहाँ पर इस मसले को और ज्यादा आगे बढ़ाएं। ग्रैंड मास्टर वूजी उन दोनों से कहते हैं तुम इस बात को छोड़ दो, मुझे लगता है कि तुम दोनों सफर करके काफी ज्यादा थक चुके होगे, जाओ जाकर रेस्ट करो क्योंकि कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों अपनी सही कंडीशन में हो। जिसे कहता है पवेलियन मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उन दोनों के वहां जाने के बाद पवेलियन मास्टर वूजी अपने साथी से कहते हैं मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर इस जगह को अच्छी तरह से गार्ड करो। इसलिए स्वॉर्ड मास्टर लूजन और बायली इन दोनों का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखना। अगर कोई भी यहाँ पर आए इनको मारने के लिए तो उसको वहीं पर मार डालना, या फिर कोई भी यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करने के लिए आए उसको भी मार डालना। तो नेक्स्ट सीन हमें उसी एरिया का दिखाया जाता है। साइड के ऊपर मास्टर किन और उसके साथ साथ मास्टर चैंग होते हैं। वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। मास्टर चैंग मास्टर किन से कहते हैं मुझे बताओ कि तुम्हारी उसके साथ बात हुई या नहीं। मास्टर किन उसे कहते हैं मैं ल्यू वेंटियान के साथ मिलने के लिए गया था, लेकिन वो अभी भी वहाँ पर अकेले में बैठकर कल्टीवेट कर रहा है, वो अभी तक बाहर नहीं निकला, इसलिए मैं उससे मिल नहीं पाया। मास्टर किन कहते हैं उस बंदे ने तो यहाँ पर आने के बाद और भी ज्यादा मुश्किल क्रिएट किया। हमारी वेंजियन पवेलियन में मुश्किलात कम थी कि अब वो यहाँ पर आकर भी लोगों से पंगे ले रहा है, इसने यहाँ पर भी बहुत सारे दुश्मन बना लिए हैं। मास्टर चैंग उसे कहते हैं ये बात हमारे लिए तो काफी ज्यादा अच्छी है क्योंकि वो बहुत जल्दी कंपटीशन में हिस्सा लेगा, तो उसके बहुत सारे दुश्मन है और इस कंपटीशन से वो कभी भी जिंदा बाहर नहीं आ पाएगा। मास्टर किन उसे कहते हैं हम लोग यहाँ पर किस बात का इंतजार कर रहे हैं, मुझे लगता है कि सिचुएशन से हमें काफी ज्यादा फायदा हो सकता है, हमें सिचुएशन से फायदा उठाना चाहिए। तो हमारा मेन मकसद यहाँ पर ये होना चाहिए कि हमें जाकर ल्यू वेंटियान को ढूंढना है। अगर हम लोगों ने ल्यू वेंटियान को ढूंढ लिया और उसको कल्टीवेट करने में मदद की और उसको ब्रेक थ्रू कंप्लीट करवा दिया, हम लोग लूजन को उसके हाथों से मरवा सकते हैं। हमारे लिए ये एक चांस होने वाला है। मास्टर चैंग अपने पास एक स्क्रॉल निकालते हैं और उसे कहते हैं तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम लोग बहुत जल्दी ल्यू वेंटियान से मिलने वाले हैं। क्योंकि हमारा जुंजी वहीं पर एक पिलर के पीछे छुपकर उनकी बातें सुन रहा था। हमारा जुंजी कहता है ये तो बहुत ज्यादा बोरिंग है, ये यहाँ पर किसी से मदद लेने वाले हैं ताकि वो मुझे मार सके। इसे नेक्स्ट सीन रात के वक्त का दिखाया जाता है। रात के वक्त हमारा जुंजी उस बेस की तरफ जाता है जहाँ पर उसकी माँ को कैद करके रखा गया। हमारा जुंजी कहता है तो फाइनली मैं इस जगह के ऊपर पहुंच आया हूँ, कि ये काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। इसी के साथ हमारा जुंजी अपनी बॉडी को कंसील करता है, इसे उस जगह के अंदर जंप कर जाता है। तो वो एक बड़ा सा क्लिफ होता है, उसके अंदर खाई होती है और उस खाई के अंदर जंप करता है। जुंजी कहता है मॉम तुम्हारा बेटा तुम्हें बचाने के लिए आ चुका है। तो जुंजी वहाँ से जंप करने के बाद जब वहाँ पर नीचे लैंडिंग करता है तो वहाँ पर काफी सारे कंकाल पड़े होते हैं, यानी कि वहाँ पर जो इंसान आए थे वो सभी मर चुके हैं। जुंजी को वहाँ पर काफी पावरफुल मियाज़मा महसूस होता है। जुंजी कहता है यहाँ पर तो बहुत ही जहरीला मियाज़मा है, जहरीला मियाज़मा तो किसी की भी सोल को इरोड कर सकता है। तो इस ल्यू गू क्योंग ने जहाँ पर मेरी माँ को इसलिए कैद करके रखा है ताकि उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी जो है वो इरोड हो जाए, यहाँ पर तड़प तड़प कर अपनी जान दे दे, लेकिन इस बात का बदला तो उसे चुकाना पड़ेगा। तुम्हारा जुंजी वहाँ से आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है और कहता है पता नहीं अब मेरी मॉम कहाँ पर होंगी। अपनी मॉम को ढूंढने के लिए आगे की तरफ बढ़ रहा था तो उसी वक्त से वहाँ पर आवाज आती है। कोई उसे कहता है क्या तुमने अभी तक यहाँ पर गिव अप नहीं किया, मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हें इस बारे में नहीं बताऊंगी। ये कहता है ये किसकी आवाज है, ये तो किसी औरत की आवाज है, लगता है ये मेरी मॉम की आवाज है। जुंजी कहता है उस ब्लैक माउंटेन एल्डर के मुताबिक उसने कहा था कि फॉर्मेशन के मिडल में मेरी मॉम को बंदी बनाकर रखा हुआ है और अभी जहाँ से मुझे आवाज आई है वो मिडल से आई है, तो मुझे लगता है कि मुझे उस तरफ आगे बढ़ना चाहिए, मेरी मॉम वहाँ पर हो सकती है। जुंजी वहाँ से आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है। वहाँ पर रेड फॉग बहुत ज्यादा होती है, वो अपनी तलवार निकालता है, रेड फॉग को वहाँ पर से हटाते हुए आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है। जब वो वहाँ पर आगे बढ़ता है और सेंटर में खाई होती है और उस खाई की दूसरी तरफ के साथ उसकी माँ को चेन्स के साथ बांधा गया होता है। उसकी माँ सामने की तरफ देखती है और कहती है कौन है वहाँ पर, अगर तुम यहाँ पर ये प्लान कर रहे हो कि तुम इस बड़ी सी रे फॉर्मेशन को तोड़ दोगे तो ये बिल्कुल बेकार है, तो क्योंकि तुम इसको तोड़ नहीं पाओगे। हमारा जुंजी भी वहाँ पर अपनी तलवार को सामने की तरफ करते हुए अपना पूरा जोर लगा देता है, वो अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। तो क्या वो इस रे फॉर्मेशन को तोड़कर अपनी माँ को आजाद करवा पाएगा, ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, शुक्रिया। तो लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि हमारा जुंजी अपनी माँ को बचाने के लिए अबिस के अंदर चला जाता है, उस मेटेओराइट अबिस में जहाँ पर उसकी माँ को कैद करके रखा गया होता है। माँ सामने की तरफ देखती है और कहती है कौन है वहाँ पर, अगर तुम्हें लगता है कि तुम इस फॉर्मेशन को तोड़कर मुझे आजाद करवा सकते हो तो ये बिल्कुल भी बेकार है। जुंजी अपनी तलवार को सामने करते हुए अपनी फुल फोर्स लगा देता है। जब वो वहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है तो वो फॉर्मेशन टूट जाती है। उसकी माँ भी बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने ये कैसे कर दिया। इसी के साथ ही माँ जुंजी जल्दी से जंप करते हुए अपनी माँ के सामने झुक जाता है और उसे कहता है प्लीज माँ मुझे माफ कर देना, तुम्हारा
एक अच्छा बेटा नहीं बन सका, मैं तुम्हें पहले बचाने के लिए नहीं आ सका, इसके लिए मुझे माफ कर देना। उसकी माँ उसे देखती कहती है क्या तुम मेरे जूनियर हो। आती वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ती है उसे बिजली का एक झटका लगता है। उसकी कमर के ऊपर भी एक चेन बंधी होती है, वो एक बड़ी सी चेन होती है जिसके साथ वो पिलर के साथ बंधी होती है। जुंजी अपनी तलवार लेकर आगे बढ़ता है और उसे कहता है माँ तुम्हें अभी मैं इस चेन से आजाद करवाता हूँ। अपनी तलवार के साथ उस चेन के ऊपर अटैक करता है तो हमारी जुंजी की तलवार के साथ भी वो चेन टूटती नहीं है। जुंजी भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है। जुंजी को खुद बैकलैश होता है जिसकी वजह से वो पीछे की तरफ गिरता है, उसके मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये चेन तो टूटी ही नहीं। कि माँ उसे कहती है जूनियर हालांकि ये मेटोडाइट दिखने में काफी ज्यादा फ्रेजाइल दिखाई देता है, लेकिन तुम इसके ऊपर अटैक करके इसको इस तरह तोड़ नहीं सकते, बहुत ज्यादा टफ है। तो तुम इसको तोड़ना चाहते हो तो तुम्हें यहाँ पर एक निर्वाणा लेवल के मास्टर की जरूरत पड़ेगी, वही अपनी एनर्जी के साथ इस मेटोडाइट को तोड़ सकता है और मुझे यहाँ से आजाद करवा सकता है। रही बात यहाँ पर इस लॉक को ओपन करने की, तो ये तो मेरी बॉडी के अंदर इम्बेड किया गया है। अगर तुमने यहाँ पर इसको फोर्सफुली डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की तो मैं भी यहाँ पर मर जाऊंगी, मैं भी नहीं बच पाऊंगी। हमारा जुंजी काफी ज्यादा परेशान होता है और अपनी मॉम से कहता है तो मॉम मैं तुम्हें कैसे यहाँ से आजाद कराऊं। उसकी मॉम उसे कहती है तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये लॉक काफी ज्यादा फ्रेंडली है, मुझे इससे ज्यादा नुकसान नहीं है। तो जुंजी से कहती है मेरे बेटे मुझे लगता है कि तुमने बहुत ज्यादा सफर किया है, यानी कि तुम अकेले थे और अकेले बच्चे का पलना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, इसी वजह से तुम्हारी शक्ल भी काफी ज्यादा चेंज हो चुकी है। अपनी माँ से कहती है मैंने तुम्हारी जान बचाई थी और मैं खुद यहाँ पर अपना सेक्रीफाइस देने के लिए चली आई ताकि मैं तुम वहाँ पर एक शांति भरी जिंदगी गुजार सको। जुंजी उसे कहता है आपका बेटा होने के नाते मैं यहाँ पर कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ कि मेरी माम यहाँ पर सजा भुगत रही है जिससे उन्हें बहुत ज्यादा रोजाना दर्द होता है, तो मैं यहाँ पर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं आप दोनों को दोबारा से रीयूनाइट करूंगा। अपनी माँ से कहता है मॉम क्या आपको पता है कि हम लोग इस लॉक को कैसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, आपको नुकसान पहुंचाए बिना मैं इस लॉक को कैसे ओपन कर सकता हूँ ताकि मैं आपको यहाँ से आजाद करवा सकूँ। मॉम से कहती है इसे ओपन करने का एक तरीका है लेकिन वो मेथड बहुत ज्यादा खतरनाक है। उसी के साथ उसकी माँ उसे बताती है क्या तुम्हें पता है कि काफी हजार साल पहले यहाँ पर बहुत सारे मीटेओराइट गिरे थे, उनमें से एक मीटेओराइट यहाँ पर इस जगह के ऊपर गिरा था। जब वो मीटेओराइट यहाँ पर गिरा था उसके बाद से इस जगह को फॉलिंग स्टार अबिस कहा जाता है, जबकि वो मीटेओराइट यहाँ पर इस ग्राउंड के नीचे है। तो उस मीटेओराइट के यहाँ पर गिरने के बाद उसके अंदर से बहुत ही पावरफुल मियास्मा निकल रहा है जिसके अंदर बहुत ज्यादा किलिंग हो रहा है, वो बहुत ज्यादा जहरीला मियास्मा है जिसकी वजह से वो यहाँ पर डिजास्टर के अलावा कुछ भी नहीं है। मैं इस वक्त जिस पिलर के साथ बंधी हुई हूँ और जो चेन ये भी उसी मीटेओराइट से बनी है, तो यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है ये सब कुछ उस मीटेओराइट की वजह से है। जुंजी से कहता है तो मॉम आपकी कहने का मतलब ये है कि ये डिजास्टर ये सारे का सारा इस मीटेओराइट से निकल रहा है। जी मॉम से कहते हैं जब ये मीटेओराइट यहाँ पर गिरा था और ये अबिस यहाँ पर बनी थी, इसके यहाँ पर गिरने के बाद उन्होंने एंशिएंट स्टार सेक्टर बनाया था। एंशिएंट स्टार सेक्टर के बनने के बाद उन लोगों ने इस मीटेओराइट की पावर को सीक्रेटली यूज करने के बारे में सोचा। बहुत सारे एक्सपर्ट्स यहाँ पर आए और लोग इस मीटेओराइट की पावर को यूज करना चाहते थे, लेकिन उनमें से कोई भी इसमें कामयाब नहीं हो सका, उनमें से कोई भी इस मीटेओराइट की पावर को यूज नहीं कर सकता था। लेकिन क्योंकि एंशिएंट स्टार सेक्टर फॉलिंग स्टार अबिस के काफी ज्यादा करीब थी, इसी वजह से उन्होंने इस जगह के ऊपर कब्जा कर लिया। जुंजी अपनी मॉम से कहता है तो मॉम कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका इस मीटेओराइट को कंट्रोल करने के साथ कोई ना कोई ताल्लुक है, इस मीटेओराइट की पावर को हार्नेस कर सकती है। तो उसकी मॉम से कहती है हाँ ये सब कुछ 20 साल पहले हुआ था। 20 साल पहले मैं सीक्रेटली इस जगह के ऊपर आई थी, जहाँ पर आने के बाद जहाँ पर सभी लोग इस मीटेओराइट की पावर को यूज करने में फेल हो रहे थे, मैंने इस मीटेओराइट की पावर को यूज कर लिया। फिर मुझे पता चला कि मेरे पास जो स्पेशल टेक्निक है वो मुझे इस मीटेओराइट के करीब जाने दे सकती है, मैं इस मीटेओराइट से बिल्कुल भी हर्ट नहीं होती। ये बात तो सच है कि इसका मियास्मा बहुत ज्यादा पावरफुल है, मैं भी इससे थोड़ी बहुत हर्ट होती हूँ, लेकिन इससे मेरी मेडियंस के ऊपर बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। इसी वजह से उन लोगों ने यहाँ पर मुझे इम्प्रिजन कर दिया, उन्होंने मुझे यहाँ पर बंदी बना दिया ताकि वो यहाँ पर से इस मियास्मा को यूज कर सके, वो लोग इस मीटेओराइट की पावर को यूज कर सके, वो लोग आसानी से यहाँ पर आ सकते हैं, जबकि मैं यहाँ पर बंदी बनाई गई हूँ। तब तक मैं यहाँ पर हूँ वो सभी लोग इसके अंदर आसानी से घुस सकते हैं और उनकी बॉडी को नुकसान भी नहीं पहुंचता। जुंजी से कहता है तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि मुझे उस मीटेओराइट के करीब जाना होगा, जाकर मियास्मा को कंट्रोल करना होगा। उसकी मॉम से कहती है हाँ तुम्हें यहाँ पर इस ग्राउंड के नीचे जाना होगा, वहाँ पर नीचे वो क्रिस्टल है, बड़ा सा मीटेओराइट है जो कि जिसके अंदर से ये सारा मियास्मा निकल रहा है। जुंजी अपनी मॉम से कहता है मदर अगर तुम्हें आजाद करवाने का सिर्फ और सिर्फ यही एक तरीका है तो मैं जरूर वहाँ पर जाऊंगा, मैं वहाँ पर नीचे जाऊंगा, मैं जाकर उस मियास्मा को कंट्रोल कर सकूं और तुम्हें यहाँ से आजाद करवा सकूं। मॉम से कहती है नहीं, यहाँ तक कि एंशिएंट स्टार सेक्टर के लोग भी यहाँ पर इसके अंदर एंटर होने से बहुत ज्यादा घबराते हैं, वो लोग भी वहाँ पर नीचे नहीं जा सकते उस मीटेओराइट के करीब। तो वहाँ पर जाओगे तुम्हारे सारी की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी इरोड हो जाएगी और तुम वहाँ पर मर जाओगे। जुंजी उसे कहता है लेकिन मॉम मैं यहाँ पर आपको इस तरह दुखी नहीं देख सकता, मैं आपको यहाँ पर इस तरह दर्द में नहीं देख सकता, मुझे वहाँ पर जाना होगा। साथ ही में जुंजी अपनी पावर्स को रिलीज करता है और कहता है मैं जा रहा हूँ। मॉम से कहती है लेकिन बेटा मैं तुम्हें जाने से रोक रही हूँ। उसे कहता है मॉम आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये मियास्मा मुझे भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जुंजी जंप करते हुए वहाँ पर नीचे चला जाता है। तो उसकी मॉम यहाँ पर उसे बचाने के लिए और क्या कर सकती है, वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए पास से वो टेक्निक हमारे जुंजी की बॉडी में ट्रांसफर कर देती है और उसे कहती है ये वो स्पेशल टेक्निक है जिसकी मदद से तुम इस मियास्मा को अपनी बॉडी में ऑब्जर्व कर सकते हो। स्पेशल टेक्निक मैंने खुद से बनाई थी, इस स्पेशल टेक्निक की मदद से मैं इस मीटेओराइट के करीब जा सकती हूँ, लेकिन तुम बहुत ज्यादा मियास्मा को अपनी बॉडी के अंदर ऑब्जर्व मत करना वरना इससे तुम्हें काफी ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। तुम्हारा जुंजी उसे कहता है ठीक है मॉम जैसे तुमने कहा बिल्कुल वैसे ही होगा। जुंजी जैसे जैसे वहाँ पर ग्राउंड के नीचे जा रहा होता है वहाँ पर मियास्मा बहुत ज्यादा थिक होता है, उसके आसपास सिर्फ और सिर्फ रेड कलर होता है क्योंकि ये रेड कलर का मियास्मा है। जुंजी कहता है मैं यहाँ पर इस बात को इमेजिन भी नहीं कर सकता कि इस मीटेओराइट के अंदर से कितना ज्यादा मियास्मा निकल रहा है। जुंजी कहता है जब से मैंने
बॉडी टेम्परिंग आर्ट को अपने 4th लेवल तक पहुंचाया। जब से मैं ग्लास बॉडी तक पहुंचा हूँ, वहां से मैंने ब्रेक थ्रू नहीं किया। लगता है कि मैं सारे मियाज़मा को अपनी बॉडी के अंदर ऑब्जर्व करने के बाद डायमंड बॉडी को एक्सेस कर सकता हूँ। मैं डायमंड बॉडी में अपग्रेड कर सकता हूँ। जुंजी कहता है चलो फिर ठीक है, इस मियाज़मा को बॉडी के अंदर ऑब्जर्व करके देखते हैं। जुंजी कहता है तो फिर यहाँ पर इस मियाज़मा को ऑब्जर्व करके देखते हैं। जुंजी अपनी बॉडी के अंदर मियाज़मा को ऑब्जर्व कर रहा था, साथ ही आगे की तरफ बढ़ता है। जुंजी कहता है अगर मैंने यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर लिया मेरे लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, मेरी कल्टीवेशन भी बढ़ेगी, बहुत ही जल्दी कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है। अगर मैं यहाँ पर अपनी बॉडी को डायमंड बॉडी में चेंज कर पाया तो वहाँ पर बहुत सारे पावरफुल कल्टीवेटर्स होंगे जिनका मैं आसानी से मुकाबला कर सकता हूँ। अटैक्स मेरी बॉडी के ऊपर काम नहीं करेंगे। जुंजी आगे की तरफ बढ़ रहा था, उससे वहाँ पर रेड लाइट कलर की लाइट दिखाई देती है। जुंजी कहता है वहाँ पर आगे क्या है। लाइट के काफी ज्यादा करीब पहुंच जाता है। जुंजी कहता है यहाँ पर इस जगह के करीब तो बिल्कुल भी ग्रेविटी नहीं है, ये जगह काफी ज्यादा डेंजरस है। जुंजी कहता है ये वाली जगह, इस जगह के ऊपर कोई जिन या जैंग राम का एक्सपर्ट भी आएगा तो वो बड़ी आसानी से मारा जाएगा। मैं तो फिर भी ह्यूमन राम के 3rd लेवल पर हूँ। जुंजी उस बड़े से पत्थर के बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाता है जिसके अंदर से रेड कलर की लाइट निकल रही होती है। ये पत्थर वही मीटियोराइट है जो आसमान से गिरा था। जुंजी कहता है तो अब मुझे पता चला ये वो मीटियोराइट है, इसके अंदर से रेड कलर का मियाज़मा निकला है जो काफी ज्यादा पावरफुल है। साथ ही हमारे जुंजी को उस मीटियोराइट के अंदर से कुछ आवाज सुनाई देती है। जुंजी कहता है ये किस किस्म की आवाज है। वहाँ पर अटैक करते हुए थोड़े से मियाज़मा को साइड के ऊपर हटाता है तो उसे उस बड़े से मीटियोराइट के ऊपर एक बड़ा सा क्रिस्टल दिखाई देता है। कहता है ये तो एक एम्परर ग्रेड का वेपन है, इस एम्परर ग्रेड के वेपन को इस मीटियोराइट के अंदर किसने एम्बेड किया होगा। साथ ही वहाँ पर से काफी बड़े बड़े ड्रैगन्स निकलते हैं जो कि एनर्जी के साथ बने होते हैं, वो मियाज़मा ड्रैगन्स होते हैं। जुंजी हमें यहाँ पर एम्परर ग्रेड के वेपन्स के बारे में बताता है। जुंजी कहता है एम्परर ग्रेड के वेपन्स को 4 लेवल्स में डिवाइड किया जाता है, लो, मीडियम, हाई और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। सामने इस वक्त जो वेपन है ये वाला वेपन मीडियम लेवल का वेपन है। जुंजी कहता है ये वाला क्रिस्टल जो कि इस बड़े से मीटियोराइट के अंदर ऐड किया गया है, मुझे लगता है कि ये हजारों साल से इसके अंदर दंसा हुआ है और ये चाहता होगा कि इसे कोई यहाँ से बाहर निकाले। साथ ही इस क्रिस्टल की मदर की बॉडी के ऊपर जो शैकल्स हैं उसके साथ काफी ज्यादा रिसेम्बलेंस है। अगर मैंने इसको यहाँ से बाहर निकालिया तो हो सकता है मैं अपनी मॉम को आजाद करवा सकूं। हमारा जुंजी जल्दी से आगे बढ़ता है। जैसे हमारा जुंजी जाकर उस क्रिस्टल को हाथ डालता है, उसको निकालने लगता है, उसी वक्त वहाँ पर से जबरदस्त एनर्जी निकलती है। इसी एनर्जी के साथ उसके सामने वहाँ पर एक बड़ा सा बंदा अपीयर होता है। हमारा जुंजी कहता है ये कौन है, मुझे यहाँ पर बहुत ही पावरफुल प्रेजेंस महसूस हो रही है। उसके सामने जो बंदा अपीयर होता है वो मियाज़मा किंग होता है। वो उसे कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि तुम्हारे जैसा एक यंग लड़का यहाँ पर इतने 1000 साल के बाद अपीयर होगा। पिछले कई 1000 साल से मैं यहाँ पर कैद हूँ और यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हैं, लेकिन वो सारे के सारे लोग मारे गए, उनमें से कोई भी तुम्हारे जैसा यंग बिल्कुल भी नहीं था। उससे पूछता है कि तुम कौन हो, मुझे अपने बारे में बताता है कि मेरा नाम मियाज़मा किंग है। जुंजी कहता है मियाज़मा किंग, इस बात का क्या मतलब है। साथ ही जुंजी सोच रहा था इसकी पूरी बॉडी लगता है मियाज़मा के साथ बनी हुई है क्योंकि इसकी पूरी बॉडी से मियाज़मा की प्रेजेंस महसूस हो रही है। ऐसा तो नहीं है कि इस बड़े से जेड वेपन का यही मास्टर है, यानी कि इस एम्परर लेवल के वेपन का मास्टर ये है। मियाज़मा किंग हमारे जुंजी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है चलो मुझे यहाँ पर चेक करने दो तुम्हारे पास कौन कौन सी पावर्स है। तुम्हारा जुंजी भी अपने पास तलवार निकालता और कहता है क्यों नहीं, मैं तुम्हें यहाँ पर जरूर दिखाऊंगा। अपनी तलवार को घुमाते हुए उस एम्परर के ऊपर अटैक करते हुए आगे गुजर जाता है। उस एम्परर की बॉडी के ऊपर कट नहीं लगता क्योंकि मियाज़मा किंग की बॉडी मियाज़मा से बनी होती है। जुंजी कहता है ये क्या, मैं यहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल पावर को बिल्कुल भी यूज नहीं कर पा रहा, इसके ऊपर अटैक भी नहीं कर पा रहा, लगता है कि इसकी बॉडी मियाज़मा से बनी है। मियाज़मा किंग हमारे जुंजी से कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर मेरे सामने टिक सकते हो, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो, तुम मेरे सामने बिल्कुल भी नहीं टिक सकते। तुम्हारा जुंजी सोच रहा होता है मुझे लगता है कि अगर मैंने यहाँ पर इस मियाज़मा किंग को हरा दिया तो यहाँ पर जो कुछ भी है सब कुछ ठीक हो जाएगा, मॉम भी आजाद हो जाएंगे और मियाज़मा भी खत्म हो जाएगा। जुंजी कहता है तो फिर इसे यहाँ पर हराना पड़ेगा। जुंजी उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है तो मियाज़मा किंग उसे कहता है तुम काफी ज्यादा बहादुर हो जो यहाँ पर मुझसे फाइट करने के लिए आगे बढ़ रहे हो। जुंजी वहीं पर खड़े खड़े अपनी तलवार को घुमाते हुए एक जबरदस्त अटैक करता है। उस अटैक के साथ वो पूरे के पूरे मीटियोराइट के टुकड़े टुकड़े कर देता है। तो मीटियोराइट टूट जाता है और उस मीटियोराइट के टूटने के साथ मियाज़मा किंग भी काफी बुरी तरह से इफेक्ट होता है। लेकिन इसी के साथ ही हमारे जुंजी के बॉडी के ऊपर मियाज़मा से अटैक होता है जिससे हमारा जुंजी भी जख्मी हो जाता है। जुंजी के जख्मी होने के बाद मियाज़मा किंग वहाँ पर उसके करीब पहुंच जाता है। वो उसके सर पे हाथ रखता है और उसे कहता है पिछले कई 1000 साल से यहाँ पर इस जगह के ऊपर फंसा हुआ हूँ और मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल पाया। तो फाइनली मुझे यहाँ पर एक बॉडी मिलने वाली है, तुम्हारी बॉडी के ऊपर कब्जा करने के बाद मैं यहाँ से बाहर निकल पाऊंगा। मियाज़मा किंग हमारे जुंजी की बॉडी के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। हमारे जुंजी कहता है ये तो बहुत ही बुरा है, ये मेरी बॉडी के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। मियाज़मा किंग हमारे जुंजी के बॉडी के अंदर घुसने के बाद कहता है इस लड़के की स्वर टेक्निक्स काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन इसके अलावा इस लड़के की बॉडी में कुछ भी स्पेशल नहीं है, ये लड़का इतना भी खास नहीं है, तो बहुत ज्यादा बोरिंग है, ये तो बिल्कुल उन सभी लोगों जैसा है जैसे पहले लोग यहाँ पर आते रहे हैं, ये उन सभी लोगों जैसा ही है, ये भी बहुत ज्यादा कमजोर है। मियाज़मा किंग हमारे जुंजी की बॉडी के अंदर घुस जाता है, वो उसके स्पिरिचुअल सी के अंदर जाता है, वो बिल्कुल एम्प्टी होता है। वो कहता है ये क्या, इसका स्पिरिचुअल सी तो बिल्कुल एम्प्टी है, लगाई था क्योंकि इसके स्पिरिचुअल सी के अंदर क्या हो सकता है, जो तो बहुत ज्यादा यंग है, इसके पास इतना क्या हास हो सकता है। मियाज़मा किंग कहता है मैं काफी बुरी तरह से जख्मी हूँ जिसकी वजह से मैं फेरीलैंड में वापस नहीं जा सकता, इसी वजह से मैं पिछले कई 1000 साल से इस बड़े से मीटियोराइट के अंदर रह रहा था। हजारों साल पहले जो बैटल हुई थी उसकी वजह से बहुत ही पावरफुल कल्टीवेटर्स अनाइलेट हो गए थे, उनमें से एक मैं भी था। वहीं पर साइड के ऊपर से रोशनी दिखाई देती है, वो जल्दी से उस तरफ जाता है तो उसे वहाँ पर डाइन आर्म गार्ड दिखाई देता है। वो कहता है यहाँ पर क्या है, वो उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है ये तो एक स्पिरिट आर्मर है, डीजियन क्लैन वालों का है, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 48 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे मियाज़मा एम्परर हमारे जुंजी की बॉडी के ऊपर कंट्रोल कर लेगा, यहाँ पर हमारा जुंजी उसे अपनी बॉडी के अंदर से बाहर निकाल देगा। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल
चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्वर्ड किंग के एपिसोड 189 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जुंजी मीटोराइट के करीब पहुंच जाता है। वहां पर उसे एक वेपन दिखाई देता है जो कि एक क्रिस्टल होता है। वहीं पर से एक प्रोजेक्शन निकलती है जो कि मियाज़मा किंग की होती है। मियाज़मा किंग हमारे जुंजी की बॉडी के ऊपर कब्जा करना चाहता है, जिसकी वजह से वो उसके सोल सी के अंदर चला जाता है। उसके सोल सी के अंदर जाता है तो वहां पर उसे वो विंडाइन आर्म गार्ड दिखाई देता है। वो उसे देखकर काफी हैरान होता है और कहता है ये तो डिजिन क्लैन वालों का है, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रहा है। एक बहुत ही स्पेशल आर्मर है जो कि एम्परर लेवल का वेपन है। मियाज़मा किंग कहता है ये वाला जो स्पिरिट आर्मर है ये बहुत ही स्पेशल आर्मर है, ये डिजिन क्लैन वालों का आर्मर है और जो हीवन एंड अर्थ के रूल्स को भी इग्नोर कर सकता है। एक छोटे से कीड़े मकोड़े जैसे लड़के के पास इस तरह का आर्मर क्या कर रहा है, इसके पास ये आर्मर नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ता और कहता है तो अब तो मेरे हाथ यहाँ पर ये आर्मर भी लग चुका है, ये आर्मर मुझे मिलने वाला है। वो आर्मर के करीब पहुंचता है, वहाँ पर रीइनकार्नेशन स्टोन से दिखाई देता है। रीइनकार्नेशन स्टोन के अंदर से काफी सारी एनर्जी निकलती है और रीइनकार्नेशन स्टोन के अंदर से जो एनर्जी निकलती है वो उससे बाहर की तरफ फोर्स कर रही होती है। वो इसे देखकर और भी हैरान हो जाता है और कहता है ये लड़का तो बहुत ज्यादा स्पेशल है, इसके पास रीइनकार्नेशन स्टोन भी है। मियाज़मा किंग कहता है मेरे टीचर ने मुझे एक बार बताया था कि इसको रीइनकार्नेशन स्टोन कहा जाता है, ये इतना ज्यादा स्पेशल है कि ये आपको रीइनकार्नेट करवा सकता है, यहाँ तक कि इससे बहुत सारी दूसरी चीजें कर सकती हैं, हीवन और अर्थ दोनों को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन इस लड़के के पास ये कैसे आ गया। इस लड़के के पास जो भी चीजें हैं वो बहुत ज्यादा स्पेशल हैं, तो उसके अंदर से जो एनर्जी निकलती है वो मियाज़मा किंग को डिस्ट्रॉय कर देती है। मियाज़मा किंग के वहाँ पर डिस्ट्रॉय होने की वजह से मा जुंजी अपनी आंखें खोलता है और अपने आसपास देखता है। मा जुंजी कहता है ये क्या, मियाज़मा किंग के साथ क्या हुआ, मियाज़मा किंग कहाँ पर चला गया, वो तो मेरी बॉडी के अंदर घुस गया था। ऊपर से यहाँ पर इस जगह के ऊपर जितना मियाज़मा है वो भी बहुत ज्यादा वीक होता जा रहा है, यानी वो काफी ज्यादा कम रह गया है। जुंजी वहीं पर खड़ा होता है कि वो मियाज़मा उसकी बॉडी के अंदर जाना स्टार्ट करता है। मियाज़मा उसकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो रहा था। हमारे जुंजी कहता है मियाज़मा तो मेरी बॉडी के साथ मिक्स हो रहा है, यानी कि इसकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो रहा है। हमारे जुंजी ने जब वहाँ पर काफी सारे मियाज़मा को एब्जॉर्ब कर लेता है तो उसके एब्जॉर्ब करने के बाद उसकी जो बॉडी होती है वो अपग्रेड हो जाती है। अब उसके पास डायमंड बॉडी आ चुकी है, यानी कि वो पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। फिर उसके बाद हमारा जुंजी वहीं पर बैठ जाता है, दोबारा से कल्टीवेट करना स्टार्ट करता है। आधे घंटे के बाद का सीन दिखाते हैं। हमारा जुंजी वहाँ पर से काफी सारे मियाज़मा को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेता है और उसे अपनी बॉडी का हिस्सा बना लेता है। हमारा जुंजी कहता है तो फाइनली मैंने यहाँ पर बैठकर बहुत सारी एनर्जी को बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब किया, जिसकी वजह से अब मैं यहाँ पर डायमंड बॉडी को अचीव कर चुका हूँ। मैंने अपनी बॉडी को अपग्रेड किया, बहुत ही अच्छे से अपग्रेड कर लिया है। जुंजी उस मियाज़मा को भी अब यूज कर सकता है। वो अपने हाथ को सामने की तरफ करते हुए मियाज़मा को रिलीज करता है और कहता है कि मियाज़मा पांचों एलिमेंट से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ होता है, तो मतलब यह कि मैं ल्यूजियांग की आइस पावर के सामने टिक सकता हूँ। जब ल्यूजियांग अपनी आइस पावर के साथ मेरे पर अटैक करेगी तो मैं मियाज़मा के साथ उसका मुकाबला कर पाऊंगा। जुंजी कहता है आज के बाद से मैं ल्यूजियांग के खिलाफ बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करने वाला, पिछली बार उसने मुझे बड़ी आसानी से हरा दिया था। जुंजी वहाँ पर सामने की तरफ देखता है तो उस बड़े पत्थर के टूटने के बाद, मीटेओराइट के टूटने के बाद वहाँ पर वो क्रिस्टल उसे दिखाई देता है। वो कहता है जो क्रिस्टल यहाँ पर आजाद हो चुका है, क्रिस्टल यहाँ पर रेजोनेट क्यों कर रहा है। क्रिस्टल को यहाँ पर जिस पावर ने बाइंड किया हुआ था वो पावर तो अब खत्म हो चुकी है और जो क्रिस्टल भी यहाँ पर आजाद हो चुका है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ तो गलत है। हमारा जुंजी आगे बढ़ता है और कहता है इस क्रिस्टल के साथ ही पता चल सकता है कि मेरी मॉम के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि ये क्रिस्टल मेरी मॉम के साथ जुड़ा हुआ है। इस क्रिस्टल को यूज करते हुए देखते हैं, जब वो उसके ऊपर हाथ रखते हुए उसको चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उसकी मॉम के इर्द-गिर्द काफी सारे लोग आकर खड़े हैं। जुंजी कहता है वहाँ पर काफी सारे लोग हैं, लगता है वो मेरी मॉम को सजा देने के लिए आए हैं। नेक्स्ट सीन हमें ऊपर का दिखाया जाता है। हमारे जुंजी की मॉम के सामने काफी सारे लोग होते हैं, ये सभी लोग यहाँ पर इसको मारने के लिए आए होते हैं। तो जुंजी की मॉम उनसे कहती है लोगों ने पहले मुझे काफी बुरी तरह से टॉर्चर किया है, वो काफी जख्मी भी होती है। तो वो उनसे कहती है तुम लोगों ने मुझे काफी टॉर्चर कर लिया, क्या तुम लोग थोड़ा सा वेट नहीं कर सकते, दोबारा आकर मुझे फिर से टॉर्चर कर सकते हो। उसे कहते हैं तुम्हें किसने कह दिया कि हम तुम्हें यहाँ पर टॉर्चर करने के लिए आए हैं। तुम्हारे पास अगर इस मीटेओराइट की मास्टरी नहीं होती, अगर तुम्हारे पास इसकी मिस्ट्री और इसकी मिस्टीरियस टेक्निक नहीं होती तो तुम मर चुकी होती, हमने तुम्हें कभी का मार दिया होता। लेकिन काफी साल गुजर चुके हैं, इतने साल गुजरने के बाद भी हमें जरा सी भी प्रोग्रेस हासिल नहीं हो रही, तुमने हमारे साथ बिल्कुल भी अच्छे से कोऑपरेट नहीं किया, इसी वजह से लगता है कि तुम्हारा टाइम आ चुका है, अब तुम्हें मरना होगा। अब उस सीक्रेट की बिल्कुल भी परवाह नहीं है, अब हम तुम्हें यहाँ पर मारने वाले हैं। जुंजी की मदर उनसे कहती है क्या गू फेंसिंग वो मुझे मरा हुआ देखना चाहता है। तो लड़कों का लीडर आगे बढ़ता है और उसकी मदर के ऊपर अटैक करते हुए कहता है तो तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग यहाँ पर किसके ऑर्डर से आए। हाँ मैं उसी ने ऑर्डर्स दिए हैं तुम्हें मारने के। जुंजी की मदर वहाँ पर उस सारे दर्द को बर्दाश्त कर रही होती है और कहती है मुझे यहाँ पर इस दर्द को बर्दाश्त करना होगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर जोर से चलाई तो जूनियर को पता चल जाएगा और वो यहाँ पर आ जाएगा। नहीं चाहती कि मेरा बच्चा मेरी वजह से यहाँ पर किसी मुश्किल में पड़ जाए। लोग फिर से उसके ऊपर अटैक करते हैं और उसे कहते हैं पता नहीं है कि तुम ज्यादा देर तक यहाँ पर इस पावर को विथस्टैंड कर पाओगी, हम तुम्हारे पर बार बार अटैक करेंगे। उसके पास चाबुक होता है, वो अपने चाबुक के साथ उसकी मदर के ऊपर अटैक कर रहा होता है। जुंजी की मदर से कहता है आज मैं तुम्हें इतना ज्यादा टॉर्चर करूंगा जब तक कि तुम अपनी आखिरी सांस नहीं लेती और मर नहीं जाती, तब तक तुम्हें टॉर्चर किया जाएगा। इसी वक्त हमारा जुंजी वहाँ पर अपीयर होता है और उनसे कहता है वैसे कोई भी यहाँ पर अगर मेरी मॉम को हाथ भी लगाएगा तो में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, वो पीछे की तरफ मुड़ते हैं। जुंजी से कहते हैं कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे इस तरह बात करने की। हमारा जुंजी उनसे कहता है मैं वो इंसान हूँ जहाँ यहाँ पर तुम सभी लोगों की जान लेने वाला हूँ। साथ ही हमारा जुंजी वहीं
पर खड़े खड़े अपने ऑरा को रिलीज करता है तो उसके सामने जो बंदा खड़ा होता है उसकी बॉडी से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, वो वहीं पर मर जाता है। सभी लोग बहुत सा घबरा जाते हैं और कहते हैं ये क्या, ये बंदा तो बहुत ज्यादा पावरफुल लगता है। सभी लोग अपनी अपनी मास्टर स्पिरिट को रिलीज करते हैं, हमारे जुंजी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं तुमने हमारे साथी को मारा, अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हें मार डालेंगे। तो जुंजी की मॉम चिल्लाकर उसे कहती है जुंजी प्लीज यहाँ से भाग जाओ, ये सभी लोग डॉन फैमिली के मेंबर्स हैं, इन सभी लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते क्योंकि इनमें सबसे ज्यादा कमजोर जो है वो भी हिमालय स्पिरिट राम की 8th लेवल पर है और तुम तो हिमालय स्पिरिट राम के 4th लेवल पर हो। जुंजी उनसे कहता है मॉम इस बात से फर्क नहीं पड़ता, इस जगह के ऊपर बहुत सारा मियाज़मा है और ये मियाज़मा 5 एलिमेंट्स की पावर्स को यहाँ पर सप्रेस करता है। इसका मतलब यह है कि अगर मैं मियाज़मा को यूज कर सकता हूँ तो मेरी पावर इनसे ज्यादा है, तो बड़ी आसानी से यहाँ पर हरा सकता हूँ। जुंजी वहाँ पर अपनी तलवार को ऊपर की तरफ उठाता है, मियाज़मा की पावर को यूज करते हुए सामने की तरफ एक स्ट्राइक लगाता है। वो स्ट्राइक बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, सिर्फ एक ही स्ट्राइक में सामने जितने लड़के होते हैं वो सारे के सारे नीचे गिर जाते हैं, सारे के सारे मर जाते हैं। मदर उसे कहती है जूनियर तुम्हारी एबिलिटीज तो वाकई में काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड है, मैंने ये सोचा भी नहीं था कि तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हो। जूनियर उसके पास आता है और उसे कहता है मॉम ये वाला क्रिस्टल आपके लिए है। वो अपने पास से वो क्रिस्टल निकालकर उसकी मॉम को दे देता है। वो उसे कहता है अपनी मॉम से कहता है मॉम मुझे लगता है कि इस क्रिस्टल के साथ उस मीटेओराइट का सारा सीक्रेट छुपा हुआ है, इसी क्रिस्टल से हमें उसके सीक्रेट के बारे में पता चलेगा। यही वह क्रिस्टल है जो कि उस मीटेओराइट के अंदर छुपा हुआ था। तो जुंजी की मदर उस क्रिस्टल को अपने हाथ में पकड़ती है और कहती है पिछले कई सालों से ये क्रिस्टल मेरी सोल को अंदर से इरोड कर रहा था, लेकिन अब जबकि ये यहाँ पर है मेरी शैकल्स को ऑब्जर्व करने के बाद ये मुझे अपना मास्टर मान रहा है। तो मतलब यह है कि ये क्रिस्टल मुझे रिकॉग्नाइज कर रहा है, तो वो क्रिस्टल जल्दी से उसके माथे के अंदर ऑब्जर्व हो जाता है। मदर माया जुंजी से कहती है ये क्रिस्टल एक मिडिल ग्रेड का एम्परर लेवल का वेपन है जो मेरी बॉडी के अंदर चला गया है, ये मेरी बॉडी में गया है। अगर मैंने इसको कम्प्लीटली रिफाइन कर लिया मुझे लगता है कि ये मुझे कम्प्लीटली अपना मास्टर मान लेगा और मैं पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगी। तो उसकी बॉडी के ऊपर जो शैकल्स होती है वो भी उतर जाती हैं और मॉम कहती है मैं यहाँ से आजाद हो सकती हूँ। और इसी के साथ ही मॉम आगे बढ़ती है, माया जुंजी को गले से लगा लेती है और कहती है ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर तुम यहाँ पर आकर मुझे नहीं बचाते तो मैं अपनी बाकी की सारी जिंदगी यहीं पर फंसी रहती। जुंजी से कहता है मॉम ये मेरा फर्ज बनता था कि मैं अपनी मॉम को यहाँ से आजाद करवाऊं, क्योंकि मैं जैसे कैसे देख सकता हूँ कि मेरी मॉम यहाँ पर इतनी ज्यादा तकलीफ बर्दाश्त कर रही है। माया जुंजी अपनी मॉम से कहता है मॉम अब जबकि तुम यहाँ पर इन शैकल से आजाद हो चुकी हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम इतनी आसानी से इस फालिंग अबीस के अंदर से बाहर निकल पाओगी, तुम्हें यहीं पर रुकना होगा। मॉम से कहती है लेकिन मैं यहाँ से क्यों नहीं जा सकती अब जबकि मैं यहाँ से आजाद हो चुकी हूँ। जुंजी से कहता है मदर अगर तुमने जगह को छोड़ दिया बहुत ही जल्दी एंशिएंट स्टार सेक्टर के लोगों को इस बारे में पता चल जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर अपरोर मचेगी और बहुत जल्दी यहाँ पर केओस हो जाएगी, लोग तुम्हें ढूंढने पर लग जाएंगे। ऊपर से इतने साल यहाँ पर रहने की वजह से तुम्हारी बॉडी काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी है, अगर तुमने इस जगह को छोड़ दिया तो बाहर जाने के बाद तुम ज्यादा देर तक अपने आप को टिका नहीं पाओगी। मैं चाहता हूँ कि तुम यहीं पर रहो, यहीं पर रहकर उस क्रिस्टल को जो कि तुमने अपनी बॉडी में ऑब्जर्व किया है उसकी एनर्जी को ऑब्जर्व करो, उसको रिफाइन करो। तो मदर उसे कहती है लड़के लगता है कि तुम यहाँ पर ये चाहते हो कि मैं इस क्रिस्टल को रिफाइन करने के बाद इसकी पावर्स को यूज करते हुए आसपास की स्पेस को सील कर दूं। मैंने इससे को यूज करते हुए आसपास की स्पेस को सील कर दिया, नहीं लगता कि एंशिएंट स्टार सेक्टर के लोग यहाँ पर इस जगह के ऊपर आ पाएंगे और ये वाली जगह एक बंद कमरे की तरह बन जाएगी और यहाँ पर मैं आसानी से बैठकर कल्टीवेट कर पाऊंगी। जुंजी से कहता हाँ मॉम ये सबसे ज्यादा डेंजरस जगह थी, लेकिन अब जो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा सेफेस्ट जगह रहेगी, तो अगर तुमने स्पेस को सील कर दिया तुम यहाँ पर बैठकर कल्टीवेट करोगी। मदर उसे कहती है जूनियर तुम तो वाकई में काफी ज्यादा बड़े हो चुके हो और काफी समझदार भी हो चुके हो, जैसा तुमने कहा मैं बिल्कुल वैसे ही करूंगी। जुंजी अपनी मॉम को समझाने के बाद वहाँ से वापस की तरफ मोड़ आता है। जैसे माया जुंजी वापस आता है तो उसका स्पिरिट भी भागता हुआ उसके पास आ जाता है। जुंजी उसे इशारा करते हुए कहता है चुप हो जाओ, अगर तुमने शोर किया तो लोगों को पता चल जाएगा मैं बाहर गया था। जुंजी अपने रूम में वापस आता है तो वो सारी चीजों को अपनी जगह के ऊपर देखकर कहता है लगता है कि यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं हुआ, जब मैं यहाँ पर नहीं था लगता है कोई भी यहाँ पर नहीं आया। जुंजी कहता है मॉम को आजाद करवाने के दौरान जब मैं मीटेओराइट के पास गया था वहाँ पर मियाज़मा किंग की वजह से मियाज़मा को अपनी बॉडी के अंदर ऑब्जर्व कर पाया हूँ, जिसकी वजह से मियाज़मा काफी ज्यादा मेरी बॉडी के अंदर जमा हो चुका है। मैं सारे के सारे को रिफाइन कर लूं और अच्छे से इसको यूज करना सीख लूं तो मुझे लगता है कि मैं हिमालय स्पिरिट राम के 9th लेवल के बंदे को भी आसानी से मार पाऊंगा। जुंजी कहता है मैंने अभी तक इसको कम्प्लीटली मास्टर नहीं किया, तो यहाँ पर बैठकर इसको रिफाइन करते हैं। हमारा जुंजी वहीं पर बैठ जाता है, दोबारा से उस ओरा को रिफाइन करना स्टार्ट करता है। जुंजी कहता है 6 बड़ी फैमिलीज का कंपटीशन बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाला है और जब वो कंपटीशन स्टार्ट होगा वहाँ पर फाइट होगी और वहाँ पर सभी लोगों की जिंदगी उनके अपने हाथ में होगी, किस्मत वहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकती, कोई भी कहीं से भी निकलकर हमें मार सकता है। नेक्स्ट सीन हमें 4 दिन के बाद का दिखाया जाता है। 4 दिन के बाद एक बिल्डिंग जिसको वेंजिंग बिल्डिंग कहा जाता है उसके सामने एक स्टोन होता है जिसको वेंजिंग स्टोन कहा जाता है। वेंजिंग बिल्डिंग में ये सभी लोगों को बुलाया गया होता है जितने लोग इस कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले हैं और उनके साथ जो भी एल्डर्स और उनके दोस्त आए हुए हैं उन सभी को वहाँ पर बुलाया जाता है। वो सभी लोग वहाँ पर पहुंचते हैं और कहते हैं बहुत ही जल्दी कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है, इसी वजह से सारे के सारे कंपटीशन वाले जितने भी कंपटीटर्स हैं और उनके साथियों को यहाँ पर इस वेंजिंग बिल्डिंग में बुलाया गया है कि अब यहाँ पर काफी ज्यादा मजा आने वाला है। लोग बातें कर रहे होते हैं कि एंशिएंट स्टार सेक्टर का जो मास्टर है गो फेंजिंग उसने स्पेशली यहाँ पर इस बैंक्वेट का इंतजाम किया है, तो कौन यहाँ पर नहीं आना चाहेगा क्योंकि ये बैंक्वेट बहुत ही शानदार होने वाला है। हमारा जुंजी वहीं पर होता है तो उसी वक्त बाइली वहाँ पर पहुंच जाता है। बाइली उसे कहता है तो तुम यहाँ पर हो तो मैं तुम्हारे पास आ ही गया। तुम्हारा जुंजी उसे कहता है थोड़े दिन रह गए हैं कंपटीशन के स्टार्ट होने में, लेकिन तुमने तो बहुत ही अच्छे से लेवल अप खा लिया, अब तुम हिमालय स्पिरिट राम के 9th लेवल पर पहुंच चुके हो, ये बहुत अच्छी बात है। तो बाइली उसे कहता है ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, जो पिल तुमने मुझे दी थी वो काफी ज्यादा अच्छी थी, उसी पिल की वजह से मैं हिमालय स्पिरिट राम के 9th लेवल तक पहुंच चुका हूँ। वो दोनों चलते हुए जा रहे होते हैं तो स्वर्ड मास्टर बाइली माया जुंजी को कहता है जब तुम यहाँ पर नहीं थे तब यहाँ पर 2 बड़े वाकयात हुए हैं।
हैं। उसे कहता है क्या हुआ, मुझे भी तो बताओ कि यहाँ पर 2 बड़े वाक्य क्या हुए हैं। और मास्टर बायलू से कहता है आज से 4 दिन पहले स्टार अबिस में सुना है कि वहाँ पर कुछ गलत हुआ है। मैंने सुना है वहाँ पर डॉन फैमिली के काफी सारे लोग मरे हुए पाए गए हैं, जबकि उस स्पेस को सील कर दिया गया है। वहाँ पर जितना मियाजमा था वो बहुत ज्यादा थीन हो गया है, जितना पहले हुआ करता था उतना नहीं रहा। स्टार सेक्टर के लोगों ने दूसरे लोगों को वहाँ पर जाने से मना कर दिया, अब कोई भी वहाँ पर नहीं जा सकता। और वो लोग सीक्रेटली उस बात को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उन्हें अभी तक नहीं पता कि ये सब कुछ किसने किया है। हमारा जुंजी से कहता है अच्छा मुझे ये बताओ कि दूसरा वाक्य क्या है, तुमने कहा ना कि 2 इंसिडेंट हुए हैं। तो वो उसे कहता है कुछ दिन पहले जहाँ पर वो फैमिली के डिप्टी हेड को मार दिया गया, वो अचानक से मर गया, किसी ने उसको कत्ल किया है। जुंजी से कहता है वो तो जिन और जैंगराम का एक्सपर्ट था, आखिर ऐसा कौन हो सकता है कि जिसने उसकी जान ली हो। स्वर्ड मास्टर बायलू से कहता है मैंने सुना है कि सभी लोग इस बारे में बातें कर रहे हैं कि लिu जियांग ने उसकी जान ली है। जुंजी ये बात सुनते ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। तो जहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 189 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।